करते हैं। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर लिए होंगे आप लोग। तो एक बार सभी लोग मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें दिख पा रहे हैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ। चलिए यस भैया, तो चलें शुरू किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, बताओ जरा। आज हमारा मैथिली का अंतिम क्लास है भैया। आज के बाद हम लोग 10वां का मैथिली नहीं पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे, हाँ कल सुबह में जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद 10वां का मैथिली दोबारा नहीं पढ़ना है। एकदम ठान लो कि 10वां का मैथिली हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। और कल के एग्जाम को एकदम तोड़ फोड़ करके आना है। आओगे? चलो आओगे तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजो भाई। अगर कल के एग्जाम को एकदम बढ़िया से तोड़ फोड़ दोगे तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजो। ऐसे बच्चे जो आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं मैथिली में भैया, पक्का कहते हैं आज की क्लास कर लो, कल सारे क्वेश्चन करके आओगे। हाँ शुरू से लेकर के अंत तक करना होगा, बीच में छोड़ करके नहीं जाना होगा आपको। अगर बीच में छोड़ करके गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक है, तो क्लास को पूरा करना है। इसलिए आप एक बार क्या करो, इस प्यारे से क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दोगे। क्या कर दोगे? शेयर कर दोगे अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुप में, जहां जहां सोशल मीडिया, जो जो सोशल मीडिया यूज करते हो आप, फटाफट एक बार शेयर कर दो ताकि किसी भी बच्चे का एग्जाम खराब ना जाए। आपकी सहायता से, आपकी मदद से उस बच्चे का एग्जाम बहुत बढ़िया चला जाए। तो एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, ठीक है। और सब तैयार हो जाइए, कम से कम 3 घंटा 4 घंटा मेरे साथ बैठ करके क्या करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। तो शुरू किया जाए, बताइए। तो आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर ले। तो देखिए आज की क्लास में पूरा पद्य खंड का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मिथिला विभूति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और संपूर्ण व्याकरण भी हम लोग देखेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यानी एकदम जीरो से भैया हीरो बनेंगे हम लोग। आज क्या बनेंगे? जीरो से क्या बनेंगे? हीरो बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलिए बहुत सुंदर भैया, तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते, थोड़ा सा जानकारी लेते हुए बढ़ेंगे भैया, लेखक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर था उसका नाम था मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। क्या था भैया? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, जिनके लेखक थे रामलोचन शरण। कौन थे भैया? लेखक का नाम बताओ, रामलोचन शरण। और भैया अगर गौर से देखा जाए, गद्य खंड में विधाएं होती है, पद्य खंड में विधा नहीं होती है। पद्य खंड में एक विधा, वो होता है कविता। गद्य खंड में निबंध होगा, एकांकी होगा, रेखा चित्र होगा, कहानी होगा। और यहां पर जो तुम पढ़ोगे ना, अधिकतर जो चैप्टर है गद्य खंड में वो है निबंध। और हमारा पहला चैप्टर भी क्या है? निबंध। और ये निबंध लिया कहां से गया? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया। कौन सा निबंध? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। और प्रवेशिका मैथिली साहित्य के लेखक का नाम याद है? लेखक का नाम है हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। याद कर लोगे फटाक से। निबंध में उल्लेख क्या है? हमारे मिथिला के सीमा के बारे में बताया गया है। मिथिला के सीमा के बारे में बताया गया है। चलिए रामलोचन शरण की थोड़ी चर्चा कर ले। रामलोचन शरण मिथिला के गौरव पुरुष, याद रखिएगा मिथिला के गौरव पुरुष किसे कहते हैं? रामलोचन शरण को कहते हैं। हिनक जन्म यानी रामलोचन शरण के जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। और हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में रहते थे। और जब सिपाही विद्रोह हुआ था ना, सिपाही आंदोलन कब हुआ था? 1857 में। तो उस समय इनके पूर्वज भैया कहाँ आ गए थे? हमारे मुजफ्फरपुर जिला के एक प्यारा सा गांव जिसका नाम था राघौर। क्या नाम था? राघौर गांव में आकर के ये बस गए। अब जब भैया यहाँ आकर बस गए तो यहीं पर इनका जन्म होता है। जन्म बताइए कब होता है, जल्दी बताइए। जन्म कब हुआ? 1891। याद करिए रामलोचन शरण का जन्म कब हुआ? 1891 में। याद रहेगा। दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापन करते हैं। फिर वहीं 1916 में, याद रखिएगा 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक एक संस्था खोल लेते हैं। और मैथिली में मिथिला, याद रखिएगा मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक पत्रिका, मैगजीन का ये प्रकाशन करते हैं। मैगजीन जानते हो? पत्रिका जानते हो? उसका ये प्रकाशन करते हैं।
मिथिला, बताइए मैथिली में मिथिला, और बालक हिंदी में बालक। एग्जाम में आएगा मिथिला के लेखक कौन है, मिथिला पत्रिका के लेखक कौन है, प्रकाशन किसने किया था, तो आप कहेंगे रामलोचन शरण। व्याकरण चंद्रोदय, व्याकरण है मैथिली व्याकरण चंद्रोदय, जो बाल उपयोगी है, बाल उपयोगी माने बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है भैया, ये पोथी का रचना करते हैं। और रामलोचन शरण को किसका उपाधि मिला है, राय साहब का उपाधि मिला है। और इनका निधन कब हुआ था, 14 मई 1971। जन्म कब हुआ था बताओ जल्दी से, 1891, मृत्यु 1971। ये है लेखक के बारे में जानकारी जो आपको याद रखना है। बताइए आया समझ में, आया, चलिए आ गया तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव खटाखट करते हैं भैया। मिथिला पत्रिका, अब ये बताएं मिथिला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, रामलोचन शरण। आइए रामलोचन के जन्म बताइए, 1891, ठीक है। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में क्या है, हिमालय। थोड़ा आवाज कम कर लीजिए वो आप लोग, ठीक है। 4 योजन के बराबर बताइए, एक योजन में 4 कोस होता है, एक योजन में कितना कोस, 4 कोस होता है भैया, कितना कोस होता है, 4 कोस। तो बताइए यहां पर हमारे पास 4 योजन है, 4 योजन में तो 4 चौका 16 कोस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामलोचन शरण गांव का नाम बताइए, गांव का नाम था राघौड़, याद रखेंगे। वैदिक संस्कृति भिन्न था, किससे, बौद्ध से, जैन से, इस्लाम से, हम कहेंगे सभी से बिल्कुल अलग था भैया। चंदा झा के अनुसार पूरब में क्या है, बताइए पूरब में कौन नदी है, पूरब में कोसी नदी है, पूरब में कोसी नदी है भैया, याद रखेंगे। एक योजन बराबर जल्दी बताइए क्या होता है, 4 कोस होता है। आगे आइए, चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में क्या है, मिथिला के दक्षिण में गंगा नदी है, कौन नदी है, गंगा नदी है। मिथिला के मध्य बहनियार नदी बताइए, मिथिला के मध्य कौन कौन नदी बहती है, लक्ष्मणा, बागमती, कमला, यानी उक्त तीनों। आगे आइए, अज गंडक संग अज कोस ताभूस, ये पंक्ति कहां से लिया गया, तो आप कहेंगे आईने अकबरी से लिया गया, कहां से, आईने अकबरी से लिया गया। अब बताइए 10 में आपने कितना सही किया, 10 का 10 हो गया सही, 10 में 10 सही कर लिया आप लोग, बताइए। हाँ भैया चलिए, आ रहा है सबको समझ में, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, 10 में 19 कैसे सही कर लिए आप, बताइए मुझे। रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटल, जल्दी बताइए, राय साहब का। आगे आते हैं, राजर्षि नामक पुत्र मिथि द्वारा बसौल गए नगर का नाम बताइए, मिथिला, क्या नाम है, मिथिला। बुद्ध के प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था, वैशाली में, याद रखेंगे। कोसी से गंडक धरी मिथिला के नमती, नमती मतलब होता है लंबाई, लंबाई यानी लंबाई, तो कोसी से गंडक तक बताइए कितना योजन, 24 योजन, 24 योजन माने 96 कोस, याद रखेंगे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक बताइए, लेखक का नाम है डॉक्टर ग्रिहर्सन। मिथिला के चौड़ाई कितने कच, मिथिला के चौड़ाई पूछा जा रहा है, 16 योजन, 24 योजन, 16 योजन, 12 योजन, 20, 16 योजन, कितना, 16 योजन। आगे आइए, मिथिला में कौन गणराज्य चला, विदेह एवं लिच्छवी, अवध एवं लिच्छवी, अवध एवं वैशाली, एम गुण, तो विदेह एवं लिच्छवी गण, ठीक है। दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कौन खोलते हैं, रामलोचन शरण खोलते हैं। रामलोचन शरण के पूर्वज कता रहे चलतीन, जगदीशपुर में। और भैया लिच्छवी राजवंशक राजधानी कहाँ था, वैशाली, याद करेंगे। मिथि ककर पुत्र छला, मिथि राजर्षि निमिक के पुत्र थे। मिथिलाक नगरी के बसोलिन, मिथि बसोलिन, कौन, मिथि। मिथिलाक संस्कृति केहन छल, वेद सम्मत, कैसन था, वेद सम्मत भैया। रामलोचन शरण मैथिली के कौन पत्रिका प्रकाशन, मैथिली के मिथिला, मैथिली के मिथिला, याद रखिएगा। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक का नाम बताइए, हरिमोहन झा एवं गंगापति सिंह। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध कहां से लिया गया, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया। बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। महात्मा बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जायत काल अपन महिमा से कौन नदी प्रकट कला, बाया नदी, कौन नदी, बाया नदी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर बताइए, महावीर स्वामी, कौन है भैया, महावीर स्वामी। व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल उपयोगी पोथी के रचनाकार बताइए कौन है, व्याकरण चंद्रोदय रामलोचन शरण है भैया। आगे, अशोक स्तंभ कहाँ है, लौरिया में, याद रखेंगे। गंगा सा हिमालय धरी, गंगा सा हिमालय, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा धरी। वन पर्यंत चक्राय, चक्राय मतलब 16 योजन, 16 योजन मतलब 64 कोस, बताइए क्या दिया गया, 64 कोस दिया गया है। आगे, मिथिला के पूरब में कौन राज्य, मिथिला के पूरब में बताइए, लिच्छवी, वैशाली, विदेह, गंग, बताइए अंग, कौन सा राज्य चला, मिथिला के पूरब में कौन राज्य है, लिच्छवी। आगे, मिथिला के पश्चिम में विदेह। आगे आइए, मिथिला के गौरव पुरुष के चला, मिथिला के गौरव पुरुष रामलोचन शरण। और दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोलकिन, रामलोचन शरण। रामलोचन शरण के पूर्वज कता रहे चला, जगदीशपुर, शाहाबाद,
रामलोचन मैथिली कौन पत्रिका प्रकाशित केलिन? मैथिली के कौन पत्रिका? तो मिथिला, याद रखेंगे। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक का नाम बताइए? हरिमोहन झा एवं गंगापति सिंह, याद कर लेंगे। क्या हो रहा है भाई? और आगे आइए, आ गए देखिए। अब बताइए, पहला चैप्टर कंप्लीट, कितना टाइम लगता है बताइए? आप ही मैसेज कर रहे हैं, सर हम यहाँ कोचिंग के सामने रूम लेने आए हैं। आप ही क्या? नहीं कोई और है? अच्छा, और भी बच्चा सब बहुत सारा। अच्छा हाँ अरे नहीं भाई, कहाँ से? चलिए, एक गलत हो गया आपका। अच्छा कोई बात नहीं, 34 और 35 हमने गलत कर दिया क्या? हमको भी लग रहा था कहीं। ये आप चेक करो। मैं मिथिला के पश्चिम में कौन राज? मिथिला के पश्चिम में शायद लिच्छवी है। हमने क्या किया था? उल्टा कर दिए थे हम। अच्छा उल्टा कर दिए थे, सॉरी। मिथिला 33 और 34 है ना? तुम 34 35 क्यों बोला जी? 33 क्या है? मिथिला के पूरब में कौन सा है? विदेह। और हाँ, और 34 में लिच्छवी होगा, पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए देखिए दूसरा चैप्टर देखिए, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। ये कौन सी विधा है? निबंध है, याद रखिएगा। लेखक हैं भोलालाल दास। भोलालाल दास का जन्म दरभंगा जिला के कसरोड़ गांव में कब हुआ था? 1897 में। और मृत्यु पूछा जाए तो 1977 में, याद कर लीजिएगा। या ठीक है। पिता का नाम चुवालाल और माता का नाम सकलवती। ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा महिषी नानी गांव था इसका, सहरसा में। बताइए भोलालाल दास के नानी गांव का नाम बताइए। नानी गांव का नाम यानी मातृ गांव महिषी, कहाँ? सहरसा जिला। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बीए किए थे टीएनबी कॉलेज भागलपुर से, और एलएलबी किए इलाहाबाद लॉ कॉलेज से। ठीक है। वकालती, अब एलएलबी किए तो वकील ना बनेंगे भैया, तो वकालती की शुरुआत 1925 ईस्वी में लहेरियासराय दरभंगा से करते हैं। भोलालाल दास के कुछ रचना याद रखिए, मेन होता है ये याद रखना। प्रबोध व्याकरण के लेखक है भोलालाल दास। सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मिथिला संघ संपादन भारती, ये जो मासिक पत्रिका है इनका भी ये संपादन किए थे। ठीक है, तो ये सब इनकी रचना है जो आपको याद रखना है। मातृभाषा मैथिली की असीम सेवा के लिए बहुत सारा इनको क्या मिला है? सम्मान मिला है। सम्मान क्या सब मिला बताइए? विद्या रत्न मिला। क्या मिला? विद्या रत्न। मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा के द्वारा क्या मिला? विद्यारत्न। मिथिला सरोज के द्वारा क्या मिला? रत्नाक चित्रगुप्त सभा। याद रखिए, देखिए विद्यारत्न किसके द्वारा मिला? मिथिला साहित्य संस्कृत संस्थान दरभंगा के द्वारा। मिथिला सरोज किसके द्वारा मिला है? ये बहुत पूछा जाता है, पटनाक चित्रगुप्त सभा। मिथिला विभूति किसके द्वारा मिला? संकल्प लोक लहरियासराय के द्वारा मिला है। और ताम्रपत्र बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा मिला है, याद कर लेंगे। अब चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। चलिए फटाक से करिए तो बताइए, व्याकरण चंद्रोदय नामक बालोपयोगी पोथीकार रचना का नाम बताइए। देखिए व्याकरण चंद्रोदय, याद रखिए व्याकरण चंद्रोदय ये पहले चैप्टर का आ गया। इनके लेखक है रामलोचन सर, याद रखिएगा। भोलालाल दास के मातृभाषा बताइए। मातृभाषा मैथिली, मातृभाषा मैथिली। मिथिला की मुख्य भाषा मैथिली होता है भैया, याद रखेंगे। भोलालाल दास के प्रमुख रचना व्याकरण प्रबोध, बिल्कुल सही। सुबोध, सरल व्याकरण, उक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। भोलालाल दास के रचना बताइए। राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, भोजन, चंद्रमुखी, पर्यावरण, तो हो जाएगा राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा साहित्यिक विधा के अंतर्गत अभिचय, किस विधा के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है ये निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे ये भोलालाल दास वृत्ति बताइए। वृत्ति माने क्या काम करते थे? तो ये वकालती करते थे। आगे आएंगे, समस्त भारत में एक सूत्र में बांधने वाला भाषा का नाम हिंदी। एक सूत्र में बांधने वाला भाषा का नाम हिंदी। गद्य कुसुमांजलि किसके के संपादित किनका है भैया? भोलालाल दास का। और आगे व्याकरण प्रबोध के लेखक भोलालाल दास हैं। अच्छा, महात्मा गांधी की मातृभाषा बताइए। गुजराती है। और पाठ्यांश राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या है? यह निबंध है। अभी तक हमने 51 प्रश्न देखा। कितना प्रश्न देखा? 51। अब मुझे बताओ 51 में आपने कितने सही किए बताइए? 51 प्रश्न हमने देखा, यानी मूलतः अगर आप देखें तो 50, और एग्जाम में आपको 50 ही बनाने हैं। 50 में 50 ले आओगे आसानी से, अगर शुरू से अंत तक आप सारे क्लास कर लेते हो तो। ठीक है, बताइए कितने? चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंग्लैंड राष्ट्रभाषा और मातृभाषा बताइए। इंग्लैंड का कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजी, याद रखेंगे। फ्रांस देश का राष्ट्रभाषा बताइए। फ्रांस का होता है फ्रेंच, याद रखेंगे। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक कौन है? भोलालाल दास, याद रखेंगे।
भारत स्वतंत्र भेल कब हुआ था आजाद? 1947 में भैया। मातृभाषा अनुरागी भोला लाल दास का जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान कसरोर हुआ था भैया। कहा? कसरोर। अनेकता में एकता की प्रमुख विशेषता कहाँ देखने को मिलेगा आपको? भारत में देखने को मिलेगा। त्रिभाषा सिद्धांत अंतर्गत अवैध मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वक भाषा यानी उक्त तीनों समूह की भाषा। भोला लाल दास के वकालती आरंभ बताइए। वकालती कब आरंभ किए थे बताइए तो? 1923, 1924, 1925, 1926। कब तैयार लिखा हुआ था जी? एक फंस गया, एक मिनट रुक जाइए, इतना लोड है ना इसमें। कोई तो होता से बुक ले होता अति, और वो ऑब्जेक्टिव के जे चले ना पेज लेते आप। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1925। 1925 देखते हैं। खुल भी नहीं किया, फंस गया, रुक जाइए आप। आ गया कहाँ आया? मक्खियों से बड़ा परेशान करता है। हाँ आ गया। ई नहीं हो और होते अच्छा रह दी। हाँ यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन था? देख लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ पे शायद था ना, रह दियो, छोड़ दियो, हो गए। यहाँ हमने चर्चा नहीं किया है ना, चलिए। हाँ है ना, वकालती की शुरुआत 1925 में। चलिए सही था। चलिए 1925 आपका सही है भैया, 1925। चलिए कहाँ थे हम लोग? वकालती शुरू करते हैं भैया 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1925 में ये शुरुआत करते हैं। आगे आइए। अनेकता में एकता कौन देश में है? भारत में है। आगे आते हैं। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। सरकार बुझे छे जे हिंदी मैथिली भाषा आ डैश मात्रा, डैश माने क्या? वर्तनी के अंतर छे। जर्मनी के मातृभाषा राष्ट्रभाषा बताइए। जर्मन क्या है? जर्मन है। आगे समस्त भारतीय संघ के राष्ट्र भाषा कौन ईस्वी में हिंदी भ गेल रही थी बताइए? 70, 65, 67, 50। तो 1965 में। याद रखेंगे। त्रिभाषा सिद्धांत लेल बनावल गेल समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे आइए। इंग्लैंड मातृभाषा राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी। आगे आइए। फ्रांस देश मातृभाषा राष्ट्रभाषा फ्रांस का फ्रेंच। याद रखिएगा। महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती। आगे आते हैं। राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा निबंध किनका है भैया? राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा निबंध जो है भैया किनका है बताइए? भोला लाल दास का है भैया। आगे ये भोला लाल दास की वृत्ति वकालती है। आगे भोला लाल दास के पिता का नाम छुआलाल है। आगे देखिए। राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा कौन साहित्यिक विधा के अंतर्गत आते हैं? निबंध के अंतर्गत आते हैं। त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है भैया? देखिए मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व का भाषा यानी उक्त तीनों। आगे बढ़ेंगे। भोला लाल दास के जन्म कौन गांव में हुआ था बताइए? कसरोर, नेरहा, मजलिया, औसी। कसरोर में हुआ था। आगे भोला लाल दास का जन्म कहिया हुआ था? 1897 में हुआ था। भोला लाल दास कौन संस्था द्वारा मिथिला सरोज की उपाधि लिए थे? तो पटना चित्रगुप्त सभा के द्वारा लिए थे। याद करिएगा। अब आगे अगला चैप्टर देखिए। फटाक से हमने कितने चैप्टर कर लिए भैया? आ जाइए भाई। देखिए बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आइए आइए, सब आदमी को मिलवाते। देखिए आप लोग भी आ जाइए, सब आदमी। देखिए कितना लोग आया। आइए देखिए कितने लोग आए हुए हैं। इन सब का सेंटर हमारे संस्था के पास है। देखिए कितने लोग हैं। आइए हटेंगे भी नहीं, इतने लोग हैं। हाँ हाँ देखिए बहुत लोग हैं। कैमरा में आ जाइए सब आदमी। देखिए कितना लोग हैं। आगे पीछे और आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए कितना लोग आए हैं। हाँ धीरे धीरे देखिए इतने लोग आए हुए हैं। और इन सब का एग्जाम हो गया, आ गया, आ रहा होगा। बहुत लोग हैं। देखिए कुछ लोग आप डेली आपका क्लास करते हैं। हाँ और अच्छा समझ में चलिए बहुत बढ़िया। देखते हैं ये लोग कहते हैं डेली क्लास करते हैं। भैया हम लोग भी आ रहे हैं। नहीं आप लोग बताइए। हमारा सेंटर भी यहीं पर है। कहाँ पर है सेंटर? हाई स्कूल में। अरे चलिए बढ़िया है। सेकंड सीटिंग में कि फर्स्ट सीटिंग में? फर्स्ट सीटिंग में। 76 का गलत है। 76 का क्या गलत कर दिया जी? देखते हैं हम रुकिए। देखिए बहुत लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं ना। अब आप बताइए आप लोग कब आ रहे हैं? बाकी जो लोग हैं वो कब आएंगे? देखिए बहुत सारे बच्चे आए। और भी बच्चे होंगे जो इधर उधर होंगे, बहुत को पता भी नहीं होगा। नहीं चलिए बहुत ठीक है सर। हाँ तो क्लास लेते हैं। आप लोग करिए, ठीक है सर। अभी कर रहे थे आप ही। हाँ चलिए बहुत। यहाँ भी आप इधर ही रूम लिए होंगे ना? देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप ठीक है सब चीज। हाँ हाँ
अभी लैब चल रहा था, हाँ, तो हाँ। ये क्लास किए हैं, बहुत आपका किए हैं। हाँ तो चलिए, बहुत मतलब सुंदर। आप ही से मैथिली पढ़ते बहुत बढ़िया। हैं। ठीक है तो संस्कृत इधर नहीं पढ़ाते क्योंकि इधर संस्कृत का बच्चा नहीं रहता है, समझिए। पढ़ाने के लिए को हम अपने खुद संस्कृत के ही विद्यार्थी थे, लेकिन इधर खुश रहिए। बैठिएगा तो बैठिए, नहीं तो फिर आराम से बैठ के पढ़िए घर पे, जो इच्छा आप लोग का। ठीक है, चलिए। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 में कोई बच्चा कह रहा था गलत है, हम एक बार देखेंगे भैया। 76 प्रश्न थोड़ा पीडीएफ पे लोड ज्यादा है, इसलिए कहाँ मैथिली के पास, संपूर्ण मैथिली के पास। हाँ देखिए, मच्छर जो है ना, और देखिए सबटा को ब्लॉक कर ये तार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए एक बार 76। अच्छा, भोला लाल दास के कौन मिथिला सरोज की उपाधि इसी के द्वारा तो मिला था भैया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, चलिए आप बोले और हम चेक करेंगे। मिथिला सरोज, चलिए कहाँ था भैया मिथिला सरोज? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मिथिला सरोज, देखो हम गलत थोड़ी बताएंगे आपको। देखिए मिथिला सरोज, पटना चित्रगुप्त सभा। चलिए अब ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर देखिए, अगला आता है जवाहर जेहन देखला हूं, यही है ना चैप्टर का नाम। देखिए कितना आगे निकल गया हम। आइए देखिए चैप्टर क्या है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, जवाहर जेहन देखलाऊं जेहन पहलाऊं। ये भी निबंध है। बताइए, हमने पहला चैप्टर पढ़ा, वो भी निबंध, दूसरा चैप्टर भी निबंध, तीसरा चैप्टर भी निबंध। तो मैथिली में विधा याद रखना बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद रख सकते हैं। लेखक का नाम है जयकांत मिश्र, याद रखिएगा। ये इनका जन्म मधुबनी जिला के गजहारा गांव, मधुबनी जिला के गजहारा गांव में 20 नवंबर 1922 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम महामहिम जयदेव मिश्र और पिता का नाम महामहिम उमेश मिश्र। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो फरवरी 2019 में इनकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। बताइए जन्म कब हुआ? 20 नवंबर 1922, मृत्यु 3 फरवरी 2009। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगे आइए, शिक्षा की बात करें 1943 में ये एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से करते हैं। 1944 ईस्वी में वही विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर यानी लेक्चरर के पद पर ये क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। और वहीं से वो विश्वविद्यालय प्राचार्य बनते हैं, फिर अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष बनते हैं और फिर वहां से रिटायर कर जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए मेन चीज पीएचडी की उपाधि, याद रखिएगा। ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पर, याद रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पर इनको क्या मिलता है? पीएचडी की उपाधि मिलता है। और साहित्य अकेडमी के द्वारा क्या मिलता है? भाषा सम्मान, याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा भाषा सम्मान। इनकी कुछ रचना जो आपको याद रखना है, रचना क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, बृहत मैथिली शब्दकोश, त्रिहुत ककरा मैथिली में प्राथमिक शिक्षा, ओ इंट्रोडक्शन टू फोक लिटरेचर। इन सब के लेखक कौन है भैया? इन सब के लेखक है जयकांत मिश्र। संपादित कुछ संपादन मतलब एडिटिंग किए हुए, एडिटिंग जानते हो ना, एडिटिंग, जैसे विद्यापति ग्रोच विजय इनका संपादन किए हैं। कीर्तनिया नाटक का संपादन किए हैं। ज्योतिरिश्वरकृत मैथिली धूर्त सागम, इनका भी ये क्या किए? संपादन किए। और लाल कवि के गौड़ी स्वयंवर का भी ये क्या किए? संपादन किए हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, देखा जाए भाई, देखा जाए। हाँ सब्जेक्टिव कल करवाएंगे सुबह में। जयकांत मिश्र के कौन शोध पर प्रबंध पर पीएचडी के उपाधि मिला? जल्दी बताइए। ये हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। जमाहिर लाल वस्तुतः हीरा छला, ये उक्ति किनकी है? जयकांत मिश्र की है। आगे याद करेंगे, जयकांत मिश्र के साहित्य अकेडमी से कौन पुरस्कार भेटल? साहित्य अकेडमी से भाषा सम्मान, याद रखिएगा। आगे साहित्य अकेडमी मैथिली सर्वप्रथम सदस्य निर्वाचन भेल रहा। जल्दी मुझे बताइएगा इनके सदस्य निर्वाचन कब हुए थे? 1963 में। कब हुए थे? 1963। जवाहर जेहन देखलाऊं जेहन पौलाऊं लिखल निबंध ठीक, निबंध क्या है बताइए? ये निबंध किनके हैं? ये है जयकांत मिश्र के। 1962 ईस्वी में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद करिएगा। जयकांत मिश्र शोध प्रबंधक आधार पर प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए। ये हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष, याद रखिएगा। 36 और 37 दोनों में थे, यानी ए और बी दोनों समय में। साहित्य अकेडमी में मैथिली के प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? जयकांत मिश्र कर रहे थे। आगे याद करिएगा, जयकांत मिश्र निवासी कहाँ के थे? तो ये गजहरा के थे। कहाँ के? गजहरा के।
डॉक्टर जयकांत मिश्र निवासी कहाँ के थे भैया? मधुबनी जिला के। याद रखिएगा। जयकांत मिश्र की रचना बताइए, जयकांत मिश्र की रचना बताइए कौन सा है भैया? जवाहर जेहन देखलौं वहन पौलौं, आगे नेहरू शालीनता और उदारता देख नेहरू पूजनीय चला, ये बात किसने कहे थे? ये बात कहे थे जयकांत मिश्र। आगे जयकांत मिश्र के प्रमुख रचना बताइए, ये हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी उक्त तीनों। अभी तक हमने 90 प्रश्न देखे, बताइए 90 प्रश्न आपको आया? बताइए इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बोलो आप। किन्हीं को दिक्कत भैया? किन्हीं को दिक्कत तो बोलो। चलो ठीक है, अरे ये समझ में, आगे चलते हैं। जवाहर जेहन देखलौं जेहन पौलौं कौन पत्रिका से लेल गेल है? भाखा से। याद रखेंगे। जयकांत मिश्र नियुक्त केल गेल रहे अंग्रेजी के व्याख्याता पद, मैथिली के व्याख्याता, संस्कृत, हिंदी। याद रखिएगा अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर। जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छिला, ये किनकी उक्ति है? ये है जयकांत मिश्र की। बृहत मैथिली शब्दकोश के लेखक कौन है? डॉक्टर जयकांत मिश्र। याद करेंगे। जवाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छला, लालो छला, वो हीरा छला, ये बात किनके लिए है भैया? जयकांत मिश्र ने कही थी। और जयकांत मिश्र का जन्म 1922 में। और याद रखेंगे मैथिली एकटा ग्रंथस्य भाषा छे, किसने कहते? ये कहते आर दिवाकर। आगे आइए, भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू। आगे आइए, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए, ईश्वरी प्रसाद। आगे आइए, उड़ीसा नेता का नाम बताइए, उड़ीसा के नेता का नाम था भैया, नाम हरे कृष्ण महताब। बताइए, हमने 100 प्रश्न किया, कितना जल्दी हमने 100 प्रश्न कर लिया ना, आधा घंटा के अंदर 100 प्रश्न कर रहे हैं। सोचो तो कितना होगा, ज्यादा टाइम ले रहे हैं ना। आधा घंटा के अंदर अगर हम 100 कर रहे हैं, सर परीक्षा केंद्र में डर होगा तो क्या करेंगे? हंस लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, डर खत्म हो जाएगा। डर के आगे जीत एक ही चीज से हो सकता है, हंसने से। डर होगा ना तो हंसिएगा थोड़ा, ठीक है। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत, लेते जाइएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति 10टा दुर्लभ प्राचीन पोथी प्रकाशित किए गेल रहे। चल कब बताइए? 1961, 62, 63, 64। बताइए मुझे जल्दी से, बताइए कब प्रकाशित किया गया था? तो 1961 में किया गया था। आगे, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी के किनका है? बताइए किनका है? जयकांत मिश्र का है। आगे आइए, जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू के पहली बार कहाँ देखे? इलाहाबाद में देखे थे। द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकेडमी, इनके लेखक कौन है? जयकांत मिश्र है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति कता है? तो इलाहाबाद में। कहा है? इलाहाबाद में। उमा शंकर जोशी कौन भाषा के कवि थे? उमा शंकर जोशी गुजराती भाषा के कवि थे। जयकांत मिश्र के साहित्य अकेडमी से कौन पुरस्कार, भाषा सम्मान मिला हुआ था? जयकांत मिश्र के पिता छलथिन, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था महामहिम उमेश मिश्र। याद रखेंगे। 1962 में साहित्य अकेडमी के सचिव की बात कर रहे हैं, सचिव की बात कर रहे हैं तो कृष्णा कृपलानी। याद रखेंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषय के विद्वान थे? इतिहास विषय के विद्वान थे। कीर्तनिया नाटक किनका कृत्य है? किनका कृत्य है? बताइए बताइए। हरि जयकांत मिश्र का है। जयकांत मिश्र साहित्य अकेडमी के कौन सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? साधारण सभा का। याद करेंगे। जयकांत मिश्र का निधन बताइए 3 फरवरी 2009 को। 3 फरवरी 2009 को। विद्यापति ग्रोछ विजय किनकर कृति है? बताइए किनकर कृति है? तो ये भी जयकांत मिश्र की कृति है। इतिहास प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए, ईश्वरी प्रसाद। याद करेंगे। चंडीगढ़ के नेता के नाम मुल्कराज आनंद, हरे कृष्ण मेहताब, राम कुमार वर्मा और आर दिवाकर। आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? याद रखेंगे मुल्कराज आनंद। क्या नाम है? मुल्कराज आनंद। अब आइए चंद्रमुखी में आ गए हम लोग। कहाँ आ गए? कितना बजे सब्जेक्टिव? जितना जल्दी ये खत्म हो जाए उतना जल्दी सब्जेक्टिव हो जाएगा भैया, ठीक है। सचिन ने है कर फोन से, हाँ जी भाई, बड़ा जल्दी से क्यों बात है? पीडीएफ लेकर के क्या करिएगा बताइए मुझे? पीडीएफ लेकर के अब क्या करोगे बताओ? अब तो कुछ नहीं होने वाला पीडीएफ से। एग्जाम में ब्लैक पेन से नहीं लिख सकते आप, ब्लू से नहीं लिख सकते हैं, ब्लैक तो छोड़िए। आपके न ब्लैक पेन बना है न ब्लू पेन बना है। चलिए चंद्रमुखी देखिए कथा है। देखिए हमने अभी तक जो 3 चैप्टर किया वो सब के सब क्या थे? निबंध थे। चौथा चंद्रमुखी कथा है।
इनके लेखिका का नाम है लिली रे। जन्म हुआ था 26 जनवरी 1933 में और गांव का नाम था रामनगर, पूर्णिया जिला में। याद करिएगा। इनक एक चर्चित, याद रखिए, कथा रंगीन पर्दा, बहुत पूछता है रंगीन पर्दा क्या है, कथा है। इनके लेखिका कौन है, लिली रे। प्रसिद्ध उपन्यास मरीचिका, पटाक्षेप, उपसंहार, याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है। ये सब इनके क्या है, उपन्यास। मरीचिका क्या है, उपन्यास। पटाक्षेप क्या है, उपन्यास। उपसंहार क्या है, उपन्यास। और साहित्य अकेडमी मिथिला पुरस्कार मरीचिका उपन्यास पर ही मिला था, याद रखिएगा। किस पर मिला था, मरीचिका उपन्यास पर। ठीक है। आगे ये सम्मान, प्रबोध साहित्य मैथिली का सम्मान। और लिली रे कहाँ रहते थे, दार्जिलिंग में रहते थे। आइए ऑब्जेक्टिव करते हैं। चंद्रमुखी शीर्षक कथा में वर्णन किए गए, बताइए चंद्रमुखी में क्या वर्णन किया गया, माई के ममता, माई के त्याग, माई के स्नेह, उक्त तीनों। ठीक है। मधु श्रावणी के मुख्य पावन बताइए, मुख्य पावन किसका है, मधु श्रावणी मिथिला में मनाया जाता है भैया। आगे फूल वकालती पास केला के बाद माँ को प्रति महीना कितना रुपया भेजते हैं, 10 टका। पहले तो 5 टका, फिर 10 टका। लिली रे क्या लिखते हैं भैया, कथा भी लिखे हैं, उपन्यास, कविता नहीं लिखते हैं। अपने उपन्यास देखा और कथा देखा, तो ए और बी दोनों। चंद्रमुखी शीर्षक साहित्य विधा के अंतर्गत बताइए, ये कथा है। इससे पहले सब हम निबंध देखें, ये कथा है। लिली रे का उपन्यास कितने उपन्यास बताइए, देखिए मरीचिका 2 खंड में प्रकाशित है, याद रखिएगा। पटाक्षेप भी उपन्यास है, उपसंहार भी उपन्यास है, यानी उक्त तीनों। ममता वो त्याग करुणा का चित्र किस में दिखाया गया है, ममता की जब ये बात आए तो चंद्रमुखी में मारिए, ममता यानी मां से संबंधित आए तो चंद्रमुखी में मारिएगा। आगे लिली रे के सबसे पैघ मोटगर उपन्यास, तो मोटगर उपन्यास मरीचिका जो 2 खंड में प्रकाशित है, 2 खंड में है, यानी मरीचिका में मारिएगा, तीनों में नहीं मारिएगा, गड़बड़ा जाएगा। मरीचिका कौन विधा के पोथी, मरीचिका क्या है, उपन्यास है, याद रखिएगा। आगे उपन्यास जकरा साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, मरीचिका पर मिला है। पाठ्यांश एक बार और देख लें, हाँ चलिए। पाठ्यांश में अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के पच को बिट्टा, ये कहां से लिया गया, तो ये भैया लिली रे के चैप्टर से लिया गया। पाठ्यांश लिली रे के रचना का शीर्षक बताइए, लिली रे के रचना का शीर्षक क्या नाम है, चंद्रमुखी नाम है। आगे आइए, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत क्या है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कौन है, लिली रे। रत्नेश्वर में महेंद्र मलंगिया, इसमें कोई नहीं है, याद रखें लिली। हाल ही फिलहाल में इनको भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, किनको, महेंद्र मलंगिया को, लेकिन हमारे किताब में अपडेट नहीं है तो नहीं होगा। चलिए आगे, मरीचिका उपन्यास प्रकाशित है 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 2 खंड में, याद रखेंगे। रंगीन पर्दा मैथिली साहित्य के विधा के अंतर्गत आता है, बताइए क्या है रंगीन पर्दा। रंगीन पर्दा भैया कथा है, क्या है, कथा है। लिली रे के मैथिली कथा साहित्य में चर्चित पुस्तक का नाम बताइए, अब ये बताएं चर्चित, देखिए कथा की बात कर रहे हैं, रंगीन पर्दा, उक्त तीनों देख करके घबरा करके एकदम मार के चल जाएगा, पता चला कि गलती मार के चल आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। बताइए समझ में आया, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिली रे के जन्म भेलिन, बताइए लिली रे का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो, सहरसा पूर्णिया, तो पूर्णिया में जन्म हुआ था। ठीक है। भारत के संतान लेल माई कहल गेल अछि, ममता, मयूरुषा, वात्सल्यक, वाटिका, स्नेहक, सुख सदन, यानी उक्त तीनों कहेंगे भैया। चंद्रमुखी पुत्र के नाम बताइए, फूल नाम था, याद रखेंगे। पाठ्यांशक अनुसार माछ खैला से बढ़े छी बुद्धि, माछ खैला से बुद्धि बढ़े छी। चंद्रमुखी के रचना बताइए, चंद्रमुखी का रचनाकार कौन है, लिली रे। फूल अपन माई के चंद्रमुखी के कत ल जाए छले, दरभंगा, मधुबनी, पटना, दिल्ली, तो कहेंगे मधुबनी ले जाना चाहते थे। लिली रे के निवासी, लिली रे निवासी छली सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, तो पूर्णिया के, याद रखिएगा। मरीचिका उपन्यास किनकर, लिली रे का, याद रखेंगे। पटाक्षेप उपन्यास कौन लिखते हैं, लिली रे लिखते हैं। और पाठ्यांश में आयल फूल के माई के नाम बताइए, फूल के माई का नाम है चंद्रमुखी, याद रखेंगे। फूल माई के प्रति मास पठावा लगल कि पहले 5 रुपया, बाद में 10 रुपया, याद रखेंगे। आगे प्रबोध साहित्य सम्मान देल गेल अछि, प्रबोध साहित्य सम्मान देखिए राजमोहन झा को भी मिला है, याद रखिएगा, और लिली रे को भी मिला है, ए और बी दोनों हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक का नाम बताइए, साहित्य अकादमी किसको पुरस्कृत किए थे, देखिए मरीचिका को भी किए हैं, आयकल परसु को भी किए हैं, पत्रहीन, नगन गाछ, यानी उक्त तीनों हो जाएगा। आइए अब भोजन कथा, तो आपने क्या देखा, पहले निबंध, पहला चैप्टर निबंध, पहला चैप्टर का नाम मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, दूसरा का नाम राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, तीसरा का नाम जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़ो, ये तीनों लगातार निबंध थे। अब जो हमारा 2 लगातार है, एक का नाम है चंद्रमुखी और दूसरा का नाम है भोजन, और ये दोनों लगातार क्या है, कथा है। बताइए, याद रखिएगा सब आदमी। सर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कब होगा? कल शाम में। बताइए ऐसे बच्चा सब है। अभी एमसीक्यू हो रहा है ना। हाँ अभी अभी तो हम अथी करवा रहे हैं, निबंध करवा रहे हैं भैया। बताइए क्या चालू हो गया? किरे हीरो यही टाइमिंग है तुम्हारा? अब मुझे पता नहीं भैया, पता नहीं आज मैं तुमको तो खेलने कूदने से फुर्सत ही नहीं, एग्जाम हो गया इधर से इधर करते रहता है। भोजन क्या है? कथा है। देखिए लेखक का नाम राजमोहन झा, जन्म 27 अगस्त 1934 बाजितपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाजितपुर, याद रखिएगा। लेखक भोजन जो चैप्टर है इनके लेखक है राजमोहन झा, और इनका जन्म 27 अगस्त 1934 को बाजितपुर में वैशाली जिला, कहाँ पे है? वैशाली जिला। और पितामह क्या था? जनार्दन। इनके पितामह यानी दादाजी का नाम क्या था? जनार्दन झा, लोग प्यार से इनको जनसीदन जी कहते थे। और पिता का नाम था हरिमोहन झा, याद रखिएगा। राजमोहन झा के पिता का नाम हरिमोहन झा। शिक्षा मनोविज्ञान में ये एमए कर, मनोविज्ञान जानते हैं? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में ये एमए करते हैं। एमए जानते हैं? पीजी जिसको कहते हैं। पेशा से बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में क्या थे? पदाधिकारी थे। और वही पद से 1994 में क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाते। याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है बताइए? सबसे पहली बात, जन्म 1934 में, कहा? बाजितपुर में। बाजितपुर कौन जिला में? वैशाली जिला में है। अच्छा, पितामह जनार्दन झा, पितामह यानी दादाजी जनार्दन झा, पिता हरिमोहन झा। शिक्षा ये पीजी करते हैं, याद रखिएगा। और पेशा से ये 1994 क्या थे? बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी, जो 1994 में क्या होते हैं? रिटायर कर जाते हैं। इनके कुछ रचना को आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। हिनक पहल कथा, याद रखिएगा, 1957 पल्लव पत्रिका में छपल चली। यानी याद रखना है, जो पल्लव है, पल्लव पत्रिका में सबसे पहल कथा इनका कब छपा? 1957 में। और हिनक पहल कथा संग्रह का नाम है एक आदि एक अंत। तो इससे आप क्या समझे? एक आदि एक अंत जो है ये कब? 1957 में, 1965, सॉरी, एक आदि एक अंत, एक आदि एक अंत जो है कथा संग्रह, वो 1965 में। और दूसर कथा संग्रह झूठ साच 1972 में, ठीक है। तथा तेसर कथा संग्रह एकता तेसर 1984 में छपी। याद रखिएगा क्या क्या इसमें, क्या सब याद रखिएगा। पहल कथा 1957 में, कहा? पल्लव पत्रिका में छपा। एक आदि एक अंत इनका पहल कथा संग्रह है जो 1965 में। दूसर कथा संग्रह झूठ साच है 1972 में। तेसर कथा संग्रह एकता तेसर, क्या क्या याद रखिएगा? एकता तेसर 1984। डेट याद रखिए, पहल 1965 और सबसे पहला कथा 1957 में, दूसर 1965, तीसरा 1972, चौथा 1984। फिर याद करिए, पहल 1900 कितना? 65, एक आदि एक अंत पहल कितना? 1965, दूसर बताइए 1972, तेसर बताइए 1984। अच्छा, दूसर का क्या नाम है? झूठ सांस। तेसर का नाम एकता तेसर। और हिनक चर्चित निबंध संग्रह, निबंध याद रखिए, गलती नामा क्या है? निबंध है। बनई विद्यापति क्या है? निबंध है। टिप्पणी क्या है? निबंध है। और चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। राजमोहन झा का रचना बताइए। भोजन है सबसे पहले। झूठ साच संग्रह क्या है? ये कथा है। क्या है? कथा। अच्छा, हम कटोरा उठाकर एक सांस में बचल क्या पी गए? दूध पी गए थे। क्या पी गए थे? दूध। पाठ्य पुस्तक में भोजन शीर्षक साहित्य विधा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं भैया? ये जो भोजन, ये क्या है? ये कथा है। क्या है? कथा है। भोजन कथा में वर्णन क्या है? पारिस्थितिक, विचार, रुचि, यानी उक्त तीनों का वर्णन है। एक आदि एक अंत संग्रह, क्या चीज का संग्रह है भैया? एक आदि एक अंत, ये कथा है। ये क्या है? कथा है। कथा कहाँ गया? ऑप्शन यहाँ है। चलिए, अच्छा, राजमोहन झा के पिता का नाम बताइए। राजमोहन झा के पिता का नाम हरिमोहन झा। आगे आइए। आरंभ पत्रिका संपादक के चला, तो आरंभ पत्रिका के संपादक याद रखिएगा राजमोहन झा। याद रखेंगे। राजमोहन झा के पहल कथा संग्रह के नाम बताइए। पहल कथा संग्रह एक आदि एक अंत, दोसर झूठ साच, तेसर एकता तेसर। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमोहन झा के साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस पर मिला था? तो याद रखिएगा, आय कल परसों पर। किस पर मिला था? आय कल परसों पर। याद रखिएगा। राजमोहन झा के साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल किस पर? उपन्यास, निबंध, कथा संग्रह, कथा संग्रह पर मिला था। याद रखिए, राजमोहन झा के पहले कथा संग्रह एक आदि एक अंत। याद रखेंगे। भोजन शीर्षक रचयिता बताइए। यात्री चंदा झा, उदय चंद्र झा, राजमोहन झा। याद करेंगे। राजमोहन झा के कथा संग्रह रंगीन पर्दा, बिल्कुल नहीं। झूठ साच, हाँ, एकता तेसर, यानी सी, बी और सी। याद रखेंगे। गलती नामा क्या है? गलती नामा तो सबसे पहले निबंध है, और इनके लेखक कौन है? राजमोहन झा। याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार किनको मिला है?
राजेंद्र मोहन झा को मिला है, महेंद्र मलंगिया को हाल फिलहाल में मिला है लेकिन अपडेट नहीं है। भाग नारायण झा, दिनेश्वर लाल आनंद नहीं, सिर्फ राजमोहन झा को मिला है। आगे ये राजमोहन झा आई कैल परसों प्रकाशित कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में, याद रखिएगा। राज एक मिनट गलती कर दी, 1993 में, हाँ 1993 में राजमोहन झा कथा संग्रह। बताइए एक आदि सही है, दो झूठ साच, एक चातेसर, उक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत कथा संग्रह बताइए। साहित्य अकेडमी किसको? आई कैल परसों। मरीचिका तो उपन्यास है, राधा विरह तो भैया क्या है? एक मिनट, राधा विरह क्या है? सुनिए मेरी बात, साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत कथा पूछ रहा है। देखिए आई कैल परसों कथा संग्रह है, बिल्कुल ये सही होगा। मरीचिका पर भी मिला है लेकिन ये उपन्यास है। राधा विरह पर भी मिला है लेकिन ये महाकाव्य है। चाणक्य पर नहीं मिला है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे राजमोहन झा के गांव का नाम बताइए। बाजितपुर। क्या? बाजितपुर। अभी तक हमने 165 प्रश्न किए भैया। कितने प्रश्न किए? 165 प्रश्न किए। बताइए किन किन को समझ में आ गया? सर आप गारंटी तो दे रहे हैं ना कि कल ये प्रश्न आएगा? नहीं, गारंटी नहीं है बुआ, ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि ये प्रश्न आएगा। हाँ, हम आपको सारा अच्छे से रिवीजन करवा देते हैं ताकि कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जब आप गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी नहीं है। ठीक है, ये नहीं हम कहते हैं कि ये करेगा, कुछ भी हो सकता है। परीक्षा मतलब दूसरों की इच्छा, मुझे नहीं पता है। हाँ, मुझे इतना पता है कि पूछेगा तो इतना ही में से पूछेगा, इतना विश्वास है हमको, और मेरा विश्वास अटूट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झूठ साच कथा संग्रह है, इनकी रचनाकार कौन है? राजमोहन झा है। आगे आइए, आगे देखिए, राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार कब मिला था? बताइए। चला 1996 में, 86 में, 86 में वैदेही पुरस्कार मिला था। धात्री का अर्थ क्या होता है? धात्री का अर्थ होता है आंवला। आगे आइए, ममता करे छला, ममता की करे छली? कॉपी जांच कर रहल छली, याद रखिएगा। भोजन कथा में ममता छोड़ा किसको कहते हैं? रमुआ को, याद रखेंगे। भोजन कथा में रमुआ घर के कीछे नौकर, याद रखेंगे। आगे भोजन कथा कथाकार के, भोजन कथा के कथाकार कौन है? भोजन कथा के कथाकार है राजमोहन झा। आगे एक आदि एक अंत कथा संग्रह किनका है? राजमोहन झा का, याद रखिएगा। भोजन कथा में क्या मिलता है? बताइए। समय के संग बदलित परिस्थिति, समय अनुसार बदलित विचार, समय अनुसार बदलित रुचि, यानी उक्त तीनों। आगे साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत पुस्तक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार नहीं मिला? चाणक्य, याद रखेंगे। अब आइए पर्यावरण। अब आ गए हम लोग पर्यावरण, दिनेश्वर लाल आनंद के द्वारा, और ये भी एक निबंध है। कथा के बाद फिर कहाँ प्रवेश कर गए हम लोग? निबंध में आ गए। कहाँ आ गए? क्वेश्चन छूट गया तो नहीं ना? छूटेगा तो नहीं ना? नहीं, क्वेश्चन क्यों छूटेगा? सुनिए ना, आप कंफर्म कर दीजिए ना। क्या कह रहे बताओ आप, क्या कंफर्म कर दें? हम इतना कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना कंफर्म कर सकते। हाँ, अब ये कह देंगे बुआ यही क्वेश्चन आएगा, अब तुम वही याद करके जाएगा, दूसरा नहीं याद करके जाएगा। अब मान लो वो क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा फिर? तब तो तुम मेरा ही बैंड बजाएगा कर ले। इसलिए मेरा मत बजाना, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, सारा रिवीजन करो। चलो आओ, थोड़ा पानी पिलाओ। पर्यावरण देखो, दिनेश्वर लाल आनंद इनके लेखक है, और ये भी निबंध है। ये भी क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। ये भी क्या है? निबंध है। अच्छा, जन्म दिनेश्वर लाल आनंद का सितंबर 1936 ईस्वी में सहरसा जिला के महिला गांव में। कहाँ हुआ था? सहरसा जिला के महिला गांव में। शिक्षा की बात करें तो बीए और एमए ये स्वतंत्र छात्र के रूप में, और उसके बाद पीएचडी भी करते हैं। कार्य की बात करें तो बिहार सरकार संयुक्त सचिवक सेवा और जन शिक्षा साधन केंद्र दियातन, याद रखिए, दियातन का निदेशक, निदेशक सोचला, निदेशक का मतलब होता है निर्देश देने वाला, याद रखिएगा। दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदी में लिखते हैं। मुख्यतः किस में लिखते हैं? हिंदी में, लेकिन कुछ चीजें मैथिली में भी लिखे हैं। बालक और चुन्नू मुन्नू के यशस्वी संपादक के रूप में ख्याति है, याद रखिएगा। बालक के लेखक कौन है? दिनेश्वर लाल आनंद। और चुन्नू मुन्नू के लेखक कौन है? चुन्नू मुन्नू के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। दिनेश्वर लाल आनंद। वहां पे ऑब्जेक्टिव का बुक होगा, लेते आना। आगे आइए। बाल साहित्यिक लगभग 2 दर्जन पोथी, याद रखिएगा, 2 दर्जन पोथी ये रचते हैं। और विद्यापति के विषय में ग्रंथ के संपादन और लेखन में इनका भी योगदान है। आइए
आगे देखते हैं, विद्यापति पदावली के व्याख्याता के रूप में बहुत बड़ा योगदान है इनका। और डॉक्टर आनंद पर्यावरण के क्या थे, विशेषज्ञ रूप में सो भी जाने जाते हैं। और वन, याद रखिएगा, वन के लेखक हैं। वन नामक हिनक पद रचना बाल उपयोगी साहित्य में बहुत चर्चित है। और मृत्यु 71 वर्ष की उम्र में 2007 में। तो दो चीजें, 2007 में मृत्यु होती है और 1936 में जन्म, याद रखिएगा। फिर बताइए, 1936 में जन्म होता है और 2007 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़िए, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो बड़ा पछताइएगा, इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, जितना करवाते हैं उतना करके जाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बसात निम्नलिखित में गैसक मिश्रण बताइए। बसात मतलब होता है हवा। हवा किन किन चीजों से मिला है, बना है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी उक्त तीनों गैस कह सकते हैं। मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करवा सा वायुमंडल क्या होता है, नीक नहीं हो सकता, शुद्ध बिल्कुल नहीं, अशुद्ध हो जाएगा। याद रखिएगा, पर्यावरण शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी क्या होता है, पर्यावरण के लिए सबसे उपयोगी होता है गाछ वृक्ष। मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी गैस का नाम बताइए, ऑक्सीजन। आगे बताइए, दिनेश्वर लाल आनंद के रचना का नाम बताइए। दिनेश्वर लाल आनंद के रचना का क्या नाम है, रचना का नाम है पर्यावरण। आगे देखेंगे, गाछ वृक्ष भोजन लेल क्या आवश्यक है, गाछ वृक्ष भोजन लेल आवश्यक है, गाछ वृक्ष के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, याद रखेंगे। आगे आइए, पेड़ पौधा भोजन के लिए वातावरण से लेते हैं, भोजन लेल वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, याद रखेंगे। यदि वायुमंडल में नहीं रहता तो मनुष्य नहीं रहता, क्या नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहने पर। आगे, पेंसिल क्या चीज से बनता है, देवदारू के लकड़ी से पेंसिल बनता है और सिम्मर के लकड़ी से दिया सलाई की काठी बनती है, याद रखेंगे। वायुमंडल में गैस की मात्रा सर्वाधिक है, किस गैस का मात्रा सबसे अधिक है, नाइट्रोजन का बुआ, याद रखेंगे। आगे आइए, एक वृक्ष लगेला से कै गो पुत्र होय के वरदान, तो 10 गो पुत्र होय के वरदान मिले छे। पर्यावरण के अंग बताइए, बसात, पानी, वनस्पति, उक्त तीनों कहेंगे हम। आगे, पर्यावरण शीर्षक कौन विधा है, पर्यावरण निबंध है, क्या है, निबंध है, याद रखेंगे। जीवाक लेल पहिल आवश्यक वस्तु बताइए, हवा। हवा पहले तो हवा चाहिए, तब आगे कुछ और चाहिए। प्रत्येक जीवित प्राणी लेल सबसे बेसी पूछ रहा है, देखिए हवा, पानी भी है, हवा भी है, वनस्पति, लेकिन सबसे बेसी जब ये कह रहा है तो हवा कहेंगे। आगे, पर्यावरण नामक निबंध किनकर है, दिनेश्वर लाल आनंद का है। आगे आएंगे, प्रत्येक जीव जंतु लेल आवश्यक वस्तु का नाम बताइए। वायु सबके लिए आवश्यक है, जीव जंतु के लिए सबसे ज्यादा वायु है। और लोग 1-2 घंटा 1-2 घोंट भर जीवित नहीं रह सके, ककर बिना, हवा के बिना नहीं रह सके। सांस लेबा लेल आवश्यक की छे, ऑक्सीजन। आगे आइए, दिनेश्वर लाल आनंद का जन्म बताइए 1936। प्रदूषित वायु में सांस लेला से किया होगा, दम फूला लगे छे। आगे आएंगे, लोक के जीवा लेल सबसे आवश्यक बताइए, हवा, जीने के लिए सबसे आवश्यक हवा है। और मधुवता रित्यता के उल्लेख किसमें किया गया है, वेद में, पुराण में, तो वेद में किया गया, किसमें, वेद में किया गया। अब आएंगे अगला चैप्टर, भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। देखिए हम लोगों ने कितना जल्दी, भैया 191 में आपने गलती कर दिया, 191 में गलती कर दिया। हमें लग रहा था कि आप ये कहोगे, लेकिन मैंने पहले ही चर्चा कर दिया। देखो यहाँ पर बोर्ड भी गलती करती है, क्वेश्चन पूछने वाला भी गलती करता है। प्रत्येक जीव के प्राणी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बताइए आप, हवा न सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा पूछा, अगर पूछता कि प्रत्येक जीव वस्तु के लिए जरूरी चीज की है, तो पानी भी कहेंगे, हवा भी कहेंगे, वनस्पति भी। लेकिन यहाँ सबसे बेसी जब ये पूछ रहा है, ठीक है, जाइएगा आप लोग, ठीक है, जाइए, मिलते हैं फिर। तो सबसे बेसी जब ये पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, हवा कहेंगे, ठीक है, ठीक है बुआ। आगे आइए, अब आते हैं भारतीय संविधान सभा। चलिए आगे बढ़े हम। अगर आगे बढ़ा जाए, एक बार दबा करके आप लोग लाइक क्लास को शेयर करो, क्लास को एक बार दबा करके शेयर करो, तो क्लास को सभी बच्चों तक शेयर करिए एक बार। आप आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं, जहां तक संभव हो शेयर करिए क्लास को एक बार। चलिए
हाँ, शुरू किया जाए, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे इनका देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेखक का नाम भाग नारायण झा, याद रखिएगा। और भाग नारायण झा का जन्म 12 जनवरी 1941 को दरभंगा जिला के कारज गांव में, याद रखिएगा। भाग नारायण झा का जन्म कब हुआ था? दरभंगा जिला के कारज गांव में। शिक्षा की बात करें तो राजनीति शास्त्र में एमए और बीए और एलएलबी बीएल करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। और काम याद रखिएगा, पत्रकारिता। भाग नारायण झा का काम क्या है? पत्रकारिता। और जीवन यापन के आधार पर लेकिन वो दैनिक आर्यवत एवं हिंदुस्तान के अलावा, याद रखिएगा, ये पत्रकार जो पत्रकारिता करते थे तो कौन सा? आर्यवत में और हिंदुस्तान में। और उसके अलावा दिनमान से जुड़ल पत्रकार चला। और आय कल वो दैनिक जागरण में समीक्षक के पद पर थे। ठीक है। हुनक समय सामाजिक नाटक मनोरथ, याद रखिएगा, सामाजिक नाटक है ये मनोरथ, 1965 में। एकांकी संग्रह सोनक ममता, याद रखिए, एकांकी क्या नाम है? सोनक ममता, बहुत पूछा जाता है ये। सोनक ममता कब? 1970 में। क्या है ये? एकांकी है। क्या है? एकांकी। और यात्रा वृत्तांत क्या है? प्रदेश। यात्रा वृत्तांत क्या है? प्रदेश 2008 में प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। वेदेही वो मिथिला दर्शन कोलकाता में बहुत रास मैथिली आलेख सब प्रकाशित है। यात्रा का याद रखिएगा, जहाजी जो है यानी भाग नारायण झा जो है वो जर्मनी जाते हैं, फ्रांस, केन्या, मॉरिशस और सभी देशों का ये क्या करते हैं? विभिन्न देशों का ये यात्रा करते हैं। एक बार और बताइए, प्रदेश क्या है? यात्रा वृत्तांत है। सोनक ममता क्या है? एकांकी है। और मनोरथ क्या है? नाटक है, जो आप सभी बच्चों को याद रखना है। याद रखेंगे? चलिए आगे देखते हैं हम। पटनाक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था के लिए चेतना समिति से संबंध मैथिली प्रति क्या थे? ये संबंध समर्पित थे। अब बनाइए फटाक से, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। 14 अप्रैल के जयंती मनाओ जाए। 14 अप्रैल को हम भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाते हैं। ठीक है। लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत, किसके लिए कहा गया? भीमराव अंबेडकर के लिए कहा गया, याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म स्वीकार के नहीं, हिंदू धर्म सब बौद्ध धर्म भीमराव अंबेडकर स्वीकार किए थे। आगे आइए, 1936 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में अंबेडकर पार्टी कतेक सीट पर विजय हुए थे? अंबेडकर पार्टी जो है, बताइए मुझे कितने सीट पर ये क्या हुए थे? विजय हुए थे, आप मुझे बता सकते हैं, बताइए। तो ये हुए थे भैया, याद रखिएगा भैया, 15 सीट पर विजय किए हुए थे। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? अंबेडकर। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर है। आगे आइए, अस्पृश्य समुदाय लेल हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी, याद कर लेंगे। हरिजन नाम रखल गेल छल, हमें हरिजन किनका नाम रखा गया था? किनका? हरिजन नाम रखल गेल छल, कौन रखे थे? महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत रत्न कब मिला था? जब वो मर गए थे, यानी मृत्यु उपरांत, मृत्यु के 33 वर्ष बाद, मृत्यु के 33 वर्ष बाद इनको क्या मिला था? इनको भारत रत्न मिला था। अंबेडकर को कौन ईस्वी में अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्री हासिल हुआ था? बताइएगा मुझे, अंबेडकर को कौन ईस्वी में अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्री हासिल हुआ था? बताइए। तो याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, गलती कर दी है। बताइए। बताइए 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 बताइए, सही है ना? 1912, ठीक है, 1912, ठीक है। 1912 याद करिए, 1912 में कब हुआ था? 1912 में इनको मिला। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्री हासिल। अंबेडकर का निधन बता सकते हैं आप? अंबेडकर का निधन बताइए। 6 दिसंबर 1956, बताइए जल्दी जल्दी। 6 दिसंबर 1956, फिर है 5 मार्च 1956, याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956। आगे आते हैं, साहित्य लेखन आप पत्रकारिता से जुड़ल साहित्यकार का नाम बताइए। तो भाग नारायण झा तो है ही, साथ ही सुकांत सोम भी है, तो ए और बी दोनों में मारिए, ठीक है। अंबेडकर के कौन ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला था? 1990, 91, 92, 93, बताइए। अंबेडकर को कौन ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? मुझे बताइए जल्दी से। भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1990 में। कब मिला था? 1990 में। अच्छा, भाग नारायण झा का प्रमुख रचना एकांकी पूछा जा रहा है। देखो एकांकी, बार बार कह रहे हैं एकांकी। मनोरथ क्या है? कथा है। सोनक ममता एकांकी है। परदेश जो है ये क्या है? ये प्रदेश जो है ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। एकांकी का नाम क्या है? सोनक ममता, याद रखेंगे। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न, याद रखिएगा। अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा के गठन के लिए कब किए थे? अंबेडकर जो है बौद्ध महासभा का गठन कब करते हैं? मुझे बताइए, कब करते हैं? मुझे फटाक से सभी लोग कमेंट करके बताएगा।
बताइए कब करते हैं? अंबेडकर, अंबेडकर जो है बताइएगा मुझे, अंबेडकर जो है बताइए जल्दी मुझे बताइए कब करते हैं भैया ये बताइए। क्या आ रहा है बार बार, बताइए अंबेडकर बौद्ध महासभा का गठन कब करते हैं बताइएगा जरा, बताइए। याद रखिएगा 1955 में। कब करते हैं? 1955 में। भारतीय बौद्ध महासभा के गठन के लिए कौन करते हैं भैया? भीमराव अंबेडकर करते हैं, स्पीड पर करते हैं। रामाबाई अंबेडकर की कौन थी पत्नी थी? याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर जन्म कथा भेले? सैनिक छावनी महुआ में। याद करेंगे। बी आर अंबेडकर के भारत रत्न दिल गल रहा है मृत्यु के 33 वर्ष बाद, मृत्यु के 33 वर्ष बाद। भाग नारायण झा के गांव के नाम, भाग नारायण झा के गांव के नाम ठाड़ी कारज, क्या नाम था? कारज नाम था, याद रखेंगे। भाग नारायण झा रचित एकांकी संग्रह सोनक ममता, एकांकी संग्रह सोनक ममता। बी आर अंबेडकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र कब दिए थे बताइए? त्याग पत्र मंत्रिमंडल से, बताइए भीमराव अंबेडकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र कब दिए थे बताइए, बताइए तो जल्दी से। त्याग पत्र कब दिए थे? तो याद रखिए 1951 में दिए थे। कब दिए थे? 1951 में। अंबेडकर दाह संस्कार कौन रीति रिवाज से भेले? अंबेडकर के दाह संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से हुआ था, बताइए। आया समझ में? चलिए चलिए आगे बढ़े। हाँ, परदेश नामक यात्रा वृत्तांत कौन लिखते हैं? परदेश नामक यात्रा वृत्तांत ये भाग नारायण झा का है। आगे आएंगे। बाबा साहेब नाम से जानल जाय छथिन। बाबा साहेब किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर जयंती मनावल जाय छे। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को, यानी अप्रैल मास में। लॉ पढ़ाई पूरा करने के बाद अंबेडकर बैरिस्टर बने छे भारत, अमेरिका, लंदन और जर्मनी में, बताइए। लॉ पढ़ाई करने के बाद अंबेडकर जो है वो कहाँ के बैरिस्टर बनते हैं बताइएगा जरा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। लंदन के। कहाँ के? लंदन के। बाबा साहेब राज्यसभा के सदस्य, बताइए कब तक थे? मृत्यु पर्यंत तक। कब तक? मृत्यु पर्यंत तक थे राज्यसभा के सदस्य, बताइएगा। बाबा साहेब राज्यसभा के सदस्य, बताइएगा, बताइएगा। नहीं नहीं 1956 धरी। कब तक थे? 1956 धरी, याद रखिएगा। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बताइए भीमराव अंबेडकर। आगे आइए। अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, अंबेडकर इंडिपेंडेंट पार्टी की जो स्थापना होता है ये स्थापना कब हुआ था मुझे बताइएगा जरा जल्दी से। तो ये भैया 1938 में। कब हुआ था? 1938 में, ठीक है। 228 हमने गलत बताया, हाँ सही तो है, सही है। देखिए मृत्यु से पहले वो क्या कहते हैं? राज्यसभा के सदस्य इस्तीफा दे चुके थे, हट चुके थे। तो राज्यसभा के, याद रखिएगा, बाबा साहब राज्यसभा का सदस्य मृत्यु पर्यंत नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। या मृत्यु पर्यंत होगा जी? नहीं नहीं सही है आप, हाँ हम ही गलत है। मृत्यु पर्यंत होगा, राज्यसभा के सदस्य मृत्यु पर्यंत तक थे। आइए ये वो सही है, सही है, आप सही थे। आइए आगे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, बताइए। स्वतंत्र भारत के मंत्री भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शीर्षक के लेखक का नाम बताइए। भाग नारायण झा। भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 6 मई वगैरह वगैरह, 14 अप्रैल 1891। आगे आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता के संतान, बताइए कौन संतान? 14वीं संतान। 1907 में भीमराव अंबेडकर मैट्रिक पास करते हैं। कहां से भैया? बम्बई विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना। तो कहेंगे बम्बई विश्वविद्यालय से। आगे आएंगे। एकांकी संग्रह सोनक ममता, सोनक ममता के लेखक कब प्राप्त करते हैं? 1916 में। कब प्राप्त करते हैं? 1916 में, बताइए। समझ में आया? आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल कितने वर्ष तक रहते हैं? बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल कितने वर्ष तक रहते हैं? बताइए तो जल्दी से भैया। 2 वर्ष तक रहते हैं। कितने वर्ष? 2 वर्ष। सबसे पहले कॉलेज में दाखिला लेने वाले का नाम बताइए। कॉलेज में दाखिला लेने वाला का नाम है भीमराव अंबेडकर। छात्रवृत्ति के अभाव में अंबेडकर के भारत अवय परलीन, ब्रिटेन से अमेरिका, फ्रांस, जापान, तब ब्रिटेन से। कहां से भैया? ब्रिटेन से भारत वापस आना पड़ता है, बताइए। आया समझ में? अंबेडकर के लंदन से पढ़ाई छोड़ भारत आपस अब पर कथी के अभाव? छात्रवृत्ति के अभाव में, समय के अभाव में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, पिता की मृत्यु का, कहेंगे छात्रवृत्ति के अभाव में। लंदन से भारत अला के बाद अंबेडकर क्या काम करते हैं? सैनिक सचिव पद पर, ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकर कार्य, उक्त तीनों करते हैं। हम क्या कहेंगे? उक्त तीनों काम करते हैं। भाग नारायण झा का मुख्य वृत्ति बताइए। ये पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। अब आ जाइए क्रैक कथा में आ जाते हैं। बताइए निबंध कथा, निबंध कथा, इसके अलावा कुछ नहीं। निबंध कथा हम यही पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए
जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कौन कर रहा है देखते हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। चलिए समझ में आ रहा है वो आपको, सब याद हो गया है ना आपको ये? चलिए बहुत सुंदर। कहाँ कहाँ घर है आपका? हरलाखी। अच्छा चलिए चलिए, क्रैक बताइए क्या है? कथा है। क्रैक क्या है? कथा। लेखक का नाम उमाकांत। भाई क्या कर रहा है ये बताओ? कैसे हटा, इसको बंद भी नहीं कर सकते भैया, पढ़ाने दो आप, देखो डिस्टर्ब कर रहे थे। चलिए, जन्म 17 जनवरी 1945 मधुबनी जिला का ढंगा हरिपुर गांव में होता है। इनका किनका? क्रैक का। इसका उपाय एक ही है, बात है काटने से हो नहीं रहा है, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, साइलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मुझे बताइएगा आवाज आ रही है हमारी? नहीं साइलेंट हुआ। चले हम बढ़े आगे। भैया 242 का गलत है, 242 क्या था? सही तो है 242 सैनिक पद। 242 में क्या था? क्या करते हैं 43? अच्छा गलत है, सैनिक सचिव पद पर रहते हैं, सॉरी सैनिक या सचिव पद पर। बीच में कॉल इतना डिस्टर्ब कर रहा है बताओ भैया, कॉल कोई कर रहे हो मत करो प्लीज, क्लास नहीं हो पाएगा फिर। चलो देखो, क्रैक, क्रैक कथा है। क्रैक क्या है? कथा। इनके लेखक उमाकांत है। जन्म 17 जनवरी 1945 को मधुबनी जिला के ढंगा हरिपुर में हुआ था। क्रैक, क्रैक के लेखक का नाम बताओ? उमाकांत नाम है। शिक्षा की बात करें तो मैथिली में एमए और सीता चरित्र, याद रखिएगा सीता चरित्र पर ये पीएचडी करते हैं, ये बीबीआई है, सीता चरित्र पर ये पीएचडी करते हैं। काम की बात करें तो एमएलएसएम कॉलेज में ये प्राध्यापक थे। प्राध्यापक का मतलब होता है, समझ में आ गया होगा, प्राध्यापक कॉलेज के लेक्चरर थे ये, याद रखेंगे। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा। बाद में वही कॉलेज में मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होते हैं और पूरी तरह से साहित्य रचना में लग जाते हैं। आगे आएंगे, आगे हिनक हास्य व्यंग पुस्तक बाबाक विजया, याद रखिएगा। बाबाक विजया के लेखक कौन है? उमाकांत, याद रखेंगे। बाबा विजया के लेखक कौन है? उमाकांत जी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। हिनक कथा संग्रह क्या है? कथा संग्रह यथार्थ तथा नाटक, याद रखिए। कथा संग्रह यथार्थ, याद रखेंगे। कथा संग्रह क्या है? यथार्थ। इनका इनका उमाकांत का कथा संग्रह यथार्थ। और सीता ये क्या है? नाटक, याद रखिए। सीता क्या है? नाटक। और इनके लेखक कौन है? लेखक है उमाकांत। अर्पण नामक एक वार्षिक सामयिक 20 वर्ष तक ये लिखते हैं। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक संपादन करते हैं। और हिनक निबंध संग्रह अपन बात, याद रखिए। अपन बात के लेखक कौन है? उमाकांत। समाचार पत्र में प्रकाशित स्तंभ लेखक पुस्तकार, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। क्रैक शीर्षक घटित घटना कौन मास का है? चैत वैशाख जेठ अखाड़। ये अखाड़ मास का घटना है। एक दिन क्रैक नहीं छुड़ाऊं, एक दिन क्रैक नहीं छुड़ाऊं, याद रखिएगा। क्या कर रहा है यहाँ? क्या कहा जा रहा है कि एक दिन क्रैक नहीं छुड़ाऊं, एक दिन क्रैक नहीं। एक मिनट चाहिए। वैशाख के, ये वैशाख, क्रैक शीर्षक घटित घटना वैशाख का घटना है। एक दिन क्रैक नहीं छुड़ाऊं मुदा अब कहीं भाव न जाओ। ये पंक्ति कहाँ का है? क्रैक का है भैया। आगे आएंगे, क्रैक कथा से हमरा लोग के की बोध होइ छे? नैतिकता, कर्तव्य, मानवीय चेतना, यानी उक्त तीनों। आगे, क्रैक बेसी काल एक छाहा कोन भाषा बजे छे? मैथिली, याद आए। उमाकांत निवासी स्थान, निवास स्थान बताइए। उमाकांत के निवास स्थान बताइए? ढंगा हरिपुर, याद रखेंगे। उमाकांत रचना, उमाकांत की रचना बताइए। उमाकांत के रचना का क्या नाम है? क्रैक। आगे, बाबाक विजया के लेखक का क्या है? बाबाक विजया कौन विधा की पोथी है? भाष्य व्यंग है ये। आगे आएंगे, छुट्टा सोहारा, छुट्टा सोहरा, सोहार शब्द का क्या है? अर्थ बताइए। व्याकुल, ताम से विश्वगल, घनिष्ठ संबंध, अंट संट। बताइए इसका क्या होगा आंसर? बताइए बताइए तो क्या होगा? छुट्टा सोहार का मतलब ताम से विश्व हो गए, क्या होना? ताम से विश्व हो गए। क्रैक कथा छिन राजमोहन जाके जयकांत मिश्र के, बिल्कुल नहीं, उमाकांत का, याद रखेंगे। आगे आइए, बाबाक विजया नाम का पुस्तक रचयिता कौन है? बाबाक विजया नाम का पुस्तक रचयिता है उमाकांत। सीता नाम के नाटक का नाटकार कौन है? उमाकांत है, याद कर लेंगे सभी लोग। क्रैक कथा क्या है? क्रैक कथा किनका है? टेम्पू चालक का है, याद रखिएगा। अर्धर बजित खूब रेस में चलबित रही चली कथी?
टेम्पू, क्या चलाते थे? टेम्पू चलाते थे। डॉक्टर जयकांत मिश्र व्याख्याता चला, डॉक्टर जयकांत मिश्र व्याख्याता अंग्रेजी के, याद रखिएगा। अब आते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान की रूपरेखा। बताइए, समझ में आया इतना आप सभी को? चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। बताइए, इतना में कोई दिक्कत है किसी को? इतना में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दो आप। एक मिनट जाओ। बताइए, इतना में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए अच्छे से रिवीजन करेंगे। अब आते हैं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये भी। क्या है? निबंध है। देखो तो यानी आप अगर गौर से देखो, या तो गद्य खंड में या तो निबंध है या कथा है। अभी तक हमने क्या कौन कौन कथा देखा? भोजन कथा है, चंद्रमुखी कथा है, क्रैक एक कथा है, बाकी सब के सब क्या थे? निबंध थे। ठीक है भैया, तो विधा क्लियर है। लेखक की बात करें तो रत्नेश्वर मिश्र, जन्म 1 फरवरी 1945 में। रत्नेश्वर मिश्र का जन्म बताइए 1 फरवरी 1945 में पूर्णिया जिला का विष्णुपुर गांव में। कहा? विष्णुपुर। शिक्षा की बात करें तो मैट्रिक नेतरहाट विद्यालय से ये MA और PhD करते हैं। और उसके बाद इतिहास के विद्वान, याद रखिएगा, इतिहास के विद्वान प्राध्यापक रूप में इनका क्या होता है? प्रसिद्धि होता है। किसका? रत्नेश्वर मिश्र का। कार्य की बात करें तो LNM और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में इतिहासक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और विभाग पद से क्या करते हैं? पद से 2005 में ये सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं। रत्नेश्वर मिश्र इतिहासकार पहिने भेला, मैथिली साहित्य की रचना बाद में होते हैं। रत्नेश्वर मिश्र को साहित्य अभिरुचि शुरुआत से ही है और इतिहासकार के रूप में मिथिला और नेपाल पर हिनक लेखन गहन विमर्शक विषय बनल है। आगे चलते हैं। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली से प्रकाशित भवभीत तमिल साहित्यिक इतिहास आदि अनुवाद, क्या हुआ? क्या अनुवाद पोथी बेस प्रशंसित भेल। हाल में हिनक सुरेंद्र झा सुमन लिखित उपन्यास उगनाक दयावाद, याद रखिएगा, उगनाक दयावाद के अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित भेल। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय किनको जाता है? रत्नेश्वर मिश्र को। लेकिन इनके लेखक का नाम बताइएगा तो याद रखिएगा सुमन, सुरेंद्र झा सुमन। सुरेंद्र झा सुमन उगनाक दयावाद के लेखक है, लेकिन इनका अंग्रेजी में अनुवाद कौन करते हैं? रत्नेश्वर मिश्र। और मैथिली में निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है बुआ, चलिए आगे आते हैं। 251 का हमने गलत मारा है। गलत 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 गलत। नहीं भैया सही है। तुम लोग क्या पढ़ता है बताओ। चलो आगे आते हैं। 1947 में भारत भेल क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, याद रखेंगे। आगे, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए? भीमराव अंबेडकर। ठीक है बुआ, आगे आइए। प्रथम विश्व युद्ध भेल 1914 में, याद रखेंगे। कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में। आगे आइए। भारतक संविधान कतई देश विशिष्ट तथ्य के रखने अछि तो कहेंगे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यानी उक्त तीनों देश का है। दिशा भेटल प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में एक नव निर्माण की अगर बात करें तो ये बात कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कहते हैं 6 गो, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन निर्णय लेल गेल रहे 1905 में, जब बंगभंग आंदोलन हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या गो है? मौलिक कर्तव्य की संख्या 12 गो है। क्या बताइए तो? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बताइए? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 12। क्या हम ये सही है? बताइएगा जरा जल्दी। बताइए। बताइए आप लोग। चले आगे। 10 मौलिक कर्तव्य की संख्या 10। हाँ 10 ही है, सॉरी गलती 10 होता, वही चीज हम कंफ्यूज थे। चलो आगे, कंफ्यूज हो गए थे। 10। आगे बढ़ते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी में सदस्य रत्न आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, उक्त तीनों हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? उक्त तीनों हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भेल रहे 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के बाद में। तो शुरुआत में ही हो गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह के लहर पहुंच गए रहे जगदीशपुर, झांसी, कानपुर, यानी उक्त तीनों ठाम।
प्राचीनतम संविधान स्वरूप में अनुसूची की संख्या, प्राचीन की बात करें तो 8, प्राचीन में 8। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 और 1939 में, याद रखिएगा। आगे, असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा का नाम पूछे तो महात्मा गांधी। आगे, प्राचीनतम संविधान में अनुच्छेद की संख्या बताइए। जो प्राचीन संविधान था हमारा, तो प्राचीन संविधान में अनुच्छेद की संख्या आप बता सकते, तो अनुच्छेद की संख्या 395। भारत संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। आगे आएंगे, उगनाक दयावाद साहित्यिक विधा के परिगणित करना, यानी परिगणित किया गया था किसमें? कथा में, उपन्यास में, संस्मरण में और निबंध में। बताइए जल्दी से। उगनाक जो दयावाद है इसको किस में बदला गया था, आप मुझे बताइएगा। तो उपन्यास में बदला गया था, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में क्या क्या खंड छे? 22टा। क्या मूल जे छे 22टा छे। आगे, भारतीय संविधान में कितने पेज है बताइए। भारतीय संविधान में कितने पेज है, क्या आप बता सकते हैं? भारतीय संविधान में कितने पेज हैं बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा 350 पेज है। कितने पेज है भैया? भारतीय संविधान में कितने पेज है बताइए जल्दी से, बताइए। आगे बताइए। संघ आ राज्यक बीच शक्ति विभाजन में संतुलन व्यवस्था लेल गेल छे, कहां से बताइए? कहता है संघ और राज्य के बीच शक्ति संतुलन, संघ और राज्य के बीच शक्ति संतुलन के लिए कहां से लिया गया था? कनाडा से, याद रखेंगे। तीन कठिया पद्धति का विरोध किसने किया था? देखिए, तीन कठिया पद्धति का विरोध प्रारंभ किए थे राजकुमार शुक्ल। बताइए, प्रारंभ करने वाले लोग कौन थे? प्रारंभ करने वाले लोग कौन थे? राजकुमार शुक्ल? नहीं, महात्मा गांधी। तीन कठिया प्रणाली का विरोध किसने किया? महात्मा। रत्नेश्वर मिश्र के गांव का जिला बताइए। रत्नेश्वर मिश्र के गांव का जिला बताइए, माने उनके गांव का कौन सा जिला है? तो बताइएगा। तो पूर्णिया जिला है। कौन जिला है? पूर्णिया है। जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कौन करते हैं? जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कौन करते हैं? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, उक्त तीनों। बताइए जल्दी से। तो जगदीशपुर में भैया करते हैं नाना साहेब। कौन करते हैं? नाना साहेब। क्रांतिकारी कार्यकलाप विवास रखनिहार युवक चला। जगदीशपुर है ना, तो वीर कुंवर सिंह हुआ, सॉरी। अच्छा, क्रांतिकारी कार्यकलाप में विवास रखनिहार युवक चला। बताइए, विवास रखना युवक चला, तीनों है भैया, उक्त तीनों हो जाएगा। आगे, स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करनिहार कौन चला? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में भैया सभी लोग थे। आगे आएंगे, मंगल पांडे बंदूक दागने रत्न, कहा? मेरठ के छावनी में। कहा? मेरठ के छावनी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? WC बनर्जी। आगे आएंगे, सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कौन करते हैं? नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, उक्त तीनों हो जाएगा। आगे, भारत पे पहले संविधान खंड विभक्त है। पहले संविधान में 22 खंड छे। क्या खंड छे? 22 खंड। उगनाक दयावाद के अंग्रेजी में अनुवाद कौन करते हैं? रत्नेश्वर मिश्र करते हैं। आगे आएंगे, सिपाही विद्रोह भेल रहा है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। गांधी जी के चंपारण अवय के लिए बाध्य कौन किए थे? चंपारण आने के लिए भैया राजकुमार शुक्ल किए हुए थे। आगे, मेरठ सैनिक छावनी में दलमलित करनिहार सैनिक के नाम बताइए। मंगल पांडे। आगे, भारत स्वतंत्र भेल रहा है, बताइए। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। आगे, रत्नेश्वर मिश्र का जन्म बताइए। 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। सिपाही विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? उक्त तीनों ने किया था। आगे बढ़ेंगे, भारत के पहले संविधान खंड में विभक्त, पहले संविधान 22 खंड में, याद रखेंगे। उगनाक दयावाद के अंग्रेजी में अनुवादक का नाम बताइए। रत्नेश्वर मिश्र है भैया। सिपाही विद्रोह भेल रहा है 1857 में। गांधी जी के चंपारण अवय के लिए बाध्य कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल किए हुए थे। बताइए, मेरठ सैनिक छावनी दल मिलित करनिहार कौन है? मंगल पांडे। हमने 300 प्रश्न किया भैया। कितने प्रश्न हमने किया? 300। 287 भैया आपने गलत कर दिया है। 287 क्या है? सिपाही विद्रोह के नेतृत्व तीनों लोग भैया। 87 सही है भैया, सही है। सब जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग किए हुए थे। बताइए, 300 हमने किया। जो बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से कर लेंगे उसी का एग्जाम भैया अच्छे से जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। बीच में छोड़ करके जाओगे तो भैया फिर एग्जाम वैसा ही जाएगा आपका। ये चीजों को आप समझो, ठीक है। 297 हम देखेंगे। उगनाक दयावाद के अंग्रेजी के अनुवादक पूछ रहा है रत्नेश्वर मिश्र, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे आते हैं, भारत स्वतंत्र भेल रहा, बताइए कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, याद रखेंगे। रत्नेश्वर मिश्र का जन्म बताइए 1900, बार रिपीट क्या हो गया ये चीज। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति का नाम बताइए।
ICS अधिकारी AO ह्यूम है। साहित्य अकादमी दिल्ली में मैथिली के प्रतिनिधित्व किसने किया था? दिल्ली में रत्नेश्वर मिश्र ने किया था, याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा के लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम है रत्नेश्वर मिश्र। भारतक स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम क्रांतिकारी युवक भूमिका बताइए। क्रांतिकारी युवक में देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी उक्त तीनों हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाइए लेबरा अनार में एकटा इजोत, नए चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। बताइए कितने चैप्टर हमने कर लिए अभी तक? 9 चैप्टर। अब हम लोग 10वां चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। लेबरा अनार में एकटा इजोत, यह एकटा एकांकी है, याद रखिए। अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या था? कथा था, या कथा या क्या था? निबंध था। और ये जो है ये एकांकी है, याद रखिएगा, ठीक है। 251 सर, एक बार और 251 देख लेते हैं। दो सौ इक्यावन कहाँ गया? 251, हाँ 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 हाँ, कहाँ है? छुट्टा सुहारा का शब्द का अर्थ क्या होगा? छुट्टा सुहार, बताइए क्या होगा इसका अर्थ? आप ही लोग बताओ क्या होगा? छुट्टा सुहार देख लेते, रुक जाओ, रुक जाइए 1 मिनट भैया, देख लेते हैं, रुक जाइए। तो फोन कहाँ है? ला देख लेते हैं हम। देख लेते हैं। क्या है छुट्टा सुहारा का अर्थ? क्या सही नहीं है क्या? बताइए क्या होगा, आप लोग ही बताओ। छुट्टा सुहारा का अर्थ बता दो मुझे। घनिष्ठ संबंध होता है। छुट्टा सुहार का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए इसको याद कर लीजिए। और कौन सा है? 302 गड़बड़ है, 302 देखेंगे हम, 302। बाकी सब सही है, एक का वही मिस्टेक होगा। और 302 कौन है भैया? 302 एक मिनट, 302 1 मिनट भैया, 302 कहाँ भाग गया? जा ये उल्टा के जगह 302। रत्नेश्वर मिश्र का जन्म 1945 में तो हुआ था। रत्नेश्वर मिश्र का जन्म, क्या ये तो सही है? 1945, गड़बड़ थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आइए, एकांकी संग्राम है। बाकी सब क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइए, अब आइए आगे आइए, क्या है आगे आइएगा? क्या है? लेबरा अनार में एकटा इजोत। ये विधा कौन सी है? एकांकी है। और लेखक का नाम क्या है? महेंद्र मलंगिया, याद रखिएगा। महेंद्र मलंगिया की अगर बात करें तो 20 जनवरी 1946 में, याद रखिएगा, यानी 45 रत्नेश्वर मिश्र और इनका 46 में। मलंगिया देखिए नाम में ही है, मलंगिया गांव में इनका जन्म। मैथिल समाज में विभिन्न समस्या पर, यानी मैथिल समाज में विभिन्न समस्या पर ये क्या करते थे? तुम अपना मोबाइल लाओ तो इसको खोल के दो, चैट खोल के दो। अभूतपूर्व मंचीय सफलता भेटा है, याद रखिएगा। प्रमुख नाटक याद रखिएगा, ओकर आंगन, याद रखिएगा। ओकर आंगन 12 मासा। लो ना, खुला नहीं चैट, लो। ओकर आंगन याद रखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, हाँ थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। गलत है, आप याद करिए सही से भैया, सही से याद करोगे। हम कह रहे हैं बात मानो, ठीक है। ओकर आंगन 12 मासा, इनके लेखक कौन है? नाटक है महेंद्र मलंगिया। ज्वेल कनकनी, गाम नहीं सुते, काठक लोक, ओरिजिनल काम, राजा सलेश, कमला कातक, राम लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण रेखा खंडित, एकल कमल नूर नहीं, और उसके बाद है पूछ जार की माघ जार और खिचड़ी। ये सब नाटक है और इनके लेखक है महेंद्र मलंगिया। हिनक अनेक एकांकी, जैसे नुक्कड़ नाटक क्या है? एकांकी। रेडियो नाटक लोकप्रिय हुआ, यानी नुक्कड़ नाटक, यानी हिनक एकांकी, नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक बहुत प्रिय होता है। अनेक संस्था से संबंध, मलंगिया जी के प्रबोध साहित्य समान, याद रखिएगा।
प्रबोध साहित्य सम्मान किनको मिलता है? महेंद्र मलंगिया को। यात्री चेतना पुरस्कार भी मिलता है चेतना समिति सम्मान के द्वारा, ठीक है। और प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था से सम्मानित होते हैं। आगे अब ऑब्जेक्टिव करते हैं। महेंद्र मलंगिया नाटक लिखे चित्र राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर, मैथिल समाज के विभिन्न समस्या पर। आगे आएंगे। लेबरा अनार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य कौन विधा के अंतर्गत है? एकांकी है, याद करिए। राजा सलेश के लेखक बताइए? महेंद्र मलंगिया, याद रखिएगा, नाटक है। शांति निकेतन में छात्र अध्ययन करते हैं गाछ पर बैठकर, गाछ तौर में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, तो कहेंगे गाछ तौर और गाछ के ऊपर बैठकर। शांति निकेतन के स्थापित ये कहां पर है? बंगाल में, याद करेंगे। लक्ष्मण रेखा खंडित के रचनाकार वही है, लक्ष्मण रेखा खंडित के रचनाकार कौन है? महेंद्र मलंगिया। महेंद्र मलंगिया मुख्य रूप से ख्याति किसमें पाते हैं? कथा लिखे में, यात्रा वृत्तांत में, संस्मरण में, नाटक लिखने में ये ख्याति प्रसिद्ध है। किसमें भैया? नाटक लिखने में इनको क्या मिला हुआ है? ख्याति मिला हुआ है, प्रसिद्धि मिला हुआ है, ठीक है। बताओ समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। महेंद्र मलंगिया लिखे चित्र, महेंद्र मलंगिया क्या लिखते हैं? एकांकी, नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक, उक्त तीनों। महेंद्र मलंगिया का जन्म 1946 में, कब होता है? अच्छा जन्म, अब डेट याद रखो भाई, 1946 तो सब है। अब बताओ किस डेट में महेंद्र मलंगिया का जन्म होता है? बताइए। महेंद्र मलंगिया का जन्म होता है 20 जनवरी 1946 में, याद करेंगे। ज्वेल कनकनी के लेखक बताइए? महेंद्र मलंगिया है। आगे महेंद्र मलंगिया पुरस्कृत है प्रबोध साहित्य, यात्री चेतना, चेतना समिति, यानी उक्त तीनों सा। लेबरा अनार में एकटा इजोत के रचनाकार के लेखक का नाम बताइए? महेंद्र मलंगिया है। महेंद्र मलंगिया लिखे चित्र क्या लिखते हैं? एकांकी नाटक, नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक, उक्त तीनों लिखते हैं। ज्वेल कनकनी के लेखक बताइए? महेंद्र मलंगिया है। आगे आइए। लेबरा अनार में एकटा इजोत के शीर्षक के लेखक गांव घर ज्वलंत समस्या पर गांव शहर के सरकार, यानी गांव घर के ज्वलंत समस्या है ये। आगे पाठ्यांशक अनुसार छात्र लोग घर से क्या लाते हैं बैठने के लिए? बोरा। आगे बताएंगे। महेंद्र मलंगिया लिखे चित्र कथी? खिचड़ी, कमला कात में राम लक्ष्मण सीता एक कमल, तीनों। अच्छा शांति निकेतन स्थापना करनिहार किसका कौन है? विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। गांव नहीं सुते के लेखक का नाम बताइए? महेंद्र मलंगिया है। आगे आइए। महेंद्र मलंगिया लिखने चित्र क्या? लेबरा अनार में एकटा इजोत। आगे आइए। बावाक आत्मीयता, यानी हम लोग चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में आ गए हम। सर सुनिए, सुनाइए क्या कहना चाहते हैं आप? आगे कल पहले अभी खत्म करते हैं क्लास, फिर देखेंगे सुबह में। आप लोग क्लास अभी करिए पहले। बावाक आत्मीयता विधा बताइए? निबंध है। लेखक कौन है? अशोक। लेखक का परिचय देखिए। जन्म होता है 18 जनवरी 1953 में। अशोक का जन्म कब होता है? 18 जनवरी 1953 में लोहना गांव, कहाँ पे है? मधुबनी जिला में। विज्ञान के विद्यार्थी थे, छात्र अवस्था से साहित्य में रचना करने का इच्छा था। सहकारिता विभाग में नौकरी करते थे। अशोक अनेक विधा में लिखते हैं। कविता संग्रह चक्रव्यूह, याद रखिए चक्रव्यूह क्या है? कविता है। किनके लेखक? इनके लेखक अशोक। कथा संग्रह ओय रातिक भोर, मातवर और सोवियत संघ यात्रा, ये कथा संग्रह, याद रखिएगा। ओय रातिक भोर, मातवर और सोवियत संघ यात्रा इनके क्या है? कथा संग्रह। और निबंध समीक्षा की बात करें तो मैथिल आंख, क्या? मैथ। ललितक उपन्यास नाट्य रूपांतर पृथ्वी पुत्र, याद रखिएगा पृथ्वी पुत्र, ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। और संपादन संवाद क्या है? संपादन है, याद रखेंगे। अशोक लिखे चित्र मैथिल आंख क्या है? बताइए। अभी हमने बात किया है मैथिल आंख क्या है? निबंध समीक्षा है, निबंध संग्रह है, याद रखेंगे। मैथिल आंख क्या है? निबंध संग्रह। अशोक लिखते हैं सभी कुछ, याद रखेंगे। बावाक आत्मीयता शीर्षक लेखक बताइएगा जरा? अशोक है। शीर्षक के लेखक कौन है? अशोक है। आगे आएंगे। बावाक, बावाक प्रिय मास बताइए? बाबा के प्रिय मास बताइए? अगहन, पूस, अखाड़ और अगहन, पूस, अखाड़ और क्या बताइए? बाबा के प्रिय मास बताइए। आप ही लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे बताइए। बाबा के प्रिय मास का नाम अगहन, पूस, अखाड़ और कार्तिक। अगहन है। कौन सा मास है? अगहन। पाठ्यांशक अनुसार अगहन मास प्रिय किनका है? यात्री जी का। बाबा कौन है यहाँ? यात्री जी। बाबा का आत्मीयता कहाँ से लिया गया? मैथिल आंख, ओय राति बोर, मातवर, यानी मैथिल आंख से लिया गया है ना। बाबा का आत्मीयता कहाँ से लिया गया है? बताइएगा जरा। मैथिल आंख से लिया गया है। क्या ये सही है या मातवर से लिया गया? बताइए एक बार आप। हाँ बताइए। मैथिल आंख से लिया गया है। आगे। अशोक के चक्रव्यूह क्या है? कविता संग्रह है, याद करेंगे। मैं कविता संग्रह है कि कथा संग्रह है? बताइए। कथा संग्रह है ना। अशोक चक्रव्यूह एक बार चेक कर लें। कथा संग्रह है, कथा संग्रह है, कथा संग्रह है। देखिए कविता संग्रह, सही थे हम लोग, सही थे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता संग्रह है। आगे आइए। मैथिल आंख निबंध समीक्षा लेखक कौन है? अशोक है। स्पीड में बढ़ते हैं। यात्री जी क्या थे?
परिवारक गांव घरक बाबा, बाबा नाम से संबोधित कौन है, बैद्यनाथ मिश्र। यात्री, आगे आइए, मातवर कथा संग्रह के कथाकार का नाम बताइए, अशोक। कौन है, अशोक। आगे आइए, यात्री उपनाम से विभूषित कैल गेले किसको, किसको, विद्यानाथ बैद्यनाथ मिश्र। यात्री, ये बैद्यनाथ मिश्र यात्री। यात्री जी के उपन्यास का नाम बताइए, पारो, बलचनवा, नवतुरिया, उक्त तीनों। आगे, ओय रातिक भोर किनकर कृति अछि, ओय रातिक भोर के लेखक छथिन अशोक, याद रखिएगा। बाबा के की सब पसंद, गाछ वृक्ष पोखर माछ, यानी सब कुछ पसंद है। बाबा में आत्मीयता कथा शैली, बाबा के आत्मीयता लोक संस्कृति पुरखा राजनीति व्यवसाय, तो लोक संस्कृति से आया है। अशोक जी के जन्म कथा भेलकिन, अशोक जी के गांव जन्म लोहना मधुबनी जिला। अशोक जन्म भेल रहे, बताइए 17 जनवरी 1994, 17 जनवरी 1994 बताइएगा, 17 जनवरी 1956, 18 जनवरी 1953 को जन्म हुआ था। अब आइए भैर छिपा भात, इसमें आगे हम लोग भैर छिपा भात में आ गए। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। भैर छिपा भात, विधा बताइए, कथा। विधा कौन है, कथा। देखिए कथा है, लेखक का नाम विभा रानी है। लेखिका का परिचय देखें, जन्म 1959 में मधुबनी में होता है। काम की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पश्चिमी क्षेत्र मुंबई उप प्रबंधक रूप में कार्यरत है, ये नहीं पूछा जाता है। कथा संग्रह खोज से निष्कृत इनका कथा संग्रह है। कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा, याद रखिएगा, कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा, और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, विभा रानी। राजा पोखरी में कितक मछली, इनके लेखक है प्रभास कुमार चौधरी, और हिंदी में अनुवाद विभा रानी करती है। अवार्ड डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान तथा घनश्याम दास श्राप और क्या है, साहित्य सम्मान इनको मिलता है। कथा अवार्ड के रूप में मैथिली कथा रहतु साक्षी छठ घाट के लिए मिला है, याद रखिए। कथा अवार्ड किस पे मिला है, रहतु साक्षी छठ घाट के लिए, याद रखेंगे। अच्छा, अब आइए ऑब्जेक्टिव। भैर छिपा भात कथा के अंत में, कि अंत किससे होता है, विषाद यानी दुख से होता है, याद रखें। भैर छिपा भात शीर्षक के रचयिता बताइए, भैर छिपा शीर्षक भात के रचयिता अशोक है। विभा रानी है। आगे आएंगे, जमरे देख लो कीर तेमरे वैसलो, फिर ये कहां से ली गई है, भैर छिपा भात से ली गई है। आगे आइए, विभा रानी के रचना का नाम बताइए, भैर छिपा भात है। आगे, राजा पोखरी में कतेक मछली के लेखक, लेखक प्रभास कुमार चौधरी, लेखक प्रभास कौन से निकषत कथा संग्रह के लेखक, विभा रानी, याद करेंगे। बतैया के पति क्या थे, बुढ़वा, बतैया के पति बुढ़वा। कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद केने के चलकिन, विभा रानी। कौन किए थे, विभा। इनके लेखक हरिमोहन झा, याद करिएगा। बतैया के मूल नाम फुलेश्वरी, मूल नाम फुलेश्वरी। बतैया गप पर किनका हंसी लगले, रमपट्टी वाली के, किनका, रमपट्टी वाली के। बतैया के क्या संतान, बतैया के, बताइएगा, बतैया जो थी उनकी कितने संतान थे, आप मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। बतैया के क्या वो संतान था, 4 गो, क्या गो, 4टा, एक बार चेक कर लेंगे आप, 4टा संतान था। बतैया की छल मजदूरी छल, याद रखेंगे। विभा रानी के जन्म कहिया भेल, 1947, 42, 63 और 59, तो याद रखिए 59 में। कब हुआ था, 59 में हुआ था। विभा रानी के जन्म कौन शहर में, मधुबनी शहर में, याद रखेंगे। अब आ जाएंगे, देखिए अब हमने गद्य खंड को अच्छे से कर लिया, बताइए गद्य खंड अच्छे से हो गया। अगर गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव अब दिक्कत नहीं हुआ तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए। गद्य खंड में अभी हम गद्य खंड किए हैं, पद्य खंड बाकी है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे भैया पद्य खंड के बाद मिथिला विभूति, उसके बाद व्याकरण। अभी लंबा क्लास चलेगा, अभी मात्र 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लास चला है, 2-3 घंटा क्लास और चलेगा। चलिए, अब भी दिक्कत होगा भैया, क्या अभी भी दिक्कत होगा आपको, नहीं ना दिक्कत होगा। चलिए अब आते हैं सिर्फ, देखिए अच्छे से हम रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज को रिवाइज करा रहे हैं, लेखक से संबंधित बातों को याद करवा रहे हैं। शिवगीत के लेखक कौन है, विद्यापति। लेखक का परिचय देखिए 1350 ईस्वी में, लेखक का परिचय 1350। इस वासी कहाँ के थे, मधुबनी जिला के बिस्वी गांव के, मधुबनी जिला के बिस्वी गांव के। अच्छा, विद्यापति के मिथिला वैनवार राजवंश, याद रखिए वैनवार
अब आ रही है क्या? अब साउंड आ रही है? बताइए, अब आ रही है साउंड? चार्ज लगा दिया? आ रहा है साउंड? यस सर। चलिए आइए, श्रृंगार भजन नामक पोथी में गीत बताइए। श्रृंगार भजन नामक पोथी में गीत किनका है? गोविंद दास का, याद रखेंगे। विद्यापति शिव गीत में किनकर जीवन चरित्र है? तो शिव गीत, शिव जी का, ठीक है। अच्छा, पाठ्य पुस्तक विद्यापति की रचना बताइए, शिव गीत है। आगे आइए, महादेव के भक्ति भाव गीत के क्या कहा जाता है? महादेव की भक्ति भाव गीत को कहा जाता है भैया प्रेम गीत, सदाओं महाभारत नचाड़ी, याद रखेंगे। नचाड़ी कहते हैं, राधा कृष्ण से संबंधित गीत को कहते हैं प्रेम गीत, याद रखेंगे। पाठ्य पुस्तक उद्धृत शिव गीत के रचयिता बताइए, विद्यापति हैं, याद रखिएगा। शिव गीत के आधार पर विष्णु का पूजा किससे होता है? चंपा के फूल से। हरि के कौन फूल चढ़ाओ जैसे? चंपा, याद रखेंगे। निर्धन जन बोली सब उपहास से, ये पंक्ति कहां से लिया गया? शिव गीत से लिया गया। आगे आगे, शिव गीत के आधार पर शिव के पूजा हुई, शिव के पूजा धतूर के फूल से। निर्धन जन बोली सब उपहास से, ये पंक्ति कहां से? विद्यापति से, याद रखिए। अभट में दूटा पुस्तक के नाम बताइए, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, यानी कि बी और सी दोनों। विद्यापति के संतुरिया का नाम बताइए। संतुरिया देखिए, शिव सिंह कीर्ति सिंह दोनों संतुरिया, लेकिन दोस्त सिर्फ कौन थे? शिव सिंह, यानी क और गो यहाँ दोनों माने गए। विद्यापति के जन्म कहाँ होता है? बिस्पी में, याद रखेंगे। हरि के कौन फूल चढ़ाओ जैसे? चंपा के फूल। कौन सा? चंपा का। विद्यापति के शिव गीत किसके अंतर्गत आता है? देखिए, नचाड़ी और महेशवाणी दोनों के अंतर्गत हम मानेंगे। आगे ये विद्यापति के व्यवहार गीत किसके अंतर्गत आता है? उक्त तीनों के अंतर्गत आता है। विद्यापति क्या लिखते हैं? पुरुष परीक्षा भू परिक्रमण पदावली, उक्त तीनों, तो उक्त तीनों कहेंगे। अच्छा, महेशवाणी कौन गीत के कहा जाए? महेशवाणी, महेशवाणी गणेश के गीत के, शिवक विषय के गीत के महेशवाणी कहते हैं। मणि मंजरी किनकी रचना है? विद्यापति की। आगे, भू परिक्रमण के लेखक विद्यापति। आगे देखिए, कृषि करे मन लाय के रचयिता कौन है? विद्यापति। आगे आइए, भीख मांगिए पांति कहां किनकी है? विद्यापति की है भैया। कथी काट का हर बनाने की बात कर रहे, खड़ग काट करके हर बनाना है। पार्वती के की कहकर लोग उपहास उड़ाते हैं, निर्धन कहकर उपहास उड़ाते हैं। पटे सुरसुरी धारे, पटे, पटे का मतलब क्या होता है? पटैब, याद रखिएगा। उतई शरण शरण मोहि देवा, किन कौन कहते हैं? शरण, शरण का मतलब होता है आश्रय देना, शरण का मतलब आश्रय। शिव गीत में पार्वती बताइए, शिव गीत में पार्वती, पार्वती शिव गीत में पार्वती शिव के की करा कहते हैं? खेती करने के लिए कहते हैं। पार्वती शिव के की बनावे कहती? हर, क्या बनाने के लिए? हर। आगे, विद्यापति संस्कृत में प्रमुख कृति, पुरुष परीक्षा लिखना वाली विभाग सागर, तीनों। आगे, बने विद्यापति सुन महेश्वर, ये कौन कहते हैं? विद्यापति कहते हैं। आगे आइएगा, विद्यापति राज पंडित बल्ला, भव सिंह, हरि सिंह, कीर्ति सिंह, शिव सिंह के समय में, याद रखिएगा। शिव गीत के रचयिता बताइए, शिव गीत के रचयिता कौन है? विद्यापति। आगे आइए, विद्यापति के रचना किसके अंदर रचना किनकी है? शिव गीत। शिव के पूजा किन लोग के होता? कौनक, धतूरक, बेलपात, इनमें से सब, याद रखेंगे। विद्यापति के जन्म बताइए कब हुआ? 1350 में। विद्यापति गद्य भाषा में रचना कर, लेकिन 3 भाषा में रचना किए थे। पुरुष परीक्षा के रचयिता बताइए, विद्यापति। और आइए आइए भैया, भावी वर्धितिया विधान आ गए हम लोग। बताइए कितना जल्दी हमने इसको खत्म किया। याद है सबको? जो जितना अच्छे से रिवीजन करके जाओगे उसको इतना अच्छा नंबर आएगा। चले आगे, भावी वर्धितिया विधान एक लेखक बताइए। काशीकांत मिश्र बधूर, याद करिए, काशीकांत मिश्र बधूर। लेखक का नाम, लेखक का जन्म 2 अक्टूबर 1906 में, याद रखिए। काशीकांत मिश्र का जन्म 2 अक्टूबर 1906 में। घर कहाँ था? कोयला। नानी गांव कहाँ? कोरतू, दरभंगा में। वृत्ति जयनारायण उच्च विद्यालय बहेरा में क्या थे? संस्कृत के शिक्षक, याद रखिएगा। मधुप जी संस्कृत के शिक्षक थे। कौन के शिक्षक थे? संस्कृत के शिक्षक थे, याद करिएगा। मृत्यु 20 दिसंबर 1987, 1906 में जन्म और 87 में मृत्यु। 6 में जन्म, 2 अक्टूबर 1906 में जन्म और 87 में क्या होते हैं? मृत्यु। और मधुप जी साहित्य रचना एकमात्र विधा छल, क्या चीज? कविता। साहित्य की रचना क्या है? कविता। और इनको कवि चूड़ामणि की उपाधि किसको मिली है? मधुप जी को, याद करिए। कवि चूड़ामणि की उपाधि किसको मिला है? मधुप जी को। किसको मिला है? मधुप जी को। और वैचारिक गीत पोथी रसगुल्ला, टटका जलेबी, पंचमेर, चौकी चुप्पे, बोल बम, इन सब के लेखक कौन है? मधुप जी हैं। चलिए फटाफट कविता संग्रह देखिए। झंकार, सतदल, मधुप, सप्तशती, द्वादशी, प्रेरणापुंज। और कथा काव्य क्या थे? घसल अठन्नी। कथा काव्य क्या है? घसल अठन्नी। और महाकाव्य राधा विरह,
राधा बिरा पर साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी इनको मिला है। अब ऑब्जेक्टिव देखें, भरदुतिया पावन में अर्पण दिल जाय छे 1800, याद रखेंगे। यमुना नौतलियम हम नौती भैया के आगे काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल रहती। किस पर भेटा था? राधा विरह पर। घंटी की आवाज सुन बहिना सरक दिस दूरे तेज, कथी की आवाज? साइकिलक घंटी। आगे अर्पण क्या चीज से दिया जाता है? अर्पण दिल जाता है भैया, बताइए। दीवार पर, जमीन पर कोबर करके, दीवार पर कहेंगे जमीन पर दिया जाता है। मधुप जी की कविता शीर्षक बताइए। मधुप जी का कविता शीर्षक है भावी वर्दुतिया विधान है। काशीकांत मधुप लिखने छे घसल अटने सद्दल भावी वर्दुतिया विधान तीनों। काशीकांत मिश्र मधुप कौन भाषा के कवि छे? मैथिली कवि भाषा के कवि छे। आगे साहित्य अकेडमी में पुरस्कृत छे। साहित्य अकेडमी काशीकांत मिश्र और चंद्रभानु सिंह को भी मिला है भैया। आगे भाई नहीं एला पर बहिन दोष ककरा मरे छे? बहिन भाउज पर दोष मरे छे। किन पर? भाउज पर। काशीकांत मिश्र के जन्म बताइए 2 अक्टूबर 1906 को, 2 अक्टूबर 1906 को। और काशीकांत मिश्र मधुप कौन विषय के आचार्य चला? याद रखिए, व्याकरण एवं साहित्य संस्कृत भाषा में, व्याकरण एवं साहित्य संस्कृत भाषा में ये कवि थे भैया, याद रखेंगे, याद रखेंगे। आगे आइए, भावी वर्दुतिया विधान उद्धृत कहां से किया गया है? देखिए, टटका जलेबी, प्रेरणा पुंज, बोल बम, चौकी चुप्पे। तो हम कहेंगे प्रेरणा पुंज। देखिए यहाँ पे दोनों आ जाता है, प्रेरणा पुंज और चौकी चुप्पे भी दोनों आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो सकता है? कंफ्यूजन होगा कि भैया कौन लिखे, चौकी चुप्पे लिखे या प्रेरणा पुंज लिखे। तो आप याद रखिएगा, इसमें आपको क्या मारना है? प्रेरणा पुंज ही मारना है। केहन कठोर भेल भैया के छतिया कहां से लिया गया? भावी वर्दुतिया विधान है। घसल अठन्नी कथा किनका है? मधुप जी का है। आगे अपूर्व रसगुल्ला के लेखक बताइए, मधुप जी हैं। आगे आइए, घसल अठन्नी कविता के लेखक बताइए, काशीकांत मिश्र मधुप है। आगे मधुप उपनामे ख्याति क्या है? उपनामे किनका ख्याति? मधुप किनके नाम में लगा है? काशीकांत मिश्र के नाम में लगा है। काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भाव जल रहा है कहाँ के निवासी हो गए थे भैया? कोर्थू के। कहाँ के? कोर्थू के निवासी हो गए थे। आगे साहित्य अकेडमी में सब पुरस्कृत बताइए। राधा विरह महाकाव्य है। मधुप जी शिक्षक चला संस्कृत के। आगे महाकाव्य जकरा साहित्य अकेडमी के पुरस्कार मिले, राधा विरह और शकुंतला, यानी ए और सी दोनों। राधा विरह महाकाव्य के रचयिता बताइए, मधुप जी। आगे काशीकांत मिश्र मधुप चला कहाँ के? मिडिल स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक, उच्च विद्यालय और अगले कवि चला। बताइए क्या थे भैया? क्या थे ये? बताइए क्या थे ये? बताइएगा। उच्च विद्यालय के शिक्षक थे। आगे आइए, काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य बताइए। काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य विरह है, राधा विरह। काशीकांत मिश्र मधुप बैस गल चला कहाँ पे? कोर्थू में। कहाँ? कोर्थू में। आगे मधुप सप्तशती के रचनाकार निहार कौन है? कौन है भैया? काशीकांत मिश्र मधुप है। भावी वर्दुतिया विधान के कवि बताइए, मधुप जी। आगे आइए, सतदल कविता संग्रह के रचयिता बताइए, कौन थे? काशीकांत मधुप। आगे आएंगे, व्यक्तिगत चिट्ठी पत्र 100 पेज में कौन लिखते हैं? मधुप जी लिखते हैं, याद रखेंगे। काशीकांत मिश्र मधुप शिक्षक क्या कौन विषय के? संस्कृत के। आगे वर्दुतिया भैया के नहीं एला पर उल्हन के सुनै छे? भाउज सुनै छे। आगे अर्पण देल जाय छे भूमि पर, दीवार पर, पीढ़ी पर, तो कभी तीनों पर, ठीक है। दीवार पर भूमि पर दे दिए, अर्पण भूमि पर, दीवार पर, तीनों पर दे दीजिए, तीनों पर पड़ता है। अब आइए समय साल, इसमें आएंगे समय साल। देखो चार्ज हुआ, कितना देर हो गया? सुनना, 5 मिनट और होने दो। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए समय साल, समय साल में लेखक कौन है? चंदा झा। कविता है और लेखक परिचय अगर बात करें तो चंदा झा का वास्तविक नाम बताइए, चंद्रनाथ झा। जन्म 20 जनवरी 1831 में, याद करिए बहुत अच्छे से। चंदा झा का जन्म 20 जनवरी 1831, मृत्यु 14 दिसंबर 1907 को हुआ था। वासी थे दरभंगा जिला के पंडारोज के। बात आई समझ में? आगे समझिए। आइए समझेंगे। बाद में मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में जाकर के बस जाते हैं। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो मातृ गांव सहरसा बड़ा गांव, मातृ गांव का था सहरसा में बड़ा गांव।
महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह तथा रामेश्वर सिंह के राज दरबार में ये मूर्धन्य पंडित थे और मैथिली संसार में अनुसंधानकर्ता, कवि और अनुवादक रूप में विशेष ख्याति हैं। मैथिली साहित्य में चंदा झा को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है। मिथिला भाषा रामायण तथा पुरुष परीक्षा के अनुवादक रूप में, याद रखेंगे, मैथिली में पहल महाकाव्य यही लिखते हैं। पुरुष परीक्षा, गद्य, पद्मद, अनुवाद मैथिली में, कथा लेखन सूत्रपात करने के श्रेय इन्हीं को जाता है। कथा लिखने का सूत्रपात किनको जाता है? श्रेय इन्हीं को। अब बताइए, कमला के पूजा कैल गेल छल, बताइए किसके दृष्टि से? बाढ़ रोके के दृष्टि से। जल्दी जल्दी बताइएगा। चंदा झा के रचना बताइए, मिथिला भाषा रामायण, चंद्र भाषा रचना वगैरह वगैरह सब है। भदई कौन मास में तैयार हुई? भादो मास में। समय साल रचयिता बताइए, समय साल के रचयिता चंदा झा। भदई सुखायल धान राय कौन कविता से लिया गया है? समय साल से लिया गया है। रात दिन सब धैल कोदारी कौन शीर्षक कविता से लिया गया है? ये भी समय साल से लिया गया है। बादल चर ऊंच की आरी कौन कविता से लिया गया? समय साल, अच्छे से याद करेंगे। बर रोदी चल बरसल पानी कौन कविता से है? समय साल। या बर रोदी चल बरसल पानी कहां से लिया गया? समय साल से लिया गया है, याद कर लेंगे। 298 में आप लटके हैं, लटके रहिएगा भैया। असरस बदे असरेस की हुई छे, असरेस नक्षत्र। असरेस के मतलब की हुई छे? नक्षत्र। असरेस के मतलब क्या होता है? नक्षत्र होता है। समटू समटू कमला माई कौन शीर्षक कविता से लिया गया है? समय साल सब। समय साल कविता में समय की चर्चा बताइए, कौन मास का चर्चा? अखाढ़ मास का चर्चा है। शहर के निर्माण कैल गेल छल बाढ़ से निदान के लिए, बाढ़ एला पर शरण नहीं, बाढ़ से निदान के लिए। भादव में की होय छे? भादव में मरुआ गंभरी होय छे, याद रखिए छे। बह गेल कमला बलान है, ये पंक्ति समय साल से लिया गया है। बर रौदी चल बरसल पानी कहां से लिया गया? किनका है? चंदा झा का है। आगे चंदा झा के प्रमुख कृति, चंद्रपद प्रमुख की बात करें तो मिथिला भाषा रामायण। चंदा झा का विद्यापति के कौन पोथी का अनुवाद करते हैं भैया? विद्यापति के पुरुष परीक्षा का ये क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। कौन दिन कोना दिन काटा ज्योत की गाय बादल चर ऊंच के आरी कौन कविता से लिया गया है? ये समय साल से लिया गया है। चंदा झा का पूरा नाम बताइए? चंद्रनाथ झा। याद करेंगे चंदा झा को किसका उपाधि मिला है? कविश्वर का, याद करिए कविश्वर का उपाधि। चंदा झा कौन राज दरबार में पंडित चला? तो शिव सिंह के राज दरबार में पंडित चला। आगे समय साल कौन छंद में लिखल गया छे? मुक्त छंद में। कौन काल में? मुक्त छंद में लिखल गया है। धान दहा गेला से किसान की करते? हाय हाय करते। आगे आइए, खेतक चारों कात की होय छे? खेत के चारों कात आयर होय छे। धान कौन ऋतु में लगाल जाय छे? गर्मी नहीं, बरसात ऋतु में धान लगाल जाय छे। चंदा झा कता के वासी चला? पिंडारूच के वासी चला। आगे चंदा झा के जन्म बताइए? 20 जनवरी 1831 में। चंदा झा की मृत्यु बताइए? 14 जनवरी 1907 में। सही है ना? बताइए चंदा झा की मृत्यु बताइए जल्दी से। चंदा झा की मृत्यु पता है आपको? बताइए चंदा झा की मृत्यु बताइए भैया। बाईस गलत है, 22 गलत है, 22 देख लेते हैं। चंदा झा कौन? हा देखो स्पीड में निकल गए हम। बिल्कुल से लक्ष्मेश्वर सिंह। कौन? लक्ष्मेश्वर सिंह। स्पीड में हमको याद आ गए थे विद्यापति भैया। बाकी ठीक है, ये देख लेना, मृत्यु थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना, इनका मृत्यु याद कर लेना अच्छे से, ठीक है? चेक करके याद कर लेना, आगे ये सब देखेंगे। आगे चलते, मिथिला भाषा रामायण का रचयिता, मिथिला भाषा रामायण का रचयिता है चंदा झा। आगे आइए, हाँ अब भेल वर्षा। अगला चैप्टर कौन है? हाँ अब भेल वर्षा, ठीक है। 14 दिसंबर 1907, 14 दिसंबर 1907 कहाँ गया? दिसंबर 1900, 14 दिसंबर 1907। चलिए पढ़े, माइक चालू कर लो। हाँ अब भेल वर्षा। चलिए 14 ठीक है, 14 ठीक है। मंजू 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 14 का क्या है? 14 भादव में की होय छे? ठीक है बुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भादव में की होय छे? मरुआ गंभरी। माइक लाया है, इसका अथी क्या किया उसमें लगा एक हिल गया रे।
क्या आवाज आ रही है? बहुत मुंह सूख गया भाई, बैटरी डाउन हो गया था, फिर से चार्ज कर लिया हमने। बहुत लंबा क्लास है ना, 2 घंटा में हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और 1 से 1.5 घंटा और। हाँ अब साउंड आ रही है, साउंड आ रही है। अच्छे से करके जाना, अच्छा नंबर लेकर के आना एकदम बहुत बढ़िया से। और याद रखना, पहला एग्जाम बेस्ट जाता है तो सारा एग्जाम बेस्ट होता है, ठीक है? इसलिए पहला एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए आप लोग का। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं हम लोग। देखिए अगला का क्या नाम है? हाँ अब भेल वर्षा, इनके लेखक है वैद्यनाथ मिश्र यात्री। इनके बारे में जाने तो यात्री जी का नाम, उपनाम में यात्री जी, और इनको लोग प्यार से क्या कहते हैं? नागार्जुन हिंदी में, ठीक है? दरभंगा जिला के तरुणी गांव में यात्री जी का जन्म होता है 1911 में। कब होता है? 1911 में। और 87 वर्ष की उम्र में 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आयु में थोड़ा ठीक है। और एक चीज याद रखिए, मृत्यु हो जाती है 98 में, याद रखिएगा। और 1929 में इनका सबसे पहल कविता छपता है। यात्री जी का पहल कविता कब छपता है बताओ जल्दी से भैया? अभी कर लो, पहले पहले अभी तो कर लो। यात्री जी का पहल कविता कब छपता है? 1929 में। मैथिली में हिनक उपन्यास पारो, नवतुरिया, बलचन नामा मैथिली में। और कविता संग्रह चित्रा और पत्रहीन नगनगाछ है। कविता संग्रह कौन कौन है? चित्रा और पत्रहीन नगनगाछ। नोट की बात करें तो पत्रहीन नगनगाछ पर इनका साहित्य अकादमी का क्या मिला है? दिल्ली से पुरस्कार सोहो मिला है। चित्रा मैथिली में साहित्य में प्रस्थान बिंदु है, याद रखेंगे। नागार्जुन रचनावली से संकलित है, हाँ अब भेल वर्षा। और यात्री के लोक चेतना का भी अभिव्यक्त एज, ठीक है? आइए सवाल देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बताइए वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचयिता बताइएगा। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचयिता है भैया, सॉरी रचना है हाँ अब भेल वर्षा। प्रतीक्षा में रह गए जहां पर नहीं कते काल, क्या सूर्य झपा रह जाता है। जुरा जैतिन मौन प्राण, किसका? धरती का, याद रखेंगे। हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक की कविता के लेखक है वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वैद्यनाथ मिश्र यात्री लिखे क्षेत्र कविता, कथा, उपन्यास तीनों। आगे आएंगे, आगे देखेंगे। कल्पना लोक स्वर मूल तक लोक पांति कहां से लिया गया? हाँ अब भेल वर्षा में। प्रतीक्षा में रह गए सूर्य झापल नहीं कते काल पांति कहां से लिया गया? हाँ अब भेल वर्षा से लिया गया। यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है? कविता संग्रह पर मिला है। किस पर मिला है? कविता संग्रह पर मिला है। मैथिली साहित्य यात्री जी के प्रचलित उपन्यास के नाम बताइए, तीनों है। आगे यात्री जी के प्रमुख रचना जैसा पुरस्कृत हुआ पत्रहीन नगनगाछ। आगे यात्री के उपनाम में विभूषित केल गए, क्या नाम लगा है? वैद्यनाथ मिश्र यात्री, इनके नाम में लगा है। यात्री जी के जन्म कहिया भेल? 1911 ईस्वी में, याद करेंगे। यात्री जी के जन्म कौन गांव में भेल चले? तरुणी में। कहा? तरुणी में। यात्री जी के कविता संग्रह बताइए, बलचननामा, कविता संग्रह पत्रहीन नगनगाछ। आगे यात्री के उपन्यास बताइए, पारो, बलचननामा, पारो और बलचननामा। आगे यात्री के गांव बताइए, हरिपुर, ढाडी, तरुणी, तरुणी, याद रखेंगे। बाग बन हरियर पांत होत, बाग बन हरियर, जब ये बात करें बाग बन हरियर तो यात्री जी के हैं भैया। यात्री जी के मैथिली कविता संग्रह बताइए। मैथिली कविता संग्रह चित्रा, चित्रा नहीं, पृथ्वी तो पर नवतुरिया बिल्कुल नहीं, चित्रा है। आगे आइए, यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से जाने जाते हैं? नागार्जुन नाम से जाने जाते हैं, याद रखें। मेघक आठ में क्या झापा रह गया? सूर्य भाई। आगे देखेंगे यात्री जी द्वारा लिखित उपन्यास पत्रहीन नगनगाछ बिल्कुल नहीं। बलचननामा, चित्र क्या है? तो उपन्यास की बात कर रहे हैं ना, प्रचित क्या है? द्वारा लिखित उपन्यास है। पत्रहीन नगनगाछ कविता है। बलचननामा, चित्रा, पृथ्वी ते पात्र, याद रखिए। चित्रा भी कविता है, बलचननामा क्या है? बलचननामा, ठीक है? आगे बढ़े, आगे आइए। मैथिली के ठेठ शब्द में बताइए, ठेठ का मतलब क्या होता है? तीनों होता है, याद रखेंगे। वैद्यनाथ मिश्र उपनाम में ख्याति कौन है? नागार्जुन, यात्री, विदेह, तीनों चीज है भैया, याद रखें। यात्री जी के प्रकाशित पहली रचना बताइए। पहली रचना है चित्रा। यात्री जी के बेसी कविता किस में है? मुक्त छंद में। किस में है? मुक्त छंद में। हाँ अब भेल वर्षा संकलित है। हाँ अब भेल वर्षा कहां से लिया गया बताइए जल्दी से। हाँ अब भेल वर्षा भैया बताइए जल्दी से। हाँ अब भेल वर्षा कहां से लिया गया है? संकलित किस में, क्या कहां से लिया गया? नागार्जुन रचनावली से। मजनी शब्द का मतलब क्या होता है? मध्याह्न भोजन, दिनक भोजन, बी और सी दोनों। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी, मिश्रक हिंदी में उपनाम बताइए। हिंदी में उपनाम तीनों, हिंदी में उपनाम विदेह, यात्री, नागार्जुन। देखिए नागा हिंदी में नागार्जुन नाम है। यात्री लिखित नवतुरिया के विधा, नवतुरिया क्या है? नवतुरिया उपन्यास है, याद रखेंगे। यात्री के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु कौन है? चित्रा।
याद रखेंगे। पहिल वर्षा वेला पर भक्ता की करेंगे, वर्षा वेला पर गहवर साफ करेंगे भैया। वर्षा वेला पर यात्री जी के कौन विचारधारा के कवि कहल जाए छे? लोकवादी। क्या कहते हैं? लोकवादी। यात्री के पहल कविता संग्रह 1929 में। कब? 1929 में। यात्री जी के साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल अछि पत्रहीन नगन गाछ पर। यात्री अब आइए एड्स कालनाग आ गए, 16वां चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। देखिए कितना जल्दी स्पीड में हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं भैया, कितना स्पीड में हम आपका क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, कल का एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। ठीक है, हाँ पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप पूरा अच्छे से करके जाइए, अच्छे से नंबर आएगा आपका। जो बच्चा जितना मेहनत करके जाएगा उतना अच्छा नंबर। एड्स कालनाग, लेखक का नाम है चंद्रभानु सिंह। लेखक की जानकारी देंगे तो 1 मार्च 1922 दरभंगा जिला में नदियामी गांव में, नदियामी गांव में इनका जन्म होता है 1 मार्च 1922 को। याद करिए 1 मार्च 1922 को चंद्रभानु सिंह का जन्म 1 मार्च 1922 को। जब क्या शुरू हुआ था बताइए? जब 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 भैया क्या कहते हैं, कौन सा आंदोलन भैया खत्म हुआ था? असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था तब शायद, जो है उसी बीच में 1922 में। वृत्ति स्कूल में अध्यापक थे। बताइए चंद्रभानु सिंह क्या थे? अध्यापक। हिना के गीत क्या है? स्वदेश भारती गीत है। महाकाव्य शकुंतला महाकाव्य, इन पर शकुंतला महाकाव्य पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी का पुरस्कार। याद करेंगे। मैथिली लोकप्रिय गीतकार और कवि चंद्रभानु सिंह लोकधर्मी रचनाकार है। कौन धर्मी रचनाकार है? लोकधर्मी। मैथिली लोकधुन, लोक रुचि, लोक भावक इनक रचना में मुख्य विशेषता है। मूलतः ये क्या है? गीतकार है। याद करिए मूलतः ये क्या है? गीतकार, गायक है। चंद्रभानु सिंह मूलतः क्या है? गीतकार है। कवि सम्मेलन में मंच है, इन्हें गीत सुन श्रोता क्या होते हैं? मुग्ध हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव है एड्स कालनाग से रक्षा इस किससे संभव है? चरित्र से। याद करिए एड्स कालनाग आवश्यकता रक्षा के लिए की जरूरी है? चरित्र की जरूरी है। आगे आएंगे। जकरा में बल छे से निडर भूकल यम से, किससे? चरित्र से है। यही ना आगे ये एड्स पराजित कैल जा सके छे किससे? चरित्र से। याद करेंगे। चंद्रभानु सिंह कौन पेशा में छला? अध्यापक छला। की छला? अध्यापक। स्वदेश भारती किनकर रचना छे? चंद्रभानु सिंह के छे, गीत छे। याद करबे। एड्स प्रसार के कारण बताओ? हाथ मिलौला, शारीर नहीं, बिल्कुल नहीं। बी और सी दोनों। आगे चंद्रभानु सिंह मूलतः क्या है? गीतकार और कवि दोनों है। याद रखिएगा गीतकार है मूलतः। आगे चंद्रभानु सिंह जीविका की छिलकिन अध्यापन कार्य। क्या था? अध्यापन कार्य। याद करेंगे। आगे बढ़े हम। स्वदेश भारती कौन विधा के रचनागत, कौन विधा के अंतर्गत छे? कविता। क्या कि गीत कविता के अंतर्गत अभी छे। शकुंतला क्या है? महाकाव्य है। याद करेंगे। चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है? शकुंतला महाकाव्य पर मिला है भैया। चंद्रभानु सिंह शकुंतला साहित्य विधा के अंतर्गत क्या है? महाकाव्य है। आगे चंद्रभानु सिंह के गीत मुख्यतः विशेषता क्या है? लोकधुन, लोक रुचि, लोक भाव, यानी उक्त तीनों है। आगे आइए। एड्स कालनाग नामक कविता कौन लिखे हैं? चंद्रभानु सिंह लिखे हुए हैं। चंद्रभानु सिंह क्या थे? स्कूल के अध्यापक थे। याद करेंगे। आई मनुज के नई विविष्का सिरजे छे, ये किससे? भाला, एटम बम, तीर कमान, यानी एटम बम से। याद रखेंगे। चंद्रभानु सिंह की रचना बताइए? एड्स कालनाग। चंद्रभानु सिंह की रचना एड्स कालनाग। चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम बताइए? शकुंतला। याद करेंगे। अच्छा अब आइए कर्मवीर में आ गए हम लोग। किस में आ गए? कर्मवीर में आ गए। कहाँ आ गए? कर्मवीर। बताइए कहाँ पहुंच गए हम लोग? जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो कर लीजिएगा। ठीक है। 78 गलत है। आप कहाँ 78 पे लटके हैं भाई? 78 है ही नहीं क्वेश्चन। चलिए बढ़े आगे। देखिए कर्मवीर दीनानाथ पाठक बंधु लेखक परिचय 1928 में बेगूसराय जिला के टुनही गांव में। याद रखिएगा टुनही गांव में दीनानाथ पाठक बंधु का जन्म हुआ। वृत्ति माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक। याद रखिए माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे। महाकाव्य चाणक्य है। महाकाव्य क्या है? चाणक्य। मृत्यु 1912। स्वदेश दीनानाथ पाठक के नाम में। याद करेंगे। पाठ्य ग्रंथ में मर्त्य लोक सा देवलोक धरे नेता वो कहाँ से लिया गया? कर्मवीर सा। आगे देखिए महाविपत्ति विचलित नहीं करे छे किनका? धैर्यहीन के, धैर्य धान के नहीं करे छे। चाणक्य काव्य क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। दीनानाथ पाठक बंधु का जन्म कब हुआ था? 25, 26, 28 1928 में। याद करेंगे। कर्मवीर शीर्षक रचयिता बताइए? कर्मवीर शीर्षक के रचयिता है बंधु जी। आगे ये कर्मवीर कविता कथा से लिया गया? चाणक्य महाकाव्य से लिया गया। कहां से? चाणक्य महाकाव्य से। कर्मवीर से भयभीत पराय छे कौन? संकट भागता फिरता है भैया। कर्मवीर कहल गया छे किनका? चाणक्य के। याद करिए कर्मवीर किनको कहा गया? चाणक्य को। दीनानाथ पाठक बंधु निवासी छला कौन जिला के? बेगूसराय जिला के टुनही गांव के ना। अच्छा विश्व ज्वाला परिपूर्ण नाग बने छे नहीं छे जे नाचे अवे छे कहाय छे क्या?
उक्त तीनों नेता, जन नेता, राष्ट्र नेता। दीनानाथ पाठक बंधु रचना है, क्या बंधु की रचना है कर्मवीर। याद करेंगे कर्मवीर कथी से दीप्त पबै छे, बाधा के आगि से, बाधा के आगि से। जखन मानवता विकलांग भ जाय छे त ककर उदय होय छे, क्रांति के उदय होय छे। याद करे के छे कर्मवीर के लक्ष्य केहन होय छे, अचूक होय छे। याद करिएगा दीनानाथ पाठक जन्म कौन गांव में भेल छल, तो बेगूसराय जिला के टुन्ही गांव में। याद करेंगे टुन्ही गांव में। आगे चलते हैं। निम्न साहित्यकार उपनाम में ख्याति बताइए। साहित्यकार के उपनाम में ख्याति कौन है, दीनानाथ पाठक बंधु। साहित्यकार तो सब है ना, साहित्यकार तो सब है भैया। अच्छा, जय जवान जय किसान लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर है। यहां पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। चलिए लेखक का नाम बताइए, रविंद्रनाथ ठाकुर है। लेखक का परिचय देखिए, जन्म 7 अप्रैल 1936 के पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। किनका जन्म, रविंद्रनाथ ठाकुर का। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1936। याद करिए 7 अप्रैल 1936 को रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म। वृत्ति कहिए, प्रारंभ में सरकारी नौकरी के लिए मुदा ई सब छोड़ कर पूर्णतः लेखन कार्य में की भला लग गला। मैथिली एकेडमी पटना के निदेशक रूप में महत्वपूर्ण काज केने अछि। रविंद्रनाथ ठाकुर के स्वभाव से साहित्य, संगीत करना, संस्कारक लोक क्षेत्र, बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान सबके गीत नीक लगे छे। इनक कुछ गीत छे, इनक कुछ गीत छे जे याद रखे के छे। बउआ एक मिनट, गीत याद रखे। सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना, स्वतंत्रता अमर हो अमर, प्रगीत सुगीत, रविंद्र पदावली। और मैथिली फिल्म बनावे के श्रेय किनका जाय छे, मैथिली फिल्म बनावे के श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर के जाय छे। ममता गायब गीत यो बहुत उपलब्धि प्राप्त केने छे, याद रखब। चलो, जय जवान जय किसान कविता के लेखक छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। आगे आओ। मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनावे के श्रेय किनका जाय छे, रविंद्रनाथ ठाकुर के जाय छे। याद करबे, जय घर पैसा छे तय घर कथी छे, सुख छे। याद करबे, जय जवान जय किसान कविता कौन संग्रह से लेल गेल छे, स्वतंत्र रविंद्र पदावली से लेल गेल छे। याद करे के छे। याद करे, रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत नीक लगे छे, बताइए नीक लगे छे। ठाकुर के गीत नीक लगे छे ककरा, बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ा सब के लगे छे। आगे, ममता नहीं राखब जान करे पंथी कहां से लिया गया, जय जवान जय किसान। आगे, लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अनुपजेबे कहां से, जय जवान जय किसान। हम कमेबे तकने खेते बउआ सिपाही हमर, जय जवान जय किसान से लिया गया। रविंद्र ठाकुर कौन रूप में ख्याति है, बताइए रविंद्र ठाकुर किस रूप में ख्याति है, गीतकार के रूप में है। किसके रूप में, गीतकार। जय घर पैसा सुख छे तय घर, ये कौन कहते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नारा बताइए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आगे ये जय घर पैसा सुख छे तय घर कौन कहे हुए हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर कहे हुए हैं। आगे, पाठ्यांश में ठाकुर किसके नाम में लगा है, रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम में लगा है। निम्न में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बताइए, रविंद्रनाथ ठाकुर सबसे लोकप्रिय है। पाठ्यांश के अनुसार बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान के किनके गीत अच्छे लगते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत अच्छे लगते हैं। ममता गायब गीत फिल्म के श्रेय किनको जाता है, रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। आगे, भारत पर चीनी आक्रमण कब हुआ था, 1962 में हुआ था। बताइए समझ में आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चले आगे। बंद बुंद बुंद से घेल भरे छे, बुंद बुंद से घेल भरे छे, जय जवान जय किसान। आगे, रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म बताइए, 30, 32, 34, 36 बताइए रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 1936 में। याद करके जाएंगे। जय जवान जय किसान के नारा देनिहार कौन छलकिन, लाल बहादुर शास्त्री। याद करेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना बताइए, रविंद्र प्रगीत सुगीत रविंद्र पदावली, उक्त तीनों हो जाएगा। रविंद्र पदावली क्या है, कविता संग्रह है, कथा संग्रह है, निबंध संग्रह, उपन्यास है। बताइए क्या है ये रविंद्र पदावली जो है वो क्या है, बताइए जल्दी से रविंद्र पदावली क्या है। तो रविंद्र पदावली भैया क्या है, कविता संग्रह है। आगे आइए, स्वतंत्रता अमर हो अमर नायक कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर है। आगे आइए, मेहनत करबे देह तुर के कहे छथिन, रविंद्रनाथ ठाकुर कहे छथिन। सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना, इनके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर है। जय 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 हो किसान के पंथी कहां से लिया गया, जय जवान जय किसान से लिया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर घर कौन जिला में है, रविंद्रनाथ ठाकुर के घर छे सहरसा जिला में। कौन जिला में छे, सहरसा जिला में छे। बताओ सहरसा जिला सॉरी पूर्णिया जिला में। कौन जिला में, रविंद्रनाथ ठाकुर के घर कौन जिला में छे, पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। याद रखेंगे। रविंद्र ठाकुर रचना है, बताइए जय जवान जय किसान। आगे आइएगा, सिपाही लड़े छे कहां, सीमा पर। सिपाही कहां लड़ते, सीमा पर। रविंद्र पदावली के रचनाकार बताइए, रविंद्रनाथ ठाकुर। आगे आइए, वंदना में आगे हम लोग कौन सा चैप्टर में आगे बताइए, कौन सा चैप्टर में है, 20वां चैप्टर में आगे। अब यहाँ से हमारे पास मात्र 4 चैप्टर है इसमें, और उसके बाद 7 चैप्टर है गद्य अति में, क्या कहते हैं इसमें मिथिला विभूति में। तब हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, किसमें, तब हम लोग प्रवेश कर जाएंगे भैया। 4 को हमको लग रहा है कि गलत है, 4 का गलत है, आपको लग रहा है क्या लग रहा है, 4 का सवाल क्या था, 4 को क्यों गलत लग रहा है।
जय जवान जय किसान कौन कथा संग नहीं तो रविंद्र पदावली से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा सा चीज है, चैप्टर है वंदना। वंदना विद्यानाथ झा विदित, याद रखेगा, बहुत सी वंदना, बहुत सी विद्यानाथ विदित। परिचय देखिए, दरभंगा जिला के मोहाड़ गांव में, कौन गांव में हुआ, मोहाड़ गांव के लेखक हैं, याद रखिएगा। विद्यानाथ झा का घर कहाँ है, मोहाड़। इस बार ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। कब हुआ था, 5 जून 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। शिक्षा की बात करें, मैथिली में एमए पीएचडी किए हुए हैं। वृत्ति की बात करें, संताल परगना कॉलेज दुमका मैथिली में प्राध्यापक के विभागाध्यक्ष भेला और वही कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्य करे चला और निर्मित भेला। ठीक है, आगे आइए। विद्यानाथ झा विदित गत शताब्दी सातम दशक के साहित्य रचना प्रारंभ कलिन और ई कविता कथा समित सब कुछ लिखे छथिन। लगभग 20टा हिनक प्रकाशित है, क्या गो 20 और मैथिल और संताली हिनक महत्वपूर्ण किछ रचना अछि, याद रखबे। आगे देखियो, एकर अतिरिक्त मानव कल्प, महोदय मानवत्र, बहुरिया, प्रालब्ध, विप्लव बसरा, कौशल्या, कर्पूरिया और मिथिला मिहिर के लेखक सेहो छथिन। के विद्यानाथ झा विदित, यही न छथिन। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। धारावाहिक उपन्यास, फूटल चूड़ी, कथा संग्रह, प्रकाश सिंहारा, सुरा सुंदरी, इन सब के भी रचना यही करते हैं। आइए, भक्ति भाव से प्रेरित रचना के कहल जाए नचारी, याद रखेंगे, नचारी भक्ति रचना, सॉरी भक्ति रचना। आगे आइए, मातृभूमि के वंदना से श्रेष्ठ पावन की छे, वंदना शीर्षक से लेल गेल छे। आगे, वंदना शीर्षक कविता में प्रेरक किछ भारती सन कुलवधु, सीता सन बेटी, समय साल उक्त तीनों। आगे, विद्यानाथ झा कोन उपनामे जानल जाय छै, विद्यानाथ झा के नाम में लागल छै विदित। आगे, खेत में उपजल जता श्री उक्ति, खेत में जता उपजल, उपजल खेत में क्या उपजा हुआ था बताइए, खेत में उपजल जता श्री, कौन कहते हैं, विद्यानाथ झा विदित। आगे, मातृभूमि के माटी से बैठकर श्रेष्ठ दुलार की वंदना, क्या है, वंदना। आगे, जय भूमि के शैव कवि केल रामायण रचल, वो कविता कहां से लिया गया, विद्यानाथ झा विदित के द्वारा लिखल गया है। कुल वधु बन का के पूजाय छे, भारती, कौन पूजाता है, भारती, याद करेंगे। विद्यानाथ झा विदित लिखित पुस्तक का नाम बताइए, सब कुछ है भैया, विप्लव बसरा, कौशल्या, सिंहारा, यानी सब कुछ याद करेंगे। आगे आइए, मानव कल्प लिखने क्षेत्र, मानव कल्प कौन लिखते हैं, विदित जी लिखते हैं, याद रखेंगे। प्रालब्ध के लेखक कौन है, विदित जी हैं, विद्यानाथ झा विदित हैं। आगे आएंगे, विद्यानाथ झा विदित क्या लिखते हैं, कविता कथा उपन्यास सब कुछ लिखते हैं। आगे, विदित जी चला अगवे साहित्यकार, प्रोफेसर स्कूलक अगवे साहित्यकार थे, अगवे क्या थे, साहित्यकार थे। वंदना शीर्षक वंदना कल गेल अछि, किनका पर, वंदना शीर्षक में किनकर, मातृभूमि के वंदना कल गेल अछि। भैरवी हाथ के कथी से सुशोभित छे, त्रिशूल नहीं खड़ग से सुशोभित छे, भैरवी के हाथ त्रिशूल से सुशोभित छे, त्रिशूल है ना, देख ले एक बार, बताइए भैरवी का हाथ जो है वो किससे, हमको लग रहा था खड़ग से, किससे, खड़ग से सुशोभित है, याद करेंगे। विद्यानाथ झा विदित कथा के प्रोफेसर चला, दरभंगा दुमका, दुमका के प्रोफेसर चला, कथा के दुमका के 16 के कौन सा भी, दुमका के प्रोफेसर चला। फूटल चूड़ी कथा संग्रह, बताइए फूटल चूड़ी कथा संग्रह के लेखक कौन है, विद्यानाथ झा विदित है। आगे आइए, विद्यानाथ झा विदित का जन्म कब हुआ था, 1942 में, याद करेंगे। अब आइए बच्चा, बच्चा हम लोग 21वें चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं बुआ, 21वें में है क्या, 12 न 21, हाँ 21वें चैप्टर है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चा के लेखक है उदय चंद्र झा, विनोद जी, जन्म 5 अप्रैल 1943, याद रखो 42-43, दुल्हा गांव में, मधुबनी जिला में, बासी रहिका गांव के। वृत्ति, भारत सरकार एचजी ऑफिसर उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त भेला। बाद में मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के रूप में काम केला। विनोद, कथा, नाटक, निबंध सब कुछ लिखे छथिन, ठीक है, किंतु कवि के रूप में ख्याति बहुत ज्यादा है। इनक 10टा काव्य संकलन है, क्या गो 10टा काव्य संकलन, माटी पानी, लोकवेद, घर बाहर आदि के पत्रिका संपादक रूप में हिनक ख्याति क्षेत्र और यातनी चेतना पुरस्कार इतना मिलल, यातनी चेतना पुरस्कार और मिथिला विभूति के सम्मान सो इनको मिला हुआ है। उदय चंद्र झा मुख्यतः आमूलता क्या है, अब मूलता क्या है, नाटकार, कथाकार, निबंधकार, तो कवि है। मूलता क्या है, ये कवि है, कवि है क्या, मूलता क्या है बताइए, मूलता ये क्या है, मूलता कवि नहीं है, ये नाटकार है। मूलता क्या है, नाटकार है, याद करेंगे, मूलता क्या है, ये नाटकार है। आगे, विनोद जी के अनुसार जीवन के अर्थ की हुई है, बच्चा, जीवन के अर्थ बच्चा, बुढ़ापा के सहारा की हुई है, बच्चा, याद करेंगे। बच्चा जीवनक आकाश की हुई है, ध्रुव तारा, याद करेंगे। जीवन के मान के दै छै, बच्चा, याद करेंगे। आगे, उदय चंद्र झा के कौन नाम से प्रसिद्धि मिलल छै, विनोद के नाम से, याद रखे। विनोद जी के कौन पेशा से जुड़ल छे, भारत सरकार के पदाधिकारी से, यही है ना।
विनोद जी के कौन सम्मान प्राप्त भेल छे? मिथिला विभूति सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान मिलल छे। ठीक है, अगला, जीवाक लेल संसार की क्या आवश्यकता छे? बच्चा के आवश्यकता छे। बच्चा शीर्षक कविता कतऽ से लेल गेल छे? कहल पत्नी आगत प्रतिध्वनि यानी कहलिन पत्नी से लेल गेल छे। याद करिए, बच्चा के रचयिता बताइए, तो उदय चंद्र झा विनोद। याद करिए, उदय चंद्र झा विनोद की रचना बताइए। रौदी एच, बच्चा, हाथ, वंदना, तो बच्चा है। आगे आएंगे, उदय चंद्र झा विनोद का जन्म कहाँ हुआ था? दुल्हा गांव में हुआ था। याद करेंगे, विनोद जी का जन्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1943 में हुआ था। याद कर लीजिए। आगे, उदय चंद्र झा विनोद का रचना बताइए, बच्चा है। आगे आइए, ब्याह आ छठियार में गौल जाए वाला गीत के की कहल जाय छे? व्यवहार गीत। याद कर लेंगे, जीवन के मान दै छे बच्चा, किस शीर्षक से है? बच्चा से। जीवाक लेल जगत के लेल आवश्यक होय छे कथि? बच्चा। क्या होता है? बच्चा, उदय चंद्र झा विनोद के द्वारा। उदय चंद्र झा मूलतः क्या है? नाटककार है। क्या है? नाटककार है। याद कर लेंगे। बच्चा पर कविता कौन लिखे हुए हैं? उदय चंद्र झा विनोद लिखे हुए हैं। आगे आइए, बूझती जानक जपाल वो कंगाल छे, कौन चैप्टर से? बच्चा से लिया गया है। आगे, उदय चंद्र झा विनोद क्या लिखते हैं? कथा, नाटक, निबंध यानी तीनों चीज लिखते हैं। आगे आइए, रौदी एच, अगला चैप्टर कौन है हमारा? रौदी एच। पता क्लास समझ में आ रहा है? एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए। मैथिली का आज हमारा अंतिम क्लास चल रहा है। कल सुबह में 4 साढ़े 4 बजे के बीच में हमारा अगला क्लास शुरू होगा, जिसमें आप सभी को हम सब्जेक्टिव का सारा प्रश्न करवाएंगे। तो क्लास को करना नहीं भूलिएगा। अभी हम लोग मैथिली का क्या कर रहे हैं? मैथिली का अभी हम क्या कर रहे हैं? पद्य खंड कर रहे हैं। इसके बाद विभूति करेंगे, उसके बाद व्याकरण करके इस क्लास को समापन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो चाय लगोगा ना बुआ? नहीं छा, ये सजमा कहाँ गेलो? हमार नाम कथी से गेलो? बाइक से? हाँ, ये रात में कहाँ गया है? बाइक लेके गया है? आने दो उसको, जाओ लाओ, चाय लेते बदू। हमार नाम कहिया कर, दुकान के दो देता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रौदी एच लेखक का नाम बताइए। रौदी एच लेखक का नाम बताइएगा आप मुझे। रौदी एच लेखक का नाम क्या है बताइए? लेखक का नाम है बुद्धिनाथ मिश्र। बुद्धिनाथ मिश्र मैथिली के नव गीतकार। कौन गीतकार? नव गीतकार। इनका जन्म 1949 में। याद रखिए, बुद्धिनाथ मिश्र का जन्म 1949 में समस्तीपुर जिला के देवधा गांव में। समस्तीपुर जिला के देवधा गांव। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी संस्कृत शिक्षा पद्धति से भेल, मुदा MA कैलिन अंग्रेजी आ हिंदी से। यथार्थवाद और हिंदी नवगीत यहाँ PhD के उपाधि भेटल। याद रखो, यथार्थवाद और हिंदी नवगीत इनका PhD के उपाधि भेटल। मैथिली हिंदी साहित्यकार के रूप में अनेक दशक भ्रमण करने क्षेत्र वृत्ति के ONGC मुख्यालय में मुख्य प्रबंधक यानी राजभाषा के पद पर काम करने क्षेत्र। बुद्धिनाथ मिश्र की यात्रा बताओ, रचना बताओ। रौदी एच, जल्दी जल्दी बताओ। न्याय वह जे हमरा प्रिय, जे हमरा हित में प्रिय। आगे आते हैं, बुद्धिनाथ मिश्र का जन्म बताइए। 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म कौन जिला में हुआ था? मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला के गांव में। नहीं, आगे देवधा गांव में। रौदी एच दाई एच पंथी कहां से लिया गया? रौदी एच से। ध्यान रखिए, रौदी एच तो रौदी एच। आगे ये रौदी एच दाई एच कहां से लिया गया? रौदी एच से लिया गया है। विपदा का अर्थ क्या होता है? संकट। विपदा का अर्थ क्या होता है? संकट होता है। रौदी एच कौन प्रकार के गीत है? गीत, प्रगीत, सुगीत, चेतना गीत। चेतना गीत है। क्या ये? चेतना गीत है। रौदी एच कविता के रचयिता बताइए। बुद्धिनाथ मिश्र है। आगे, धैर्य सन शब्द का मतलब क्या होता है? निफिक्र, बेपरवाह यानी A और B दोनों। अब आइए 8 हाथ चैप्टर में आएंगे। इसके बाद हम आएंगे वंद लास्ट माँ, और इस चैप्टर पद्य खंड को भी हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। मात्र 2 से 2.5 घंटा के बीच में, 2 से 2.5 घंटा के बीच में हम लगभग पूरे मैथिली जो अरिपन है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, और 1 घंटा में लग जाएगा हमको व्याकरण और इसको समाप्त करने में। उदय चंद्र झा विनोद कवि हैं। कौन कवि है? तुम ज्यादा जानता है। चलो आगे, तुम लोग क्या करेगा? लेखक सुकांशुम। लेखक कौन है? सुकांशुम। हाथ के लेखक कौन है? सुकांशुम। इनका जन्म देखिए 1950 के दरभंगा जिला के तरौनी में। एकदम सिस्टमेटिकली है। ध्यान से सिस्टमेटिकली हम बता रहे हैं आपको। बताइए, सिस्टमेटिकली बता रहे हैं तो बताइए। सुकांशुम का जन्म 1950 में दरभंगा जिला के तरौनी गांव में। साहित्यिक, लेखना और पत्रिका आदि से न झुकाव बच्चे की अवस्था से थे। पत्रकार के रूप में देश के विभिन्न समाचार पत्र के संपादन कार्य किए, यानी ये भी पत्रकार थे। क्या थे? सुकांशुम क्या थे? पत्रकार थे। याद रखिएगा, हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के मुजफ्फरपुर संक्रमण में लगभग 10 वर्ष तक क्या किए थे? संपादन किए थे। इनक पुस्तक रूप में प्रकाशित एक कविता संग्रह चित्र निज संवदाता। याद रखिएगा,
नीच संवाददाता के लेखक कौन है? सुकांशुम। भोरक प्रतीक्षा सो इन कुछ कविता संग, तो भोरक प्रतीक्षा के लेखक कौन है? सुकांशुम। हाथ शीर्षक कविता के रचयिता बताइए? सुकांशुम। याद करेंगे। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। सुकांशुम के जन्म बताइए। सुकांशुम का जन्म 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। आगे आइएगा। सुकांशुम कौन गांव के निवासी थे? तरोनी नागदा, तरोनी गांव के ये निवासी थे। याद करेंगे। यह हाथ माट करके फसल विकास करे छे। ये किस स्तर से है? हाथ जब ये तो हाथ से। सुकांशुम कौन पेशा से संबंधित छलकिन? पत्रकार छलकिन। याद करबे के माटी कोर का फसल उपजावे छे? हाथ। आगे देखेंगे। नीच संवाददाता के लेखक कौन है? सुकांशुम। आगे देखिए, साहित्य लेखन आ पत्रकारिता से जुड़ल कोई छलकिन? साहित्य देखिए, सुकांशुम और भाग्य नारायण झा दोनों थे। पत्रकार की जब ये बात करें तो दोनों। हाथ शीर्षक कविता कथा से लिया गया? हाथ शीर्षक नीच संवाददाता से लिया गया। याद करेंगे आप लोग। आगे, सुकांशुम कौन समाचार पत्र के 10 वर्ष तक संपादन करके? हिंदुस्तान, दैनिक आर्यवर्त, दैनिक भास्कर। इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कौन था भाई? कौन था भाई? कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? एक मिनट देखिए, यहाँ पे 10 वर्ष तक किसका किए थे? 10 वर्ष तक भैया हिंदुस्तान का किए थे। किसका किए थे? हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का किए थे। ठीक है, याद कर लो, हिंदुस्तान का। ठीक है, आगे देखो, आगे देखेंगे। माँ, अगला चैप्टर कौन हो गया? माँ। माँ को देखेंगे अच्छे से भैया, और माँ पर देखते हैं क्या सब होता है। चलिए बताइए। माँ, लेखक बताइए माँ का? तारानंद वियोगी। जन्म मई 1966। हिनक जन्मभूमि छिन मिथिला के जानल मानल सिद्धिपीठ महिषी। संस्कृत साहित्य में आचार्य, MA आ PhD कैला के बाद कुछ दिन तक की छला शिक्षक छला। ठीक है, शिक्षक छला के तारानंद वियोगी। जन्म 1966 में। तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक छित। गजल, कविता, कथा, लघु कथा, जीवन संस्मरण, निबंध समीक्षा सब क्षेत्र में हिनक कलम समान गति से चले छे। यात्री पर लिखित, देखिए, यात्री पर लिखित तुम चिर सारथी। याद रखिए, किसको कहा गया? यात्री जी को कहा गया। ठीक है, और अनुवादक रूप में हिनक शो ख्याति छे। देखियो, माँ पर कविता लिखता क्रम में वियोगी जी ककरा संबोधित केने छथिन? दीदी के। याद करिएगा, दीदी के। अहाँ के अस्तित्व छिके माँ, कथि के? गरिमा के। किसका? गरिमा। तारानंद वियोगी लिखे छथि कथि? कविता, लघु कथा, संस्मरण, यानी उक्त तीनों। आगे, माँ पर कविता लिखबाक असमर्थ के छथिन? तारानंद वियोगी। तू गाड़ी से कतौ उड़ी छिरो? तो गाड़िए से घर जाइ छी। तू गाड़ी से घर गेल छली? हमरा ठकै छै? घर का दिन का तो ना मुझे कल हो जाता है। तो गाड़िए से, गाड़ी से उड़ल कम कर। चलेगा पूरे चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अहाँ के अस्तित्व गरिमा बताइए। ककरा कहै छथिन? माँ के। अस्तित्व गरिमा किनकर? माँ के। आगे, माँ वृत्ति की उक्ति किसका है? तारानंद वियोगी का। आगे आएंगे। तारानंद वियोगी की रचना बताइए। तारानंद वियोगी की रचना क्या है? माँ। आगे देखिए, तुम चिर सारथी किनको कहा जाता है? चंद्रनाथ। तुम चिर सारथी लिखल तारानंद वियोगी के द्वारा, लेकिन कहा किनको गया है? यात्री जी को। याद करिएगा। अहाँ नहीं लिख सकब कहियो माँ पर कविता। माँ शीर्षक कविता से लिया गया है। आगे, तारानंद वियोगी लिखे छथिन कविता, उपन्यास, गजल। गजल और कविता, उपन्यास नहीं लिखते हैं। आगे आएंगे। शब्द चूक जात अछि, नहीं संदेत नहीं द पवच छंद आ छंद। छंद पांति एच किनका है भैया? माँ से लिया गया है। याद करेंगे। माँ शीर्षक कविता ठीक है किनका? तारानंद वियोगी के। आगे, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जीवन पर लिखित पोथी तुम चिर सारथी किनकर रचित छे? तारानंद वियोगी के छे बुआ। माँ कविता लेल गेल अछि कहाँ से? कविता संग्रह हस्तक्षेप से। कहाँ से? कविता संग्रह हस्तक्षेप से। कविता संग्रह हस्तक्षेप के लगाओ तो चार्ज में। हस्तक्षेप के रचयिता कौन है बताइए? हस्तक्षेप के अमर विद्यानाथ झा विदित। तारानंद वियोगी, तो तारानंद वियोगी, तारानंद वियोगी। बताइए, आया समझ में? आगे अब देखिए, मिथिला विभूति चलेंगे। लाइट नहीं है भैया, लाइट की भी बड़ी इशू है आज, समझे? लाइट का बड़ा दिक्कत है भैया, समझे? लाइट की वजह से क्लास प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जब तक लाइट आ जाए, भगवान करे। चलिए, मिथिला विभूति को हम लोग करते हैं। किसको करेंगे? मिथिला विभूति को एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। मैत्री सतत लीन रह चला, ध्यान में, साधना में, तप में, उक्त तीनों में। जल्दी कहिए। जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन थे? शीर्षध्वज जनक। याज्ञवल्क्य पारंगत विद्वान चला किसमें? वेद, वेदांत, दार्शनिक, उक्त तीनों में।
आगे याज्ञवल्क्य रत्न कथि मनीषी, याद रखिएगा। राजा मिति ज्ञान अर्जन किससे किए थे? भार्गव ऋषि से, याद करिएगा। जनक राजवंश की राजधानी बताइए? जनकपुर, याद करिएगा। निमि के साप कौन दिए थे? वशिष्ठ, याद करिएगा। निमि जनक के पिता का नाम बताइए? इक्ष्वाकु, क्या नाम था? इक्ष्वाकु। याज्ञवल्क्य से जखन जिज्ञासु बेटे चले, किस पर चर्चा होता था? सभी विषयों पर चर्चा होती थी। शुक्ल यजुर्वेद असत ब्राह्मण के लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य, याद करिएगा। याज्ञवल्क्य चला क्या थे? याज्ञवल्क्य सब कुछ थे भैया। आगे देखिए, जनक राजवंश के संस्थापक का नाम बताइए? जनक राजवंश के जनक थे, संस्थापक थे निमि जनक। आगे महाभारत काल धरी मिथिला में राजवंश का शासन किसका शासन रहे? किनकर? जनक के, जनक का। किसका शासन था? जनक का। जनक द्वारा आयोजित शास्त्रार्थ में उपस्थित कौन थे? इस तीनों लोग थे, उक्त तीनों मारेंगे। राजर्षि मिति द्वारा स्थापित जनपद का नाम बताइए? मिथिला जनपद। जनक राजवंश की राजधानी क्या कहलाया? जनकपुर कहलाया। याद रखिए, मिथिला जनपद के बसों ने चला? मिथि बसों ने चला। आगे जनक राजा लोकनिन होई चला, कथि होई चला? ब्रह्म ज्ञानी यानी सब कुछ होई चला। विद्यापति के मातृभाषा बताओ। आइए दूसरा चैप्टर में आगे देखिए, पहला चैप्टर फटाक से खत्म कर लिए हम लोग, कर लिए ना। आइए, विद्यापति के मातृभाषा मैथिली, आगे देखेंगे। कीर्तिलता पोथी के रचयिता बताइए? विद्यापति, आगे देखेंगे। विद्यापति संतुरिया की जब भी बात करें, कीर्ति सिंह, भव सिंह, शिव सिंह दोनों। अच्छा, विद्यापति संस्कृत की प्रमुख रचना, उक्त तीनों हो जाएगा। अभट्ट में विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों। विद्यापति राज पंडित बनला किनका दरबार में? किनका दरबार में? शिव सिंह के दरबार में। राधा कृष्ण संबंधित गीत के कहल जाए प्रेम गीत। आगे देखेंगे, विद्यापति व्यवहार गीत के अंतर्गत क्या आते हैं? सब कुछ आते हैं भैया। आगे देखेंगे, विद्यापति ख्याति पूर्ण क्षेत्र कथि में ख्याति पाए थे? पुरुष परीक्षा, वर्षकृत, मैथिल बतावली, गरोच विजया नाटक लिखे। बताइए विद्यापति किस में ख्याति प्राप्त किए हुए थे? तो याद रखिएगा, मैथिल पदावली में, मैथिली में ख्याति पाए ना। कर्नाट वंश का अंतिम राजा, कर्नाट वंश के अंतिम राजा का नाम था हरि सिंह, याद रखिएगा। ओनवार वंश के पहले राजा का नाम था भव सिंह, याद करिएगा। विद्यापति व्यवहार गीत के अंतर्गत क्या आता है? सब कुछ आता है, याद रखेंगे। ओनवार वंश के पहले राजा का नाम भव सिंह, ठीक है। मैथिल देसिल बहिना, देसिल बहिना के लेखक का नाम है विद्यापति, याद करेंगे। विद्यापति की रचना बताइए? तीनों भाषा में है भैया। विद्यापति काव्य गुरु किनको माने हुए थे? गोविंद दास को। किसको? गोविंद दास को। देसिल बहना सब जन मिठा, ये किनकी उक्ति है? विद्यापति की उक्ति है, याद करिए। गरोच विजया नाटक के लेखक कौन है? विद्यापति है। विद्यापति लिखित नाटक का नाम भू परिक्रमा लिखना वाली वर्ष गरोच विजया नाटक है, याद करिएगा। विद्यापति राज पंडित बनला शिव सिंह के दरबार में, याद करेंगे। आगे, विद्यापति सर्वाधिक प्रभावित चला किनका सा ज्यादा प्रभाव? जयदेव, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, कालिदास। बताइए विद्यापति सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? तो जयदेव से, याद रखिएगा। किससे? जयदेव से। विद्यापति कौन भाषा के विद्वान थे? उक्त तीनों भाषा के विद्वान थे। विद्यापति के बाल सखा का नाम बताइए? बाल सखा दोस्त कीर्ति शिव सिंह। आगे, विद्यापति क्या लिखते हैं? महेशवाणी, नचारी, राधा कृष्ण के विषय में तीनों। आगे, कवि कोकिल किनको कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। विद्यापति क्या थे? विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? बिस्फी के। अच्छा, मैथिल साहित्य आदि कवि कहल जाए, आदिल कवि, आदि यानी प्राचीन कवि विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति के राजवंश जो कौन राजवंश? ओनवार राजवंश से ये जुड़े हुए थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका के लेखक कौन है भैया? विद्यापति है। आगे आएंगे, विद्यापति के जन्म कथा भेल चले? बिस्फी में। कहा? बिस्फी में। आगे चलेंगे, विद्यापति की रचना बताइए? संस्कृत में, मैथिली में, अवध यानी तीनों भाषा में। नचारी गीत किसके अंदर? नचारी में क्या आता है? पार्वती से संबंधित है, शिव से संबंधित, उक्त तीनों। भक्ति गीत से यानी तीनों से संबंधित है। विद्यापति लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम ये तीनों है। आगे आएंगे, श्रृंगार भजन नामक पोथी किनका है? गोविंद दास का है। विद्यापति राज दरबार से जुड़ला देव सिंह नहीं, शिव सिंह के समय में। आगे आएंगे, विद्यापति कारणे प्रसिद्ध कौन सा गांव हुआ? बिस्फी। आगे, चंदा झा का नाम। देखिए दूसरा चैप्टर हम खत्म कर दिए। कितना टाइम लगता है खत्म करने में? इस तरह से अगर आप रिवीजन करते हैं, एक भी प्रश्न आप एग्जाम में छोड़ करके नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे बढ़े, चलो। चंदा झा की रचना बताइए? मिथिला भाषा रामायण। अच्छा, तीनों है, देखिए उक्त तीनों है ना, तीनों ग्रंथ है। चलिए आगे आइए। चंदा झा के प्रमुख कृति मिथिला भाषा रामायण कहेंगे। प्रमुख की जब ये बात करें, चंदा झा सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या हुआ था? मिथिला भाषा रामायण हुआ था। चंदा झा बंदित किसके दरबार में बनते हैं? महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह दोनों के दरबार में बनते हैं, याद रखिएगा, याद रखेंगे सब आदमी। चलिए आइए देखते हैं, आधुनिक युग का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक युग के ख्याति कौन प्राप्त किए हैं? चंदा झा प्राप्त किए हैं। चंदा झा का प्रमुख पोथी बताइए? मिथिला भाषा रामायण है। आगे देखिए, विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा के अनुवादक चला चंदा झा।
चंदा झा कौन राज दरबार के पंडित चला? लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबार के। चंदा झा का मूल नाम बताइए? चंद्रनाथ झा नाम था। चंदा झा कविता भेटे छे कथी? दृष्टिकोण, वैचारिकता, भावुकता, तीनों कुछ मिलता है। चंदा झा प्रसिद्ध क्षेत्र अनुसंधानकर्ता के रूप में, कवि के रूप में, अनुवादक के रूप में। आगे विद्यापति के हाथ लिखित भागवत खोज के निश्चित के को निश्चित चंदा झा खोज के निश्चित। आगे मैथिल साहित्य में चंदा झा के कौन युग के प्रवर्तक मानल जाय छथिन? आधुनिक युग के प्रवर्तक मानल जाय छथिन, याद रखबे। आधुनिक मैथिली साहित्य के जनक किनको कहते हैं भैया? हम कहते हैं चंदा झा को, याद करेंगे। विद्यापति गीत खोज करवाक सरे सब कुछ आएगा, चंदा झा, विमान बिहारी, चरण वगैरह वगैरह, ठीक है। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता बताइए, कौन है मिथिला भाषा रामायण के रचयिता? चंदा झा है। आगे ही श्रृंगार भजन में किनका गीत है? गोविंद दास का गीत है, याद रखिएगा। लिखनावली तकवाक श्रेय किनको जाएगा? चंदा झा को जाएगा। चंदा झा का गांव बताइए, चंदा झा का गांव का नाम क्या था? पिंडारूच। आगे मैथिल में सबसे पहले रामायण के लिखलकिन? चंदा झा के लिखलकिन? चंदा झा। चंदा झा के मातृ कौन जिला में चले? सहरसा जिला में। कौन जिला में? सहरसा जिला में। चंदा झा के अंत में कता जाके बैस गए? अंदरा ठाड़ी में जाके बैस गए। चंदा झा के निधन कहिया भेले? 1907 में, याद कर लीजिएगा। चंदा झा का जन्म कब हुआ था? 20 जनवरी 1831 में हुआ था, याद कर लेंगे। आगे मैथिल साहित्य में प्रथम अनुवादक रूप में ख्याति कौन पाए हुए? चंदा झा पाए हुए। अच्छा, पुरुष परीक्षा का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? पुरुष परीक्षा का चंदा झा ने किया था। कहल जाय छे अपना समय के आंख आ मुंह दुनू छला, अपना समय के आंख आ मुंह दुनू के चला? चंदा झा। याद करिए, मैथिल कथा लेखनक शुरुआत भेल रहे किससे? मैथिल कथा के लेखनक शुरुआत पुरुष परीक्षा से हुआ था, ठीक है। मैथिल कथा में नहीं, मैथिल कथा में लिखने शुरुआत जो हुआ था ये भैया, हाँ सही है, पुरुष परीक्षा। अब आइए अगला चैप्टर, अब आ जाइए अगला चैप्टर। देखिए, सुभद्र झा विशेष रूप से जानकार किसका थे? मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच सब भाषा के ज्ञान थे। अगला चैप्टर है सुभद्र झा लिखित यात्री संबंध पुस्तक नाम बताइए। यात्री संबंध पुस्तक नाम सब कुछ है, ए और बी दोनों। प्रवास जीवन, नाती पत्रक उत्तर, याद रखिए। सुभद्र झा के पोथी बताइए, नाती पत्र उत्तर, प्रवास जीवन, विद्यापति गीत संग्रह, तीनों। आगे आइए, सुभद्र झा के जन्म स्थान बताइए। नागदा, पिंडारू, रांटी, सरसोपाही। नागदा, कहा? नागदा। एक संगे अनेक भाषा के जानकार के चलकिन? सुभद्र झा। बहुत सारी भाषा के जानकार सुभद्र झा। सुभद्र झा के नौकरी शुरुआत किससे हो? प्राइमरी स्कूल से। प्राइमरी स्कूल से ये नौकरी शुरुआत करते हैं। किस स्कूल से प्राइमरी नौकरी शुरू करते हैं? बताइए, सुभद्र झा किस स्कूल से नौकरी शुरू करते हैं? प्राइमरी स्कूल से नौकरी शुरू करते हैं ये। सुभद्र झा के डिलीट के उपाधि कहां से मिला था? बताइए, सुभद्र झा को डिलीट का उपाधि कहां से मिला था? याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय से। सुभद्र झा भाषा जनै चला, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन यानी उक्त तीनों भाषा। सुभद्र झा प्रधानाचार्य पद पर आसीन कहां हुए थे? योगदा सत्संग कॉलेज रांची में, कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि दरभंगा में, राजकीय वगैरह वगैरह में, यानी योगदा सत्संग कॉलेज रांची में हुए थे। याद कर लीजिएगा प्यारे भाई याद करिए। सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के लेखक कौन है? सुभद्र झा है। सुभद्र झा के ग्रंथाध्यक्ष पद पर नियुक्त कैल गेल रहने? बताइए, सुभद्र झा को ग्रंथाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कब किया गया था? कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। डेट याद करिए। सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के लेखक बताइए। सुभद्र झा कौन है? डॉक्टर सुभद्र झा। नाती के पत्र पर नामक, नाती पत्रक उत्तर नामक पोथी रचयिता कौन है? सुभद्र झा, याद करके जाइएगा। सुभद्र झा रचित पुस्तक जकरा साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला, नाती पत्रक उत्तर पर इनको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार। सुभद्र झा के जानकार नहीं चला, कौन भाषा के जाने नहीं चले? चीनी भाषा के जानकार नहीं चलाई। आगे आइए, रिसर्च प्रोफेसर पद के सुभद्र झा सुशोभित के निरा पटना विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। तो याद करके जाइएगा भैया, याद करके सभी लोग जाइएगा पटना विश्वविद्यालय में। सुभद्र झा अपना जीविका आरंभ करने चलकिन किससे? गामक प्राइमरी स्कूल से, गामक मिडिल स्कूल, कलकत्ता के म्युनिसिपैलिटी स्कूल से, जो प्राइमरी स्कूल था, याद रखिएगा। सुभद्र झा के साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस पर मिला है? नाती पत्र के उत्तर पे मिला है। प्राइमरी स्कूल से गुरुजी की जीविका प्रारंभ करे वाला व्यक्ति के नाम बताइए। व्यक्ति का नाम क्या है भैया? सुभद्र झा। क्या नाम है? सुभद्र झा। आगे, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज सुभद्र झा नियुक्त किया, बताइए किस पे नियुक्त हुए थे? चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्र झा किस पे नियुक्त हुए थे? बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। बताइए किस में नियुक्त हुए थे? हिंदी के प्राध्यापक। किस पे? हिंदी के, याद करके जाए, मैथिली में नहीं।
ठीक है, थैंक यू। अब आ रहा है चलिए बढ़े आगे। लक्ष्मण झा कौन नाम से जाना जाते? लक्ष्मण झा को लखन जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लखन जी। आगे लक्ष्मण झा के जन्म स्थान बताइए। पिंडारोच, बिस्फी, रसियारी। रसियारी कहाँ है? रसियारी। लखन जी प्रेरणा प्राप्त करने रहा महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी। लखन जी सर्वप्रथम जेल कब गए थे? 1928, 31, 42 और 46। बताइए जल्दी से। लखन जी पहली बार जेल कब गए थे भैया? पहली बार जेल गए थे 1931 में। याद कर लेंगे। लखन जी वाइस चांसलर वेला मिथिला विश्वविद्यालय के। मिथिला विश्वविद्यालय के क्या बनते हैं? वाइस चांसलर। आगे मिथिला मंडल संस्थापक। उद्देश्य की चले मिथिला के उत्थान, मैथिली उत्थान, मैथिली के उत्थान यानी उक्त तीनों। ओ भाई मच्छर भाई मच्छर। लक्ष्मण झा के पोथी है, बताओ जल्दी से। सब कुछ छे पोथी पहले से लागल छे। लखन जी अंग्रेजी में रचना कहने छे क्या गो? 11 गो, 9 गो, 8 गो, 11 गो। याद रखबे अंग्रेजी में क्या गो रचना कहने छथिन? 11 गो। याद करबे। आगे लक्ष्मण झा के गांव के नाम बताओ। रसियारी। लक्ष्मण झा स्वयं प्रभावित छला किनका सा? महात्मा गांधी सा। मिथिला इन इंडिया के रचयिता। मिथिला इन इंडिया के रचयिता लक्ष्मण झा। अंग्रेजी वाला के याद रखब। लक्ष्मण झा अध्यापन के लिए कार्य के लिए आग्रह करने छथिन ऑक्सफोर्ड विवि सब, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों सब। याद करिएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने थे? हिंदी में भी पढ़े 1977 में। लक्ष्मण झा कुलपति भेला कहाँ के? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के। आगे मिथिला मंडल के संस्थापक लक्ष्मण झा। आगे लखन जी पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे? 45, 47, 49, 50। बताइएगा जरा मुझे। तो याद रखिए 1949 में। आगे चेतना समिति गोदावरी दत्त के ताम्रपत्र। आइए अगला चैप्टर में आ गए। चेतना समिति गोदावरी दत्त को ताम्रपत्र से सम्मानित 1983 में। 1983 कहते हैं 1975 में किए हुए थे। किस कब किए थे? 1975 में। गोदावरी दत्त कला के एकांश साधिका थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर के। याद कर लीजिएगा। गोदावरी दत्त एक प्रसिद्ध लोक चित्र संरक्षित कहाँ है? इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अमेरिका। बताइए मुझे जल्दी से। जापान में संरक्षित है। याद करिए। जन्म गोदावरी दत्त का जन्म बताइए मुझे जल्दी से। गोदावरी दत्त का जन्म बताइए। 1930 में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला साधिका के चलखिन गोदावरी दत्त। कौन थे? गोदावरी दत्त। आगे गोदावरी दत्त के मिथिला लोक चित्र कला के प्रेरक चलखिन के? उपेंद्र हरिप्रसाद मिश्र, माई बहिन शशि कला। बताइए इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा हरिप्रसाद मिश्र। याद रखिए। जीवन चक्र चित्र रचयिता के छथिन गोदावरी दत्त। आगे जीवन चक्र में जीवन से मृत्यु धरि क्या गो चित्र छे? 24 टा। क्या गो? 24 टा। गोदावरी दत्त के चित्र सब प्रदर्शनी लगाओल गेल छले कतऽ? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई यानी सब जगह। गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ व शिल्पी पुरस्कार देल गेल छले मुख्यमंत्री के हाथ से, प्रधान उपराष्ट्रपति के हाथ से। याद रखिए राष्ट्रपति का। गोदावरी दत्त का जन्म स्थल बताइए। कबीरपुर, सीतापुर, बहादुरपुर, रामपुर। बताइए जन्म स्थली कहाँ था इनका? बहादुरपुर इनका जन्म स्थली था। शशि कला कौन थी? शशि कला किनकी शिष्या थी? गोदावरी दत्त की। गोदावरी दत्त के विवाह किससे हुआ था? उपेंद्र दत्त से। आगे गोदावरी दत्त 3 सप्ताह 1985 में प्रदर्शनी कहीं चल के कहा? जर्मनी में। कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। आगे आइए। गोदावरी दत्त व्याख्याता चल के कहाँ के? ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा के। आगे राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त को कब प्राप्त हुआ था? बताइएगा कब प्राप्त हुआ था? 1980 में। कब प्राप्त हुआ था? 1980 में। और आगे आइए। भारत के राष्ट्रपति श्रेष्ठ दक्ष शिल्पी पुरस्कार देने रहे किनका? गोदावरी दत्त के। आगे मांगन खवास के बारे में लास्ट है भैया। ये कौन है? ये लास्ट पे आ गए हम लोग। कहाँ पे आ गए बताइए? हम लोग लास्ट पे आ गए। ठीक है। लास्ट करके जाएंगे, अच्छे से करके जाएंगे तो अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। चलिए बताइए सब आदमी बताइएगा। चलिए बताइए। मांगन खवास के संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पद दिया गया। किसमें स्वर्ण पद से सम्मानित मांगन खवास को किया गया था? बता सकते थे? याद रखिए मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में मांगन खवास बेस लोकप्रिय भेल बाजूबंद खुली जाइए क्या था? ठुमरी था। क्या था? ठुमरी। मांगन खवास जानकार चला क्या चीज का? सब कुछ के जानकार थे। याद रखेंगे। मांगन खवास युग प्रख्यात संगीतज्ञ चला। ओंकार नाथ, करीम खान, उस्ताद बैयत का यानी सब। मांगन खवास खूब गवे चला। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी यानी सब कुछ बहुत गाते थे भैया।
मांगन खवास के अंतिम समय कहाँ बिताते हैं? कुमार श्यामानंद सिंह दरबार में। आगे मांगन खवास के स्वर्ण पद दिए गए, बताइए स्वर्ण पद दिया गया था मिर्जापुर के संगीत सम्मेलन में। अब आपको बताना है कि ये कब दिया गया था, तो 1932 में दिया गया था। मांगन खवास संगीत सम्मेलन में कहाँ गए थे? ग्वालियर, वाराणसी, यानी सब जगह गए हुए थे। याद करिए मांगन खवास का मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? 35 वर्ष की उम्र में हो गया था। याद रखिए मांगन खवास की मृत्यु से पहले ये कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? श्यामानंद सिंह के दरबार में रहते थे। मांगन खवास के लोकप्रिय बेला किसमें लोकप्रिय थे? संगीत में। और याद रखिएगा मांगन खवास का जन्म स्थान पचगछिया। कहा था भैया? पचगछिया। याद करेंगे। आगे आइए, मांगन खवास दरबार में रहे चला। किनका दरबार में? लक्ष्मीश्वर सिंह, राय बहादुर, लक्ष्मी नारायण सिंह, बाबू कृष्णानंद सिंह, बाबू जगदीश सिंह के दरबार में। तो इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में। मांगन खवास का वाद्य यंत्र बताइए? तानपुरा। क्या था? मांगन खवास का जन्म बताइए? मांगन खवास का जन्म कब हुआ था बताइएगा? मांगन खवास का जन्म 1908 में हुआ था। आगे आइए, मांगन खवास प्रख्यात संगीतज्ञ में सबसे प्रसिद्ध किनकर थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के प्रसिद्ध थे। अब आइए व्याकरण, हमने मिथिला विभूति खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? मिथिला विभूति। अब हम लोग क्या करने वाले बताओ? अब देखो सबसे मेन यहां से शुरू होगा। तो एक बार अब अच्छे से शेयर करो क्लास को। सभी लोग अपने दोस्तों को क्लास को क्या करोगे? शेयर। क्योंकि अब जो शुरू होगा वो होगा व्याकरण का पार्ट। इसका व्याकरण का पार्ट शुरू होने वाला है। तो सभी लोग एक बार क्या कर देंगे? शेयर। ब्रेक हमें चाहिए या आपको चाहिए बताइए? ब्रेक किसे चाहिए? हमें या आपको? बताइए तो जरा, ब्रेक किसे चाहिए? मॉर्निंग में यही 4:30 बजे के आस 4 बजे 4 साढ़े 4 के बीच में चलेगा। चलिए मैच चार्ज होगा क्या? चलिए व्याकरण करते हैं हम लोग। अब पहला क्या है? वर्ण विचार। अच्छे से करके जाएंगे। उच्चारण स्थान, वर्णक उच्चारण स्थान, मुंह से संबंध। जैसे देखिए उच्चारण स्थान याद करिए। देखिए कंठ से कौन कौन सा? अ आ क वर्ग और ह। याद करिए अ आ क वर्ग और ह किससे बोलते हैं? कंठ से। तालु से बताइए? हर्षी दीर्घी चवर्ग य। अब तालु से किससे बोलते हैं? तालु से का उच्चारण किससे करते हैं? तालु से। याद करिए। देखिए चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, कवर्ग का कंठ, ओ आ का कंठ, हर्षी दीर्घी का तालु। याद करके जाइएगा। मूर्धा से टवर्ग का, और री रो और मूर्धन स का। याद करिए टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दांत, लो और ध्वंस का क्या है? दांत। ओष्ठ उ दुर्ग उ एवं पवर्ग का ओठ, पवर्ग का ओठ। याद करके जाइएगा। नासिका, मुंह, नासिका में नासिका बताइए? अंग य न न, यानी हर एक पंचम वर्ण, हर एक पंचम वर्ण, हर एक कवर, हर एक पंचम वर्ण का अंतिम अक्षर जो होता है वो अंतिम अक्षर किससे? वर्ण नाक से। कंठ तालु से बताइए किसका उच्चारण करते हैं? ए और ऐ का। याद करेंगे। कंठ ओठ से, कंठ ओठ से किसका उच्चारण करते? कंठ और ओठ से ओ और औ का। और दंत ओठ से किसका? व का। किसका? व का वर्ण का उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए। व्यंजन वर्ण की संख्या बताइए। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। जल्दी जल्दी बताइए व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन स्वर्ण वर्ण है बताइए? इसमें स्वर्ण कौन है? आ। आगे बताइए निम्नलिखित में व्यंजन कौन है? देखिए कितना आसान पूछता है। फ क ख ग अंग क्या है? व्यंजन वर्ण है। आगे अक्षत्र क्या है? संयुक्त वर्ण है। याद करिएगा। त थ द का उच्चारण स्थान त थ द दंत। याद करेंगे। अ आ हर्षी स धरी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण के भेद कितने? दूटा भेद होता है स्वर का। याद रखेंगे। न और न वर्ण का उच्चारण बताइए। न और न ये अंतिम जो होता है वो नाक से।
तो और थ किससे, दांत से, याद करिए। प और फ ओठ से, याद करेंगे। न और म, प फ ब भ न, त थ द, अंतिम है ना, तो अंतिम वाला हमेशा न से, नासिका से। च छ क किससे, तालू से। आगे ये त थ, त और द, देखिए त थ द ये किसमें आते हैं, दांत से, याद करेंगे। ड और ढ बताइए किससे उच्चारण करेंगे हम, ड और ढ किससे उच्चारण करेंगे बताइए। ट ठ ड ढ मूर्धा से, किससे, मूर्धा से। आइए आगे, ट और ठ बताइए किससे करेंगे, ट और ठ का उच्चारण स्थान मुझे बताइए, मूर्धा से, किससे, मूर्धा से। याद करिए, प और फ किससे, ओठ से, अच्छे से याद करके जाइएगा। ट ठ ड किससे, मूर्धा से, याद करिए। ल ढ द जब ये आए, त थ द द किससे, दांत से, याद करिए। क ख किससे, कंठ से, क ख किससे, कंठ से। मूर्धा सा उच्चारण बताइए, ट से लेकर के ठ तक। चलिए, ट ठ ए ऐ किससे, कंठ और तालु दोनों से होता है। आगे आइए, दंत से किससे, तो थ होगा, द ध और ल, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे ग और घ, क ख ग घ कंठ से, याद करके जाएंगे। प ब किससे होगा, प से ब, ओठ से। आगे संज्ञा आ गया, किससे आ गया, संज्ञा, याद करेंगे। संज्ञा के क्या वो भेद होता है बताइए तो, बताइए संज्ञा के कितने भेद हैं, बताइए संज्ञा के कितने भेद, 5। चलिए बताइए। राम शब्द संज्ञा के भेद, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, नैनपन शब्द संज्ञा किसके, नैनपन बताइए, नैनपन क्या है, नैनपन संज्ञा के किस शब्द के अंतर्गत आता है बताइएगा जरा। तो नैनपन संज्ञा के किस शब्द के अंतर्गत आता है, तो भाववाचक है। ये क्या है, भाववाचक। जाति के आधार पर संज्ञा के क्या भेद होता है बताइए तो, जाति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होता है। राम, हिमालय आदि संज्ञा के कौन सा है, राम, राम की जब ये बात कर रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे घनश्याम, घनश्याम घन जोड़ श्याम, घन का मतलब अलग हो जाएगा, श्याम का मतलब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो योग घनश्याम तीसरा अर्थ आ जाएगा। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा के भेद, मनुष्य मतलब जातिवाचक संज्ञा भैया। अच्छा, पाठशाला शब्द किसमें, पाठशाला के योग रूढ़ है, पाठ जोड़ शाला, पाठ अलग शाला अलग, यानी यौगिक शब्द आ जाएगा। भारत कौन संज्ञा में आता है, भारत जातिवाचक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, देश का नाम व्यक्तिवाचक। मोहन और सीता क्या है, संज्ञा है, याद करके जाइए। मनुष्य किसका उदाहरण है, जातिवाचक का उदाहरण है। अंगूर, आम के घुरछा, ये सब क्या है, समूहवाचक का संज्ञा है। सीता शब्द क्या है, सीता व्यक्तिवाचक है। लाली और सुंदरता, देखिए लाली और सुंदरता गुणवाचक, गुणवाचक यानी भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञा आ गया। गाय क्या है, गाय आपका जातिवाचक हो गया, याद करके जाए। सावित्री लड़की का नाम है, सावित्री जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे पीतांबर, पीत जोरांबर जो जिनका अर्थ बदल माने कोई तीसरा अर्थ आ जाए तो योग रूढ़ होता है। अब पढ़ेंगे वीरता और शत्रुता, ये भाववाचक है, याद करिए। परिवार क्या है, समूहवाचक है, याद करिए। वीरता और लाली कौन सा वाचक, वीरता कौन है, भाववाचक है। आगे आइए, चीनी, दूध ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है, याद करके जाइए। सेना कौन सा शब्द है, सेना समूह में होता है तो समूहवाचक है। मोती कौन संज्ञा बताइए, मोती क्या है, मोती द्रव्यवाचक है हुआ। आगे आइए, सर्वनाम, माइक लगाओ। देखिए अब व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी, तो आप लोग का काम है अच्छे से इसको करके जाएंगे, नहीं तो बहुत पछताएंगे। व्याकरण का तैयारी भी करके जाइए ताकि आपका ऑप्शनल लगा तो लगाओ ना, पता क्या किया कहाँ उसको लगा दो, चलिए आराम से लगाना। ठीक है, आवाज आ रही है भैया, अब तो आवाज आ रही होगी ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सर लाइव कब तक चलेगा, देखिए कब तक चलता है। अब ज्यादा देर नहीं चलेगा, आधा से 1 घंटा, आधा घंटा काफी है। आधा घंटा में हम एकदम रगड़ देंगे। सर्वनाम पे आ गए हैं, बताइए सर्वनाम के 6 गो भेद होता है। कौन कौन, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। जक्रिय धन तक्रिय, देखिए जब ये रिलेशन एक से दूसरा में रिलेशन बन रहा है तो संबंधवाचक। बताइए आगे।
ई जकर हो से लौ जाओ, जकर हो से लौ जाओ, तो ये क्या है, ई जकर हो से लौ जाओ, प्रश्नवाचक संबंधवाचक निश्चय। देखिए फिक्स है ना, ई माने फिक्स हो गया है। आगे देखेंगे ई धन हो के से लौ जाओ, ई देखिए फिक्स हो गया है तो निश्चयवाचक। अच्छा हम शब्द क्या है, हम माने बोलने वाला, बोलने वाला उत्तम पुरुष। आगे तय केहन काज करे, तय, तय माने मध्यम पुरुष जिस, ठीक है। अच्छा हम पटना जाए, यानी बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए वो कौन होते हैं, अन्य पुरुष। तो ई कलम फिक्स है, ई कलम तो निश्चयवाचक हो गया। आगे देखिए कुछ व्यक्ति आबि रहल छै, कुछ व्यक्ति फिक्स नहीं है कितने व्यक्ति आ रहे, तो अनिश्चयवाचक। आगे देखिए हमरा लोकिन के, हमरा लोकिन मतलब उत्तम पुरुष, हम बोलने वाले हैं, हम रामायण पढ़ बोलने वाले हैं तो उत्तम पुरुष। आगे देखेंगे वो अपने कार्य के लिए, वो अपने कार्य के लिए, देखिए गौर से, वो अपने कार्य के लिए यानी अपना काम को देता। जब अपने का बोध हो जाए भैया, बताइए मुझे जल्दी से, जब अपने का बोध हो जाए तो वो होता है निजवाचक। क्या निजवाचक, कहाँ जाए छी प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक, के गीत गायब रहे प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक। आगे देखेंगे जकर काम तकरे नाम, जकर संबंध बता रहे हैं संबंधक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या गो भेद, 3 गो भेद, क्या गो भेद, 3 गो, उत्तम मध्यम और अन्य। हम अपने कार्य करे छी, खुद का यानी खुद पे आ रहे हैं तो निजवाचक। देखिए हम पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे अपने नहीं पूछ रहा है, हम माने बोलने वाला, बोलने वाला उत्तम पुरुष। आगे देखिए सर्वनाम के क्या गो भेद होय छै, 6टा भेद होय छै। आगे आओ के आबि रहल छै में के क्या है, के आबि रहल यानी प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक। आगे आइए कारक, सबसे मेन है कारक, अच्छे से याद करके जाएंगे आप लोग। अगला क्या है, कारक, अच्छे से आप लोग याद करके जाएंगे, फटल टूटल फोन हो रहा। चलिए कारक देखिए हम लोग, चलिए कारक देखते हैं हम, चलिए कारक देखिए। अच्छा कारक में विभक्ति चिन्ह याद करिए, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह कुछ नहीं होता है, कर्म का क्या होता है का के, करण का क्या होता है सा से, संप्रदान का के लेल हेतु, आपादान का स, संबंध का के, अधिकरण का में पर मांझ, संबोधन का हे हो अरे रो रो नहीं। चलिए बताइए सीता कलम स लिखिए, जब ये कलम स तो साधन का प्रयोग करेंगे तो कौन सा, करण कारक। साधन में कौन आ जाएंगे, करण कारक। बताइए साधन में कौन आते हैं भैया, हमारे करण कारक आ जाते हैं। आगे आइए मोहन कलम सा, साधन है करण कारक। पता होगा गाम सा आगा अलग हो रहा है तो आपादान कारक। आगे आइए अधिकरण कारक के चिन्ह बताइए, अधिकरण कारक का चिन्ह बताइएगा आप। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में। अच्छा कारक के क्या गो भेद होता है, 8 गो, कारक के क्या गो भेद, 8 गो। हे अरे चिन्ह किसका है, संबोधन कारक का चिन्ह है। आगे आइए करण कारक के चिन्ह बताइए, करण, करण का क्या होता है, कै सो स कै, बताइए करण कारक का चिन्ह आप बताइएगा, स हो जाएगा यहाँ। आगे लेल आ हेतु किसके लिए है, लेल और हेतु संप्रदान के लिए है भैया, है ना। कै लेल हेतु चिन्ह किसके लिए है, संप्रदान कारक के लिए है। बताइए समझ में आया इतना, संप्रदान नहीं है। एक मिनट क्या है, संप्रदान, कै लेल हेतु, हाँ संप्रदान तो सही तो है। आगे आइए क केर चिन्ह, क केर चिन्ह बताइए किसका है, क और केर चिन्ह किसका है, संबंध का, किसका है, संबंध का है। लेल कौन सब कारक चिन्ह, लेल, लेल बताइए लेल किसके लिए है, तो लेल है संप्रदान के लिए। अब ये बताएं आपको, हम कलम सा लिखे जी, कलम सा साधन हो गया तो साधन करण कारक, साधन क्या हो गया, करण कारक। गाछ सब पात खसे छे अलग हो रहे हैं तो आपादान कारक। अच्छे से याद करके जाइए, में किसके लिए आता है, में अधिकरण के लिए आता है। आगे रामू किताब पढ़े छे, रामू किताब पढ़े छे में किताब, किताब कौन है, किताब जिस पर काम हो रहा है वो कर्म कारक, जिस पर काम हो रहा है कर्म कारक। रमेश पढ़े छे, पढ़े छे में कारक, देखिए रमेश पे असर पड़ रहा है ना तो कर्ता कारक, ठीक है। आगे हौ बउआ एमहर आवत, इसमें हौ बउआ क्या हो गया, संबोधन कारक। याद आइए गाछ सा आम खसल अलग हुआ तो अपादान कारक। आगे आएंगे छात्र पढ़ रहल छे, छात्र पढ़ रहल छे तो असर किस पे पड़ रहा है, छात्र पे, तो कर्ता कारक। हे छात्र अहा मौन से पढ़ू यानी क्या हो गया, संबोधन कारक। आगे आएंगे जनक मिथिलाक महाराज छला, जनक मिथिला के महाराज बताइए, जनक मिथिलाक महाराज बताइएगा, जनक मिथिला के महाराज बताइएगा, जनक मिथिला का महाराजा छला। इसमें उदाहरण जनक यानी पूरा असर किस पे पड़ रहा है, अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। बताइए जनक मिथिला का महाराजा छला यानी भैया संबंध बता रहे हैं, ठीक है। आगे हेतु चिन्ह किसके लिए लगाते हैं, संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए। अब आ गए विशेषण, इस पे आ गए भैया विशेषण।
अच्छे से करके जाओगे, अच्छा नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, चलो चलो बढ़े आगे, चलिए बढ़े आगे। देखिए विशेषण के क्या को भेद होता है? 4 को, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। देखिए गुणवाचक विशेषण जानवे करते हैं, गुण बतलाएगा, संख्यावाचक संख्या बतलाएगा, निश्चयवाचक देखिए संख्यावाचक निश्चय होगा और अनिश्चय। तो निश्चय में फिक्स रहेगा तो निश्चय, फिक्स नहीं तो अनिश्चय। परिमाणवाचक में क्या होता है? 2 सेर तेल, 5 मीटर यानी परिमाण बताएगा, और सर्वनामिक में सर्वनाम का उपयोग होगा। देखिए अकलू के 3 सेर, देखिए ध्यान दे, 3 सेर यानी परिमाण हो गया, ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, संख्या मतलब 4 गुना, कितना गुना? 4 गुना। संख्या का यूज अनेकता में एकता का विशेषण किसमें है? भारत में, याद रखेंगे। गुणवाचक विशेषण में उज्जर बादशाह, देखिए गुण बता रहे हैं। आगे देखिए किच्छु व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एवरल, तो किच्छु व्यक्ति फिक्स नहीं है, अनिश्चयवाचक। ध्यान देंगे लॉग शब्द का विशेषण लगीची, लगीचाया, लगारी, उक्त तीनों हो जाएगा। मैथिली व्याकरण में विशेषण के क्या को भेद होता है? 4 को, याद करके जाएंगे। राम के 4 गुना धन भेट गल, 4 गुना, 4 गुना मतलब संख्यावाचक हो गया यहाँ पे। आगे आएंगे, आगे देखिए घर शब्द का विशेषण घरैया, घरेलू, घड़ी तीनों हो जाएगा। आगे पूजब शब्द का विशेषण बने पूजनीय, पूज्य, पूजल तीनों हो जाएगा। अच्छा 7 किलो अन्न, देखिए जब ये देखिए परिणाम हो गया, परिमाणवाचक हो गया। आगे देखिए भीतर शब्द का भीतरी, भीतरिया, भीतरवान, देखिए भीतरवान यानी भीतरी और भीतरवान, ए और सी दोनों। 5 किलो चीनी, देखिए परिमाण हो गया कि नहीं हो गया? विशेषण भेद क्या को होता है? 4 को, विशेषण का भेद 4 को होता है। कुछ लोग आब रहल क्षेत्र, कुछ लोग आब रहल क्षेत्र, कुछ लोग इसमें क्या हो जाए? कुछ अनिश्चय है, फिक्स नहीं है तो अनिश्चय हो जाएगा। भ्रम का क्या होगा? भ्रम का भ्रामा, भ्रामक, भ्रामक। आगे पृथ्वी शब्द से बने, पृथ्वी का पार्थिव होता है, पृथक पार्थिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पार्थिव। अर्थ का अनर्थ, अर्थ शब्द का बनल विशेषण अर्थवान, आर्थिक, अर्थी यानी उक्त तीनों में मारेंगे। आगे आएंगे, आगे देखिए ऐठाम चलो, ऐठाम चलो यानी फिक्स है कि निश्चय है कि यहाँ आइए, फिक्स है। ज्ञान शब्द का ज्ञानी, ज्ञानवान, ये तीनों हो जाएगा। आगे कारी गाय क्या है? कारी गाय, देखिए कारी गाय यानी गुण बता रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे देखिए हसब का क्या होगा? हसब का हसमुख, हसोड़, हसित तीनों हो जाएगा। हमर पोथी नेने आयब, हमर पोथी नेने आयब यानी हमर पोथी, हमर देखिए यहाँ हमर पोथी यानी हमर यहाँ विशेष क्या हो गया? सर्वनाम यानी सर्वनामिक विशेषण। यस शब्द का क्या होगा? इस विशेषण तीनों हो जाएगा। सेवब, सेवब का क्रिया से कौन सा विशेषण बनेगा? तीनों बनेगा। आगे आइए परलोक शब्द का विशेषण परलौकिक, क्या हो जाएगा? परलौकिक। क्षमा शब्द का विशेषण सब कुछ हो जाएगा। डर से क्या बनेगा? डेरायल, डरपोक, डरल तीनों बन जाएगा भैया। आगे आएंगे सुरेश के 3 किलो अन्न दियो, देखो 3 किलो अन्न, अन्न माने एकदम परिमाण दे रहे हैं भैया, ठीक है। धन शब्द से बताइए क्या बनेगा? धन से धनिक, धनी, धनवान तीनों बनेगा। अब आइए क्रिया में, किसमें आएंगे? क्रिया में। चलिए अब क्रिया देखेंगे, देखिए अच्छे से देख करके जाइए, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अच्छे से देख करके जाइए, तभी अच्छा नंबर लेकर के आइएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आप तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे, नाम लेने का टाइम है बच्चा, बताओ तुम्हारा जो नाम लेंगे तो इसमें हम दो नहीं पढ़ लेंगे। अरे खायब और पढ़ब शब्द का शब्द किसके अंदर? खायब माने काम है, क्रिया के अंतर्गत आता है। गोविंद पोथी पढ़े छे, पढ़े छे, पढ़ना कौन सा क्रिया? पढ़े छे, तो जब क्रिया देखिए जब काम का असर पड़ रहा है, कर्म कारक पर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? कर्म पर यानी सकर्मक, यानी क्या का जवाब मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। राम हंसित छे, हंसित छे क्या हंसता है? ये तो नहीं जवाब आएगा इसका, इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे देखिए क्रिया एक मुख्य भेद है, क्रिया के मुख्य भेद बताइए कितने होते हैं? बताइए तो क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं? कौन बताएगा मुझे? क्रिया का मुख्य भेद बताइए जल्दी से मुझे, कितने होते हैं? क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के मुख्य भेद होते हैं 2टा, सकर्मक और अकर्मक। अच्छा शिल्पी हंसे छे, शिल्पी क्या हंसता है? यानी अकर्मक क्रिया हो जाएगा ना। अच्छा ये शब्द विचार जानते होंगे, शब्द का वर्गीकरण देखिए, रूपांतर रूप के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, याद करके जाइएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। और रचना के आधार पर शब्द क्या प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, याद करके जाएंगे। चलिए आगे सवाल पर आते हैं। नदी, नदी शब्द क्या है? नदी क्या है? नदी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज
तो नदी जो है ये तत्सम है, जो संस्कृत शब्द से लिया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। बताइए, समझ में आ जाएगा क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। आगे आइए, घनश्याम शब्द क्या है? बताइए, घनश्याम शब्द क्या है? घनश्याम, घन जोर श्याम, ये योग रूढ़ है। घनश्याम क्या है? योग रूढ़ है, याद रखेंगे। माता शब्द कौन सा है? मादा, सॉरी माता, माता, माता जो शब्द है भैया ये क्या है? तो माता जो है ये तद्भव है, ठीक है। खेत, खेत पाथर शब्द क्या है? तद्भव है, ठीक है। आगे आइएगा, चंद्रक तद्भव है शब्द होत, बोले चंद्रक के शब्द, चंद्रक के तद्भव होगा चांद, क्या होगा? चांद, मैथिली में चांद। विभूति शब्द के अर्थ क्या होता है? वैभव, गौरव, संपत्ति। बताइए तो उक्त तीनों। विभूति शब्द का मतलब क्या होता है? गौरव। विभूति का मतलब क्या होता है? गौरव। आगे, बता शब्द का तत्सम्मत शब्द क्या है? बता जो ये देशज है, क्या है? देशज शब्द है, याद रखिएगा। बता क्या है? देशज है। आगे देखिए, पत्र शब्द का अर्थ बताइए। पत्र शब्द का मतलब क्या होता है? चिट्ठी, पन्ना, पात, नहीं चिट्ठी होता है, याद करेंगे। पानी शब्द क्या है? पानी क्या है? तद्भव है, देशज है, विदेशज है। बताइए जल्दी से। तो पानी याद रखिएगा तद्भव है, क्या है? तद्भव है। गधा शब्द भेदक अंतर्गत, बताइए गधा क्या है? बताइए तो गधा कौन सा शब्द है? तो गधा भैया तद्भव है। गधा क्या है? तद्भव है। किरानी शब्द कौन सा है? किरानी जो है, किरानी बताइए, किरानी कौन सा शब्द है? ये भी तद्भव है। किरानी क्या है? तद्भव है। विषम शब्द बताइए क्या? विषम शब्द का अर्थ क्या होता है? विषम मतलब क्या होता है? असमान, कठिन, भीषण। उक्त तीनों कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं? तीनों। फल आ नदी कौन शब्द है? बताइए, फल और नदी तत्सम है, क्या है? तत्सम है। पुलिस क्या है? विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। पाथर शब्द किसके अंतर्गत आएगा? तद्भव के अंतर्गत आएगा। पाथर बताइए किसके अंतर्गत आएगा? पाथर बताइए तो किसके अंतर्गत आएगा? पाथर, सॉरी पाथर देशज के अंतर्गत आएगा। पाथर किसके अंतर्गत आएगा? देशज के अंतर्गत आएगा। पीछे मिस्टेक होगा तो सही कर ले। उद्गम के आधार पर शब्द, अब ये बताइए, उद्गम के आधार पर 4 गो भेद होता है शब्द का। जाति के आधार पर शब्द के, बताइए जाति के आधार पर कितने शब्द के? 5 गो भेद होता है, याद करेंगे। आधार, आचार शब्द अर्थ, आचार का मतलब क्या होता है? आचरण, रीति, व्यवहार। आचार का मतलब होता है आचरण और रीति व्यवहार, ए और बी दोनों। बताइए आचरण का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइएगा कोई। आचरण का मतलब होता है रीति और आचरण दोनों, ए और बी दोनों। आदि, आदि शब्द का अर्थ बताइए। आदि मतलब मानसिक कष्ट, व्याधि, शारीरिक कष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो याद करके जाएगा, आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। आगे देखिए, अचल शब्द का मतलब है अचल, जो रुका हुआ यानी तीनों, स्थिर यानी उक्त तीनों। आवेदन शब्द का मतलब क्या होता है? दरखास्त, क्या होता है? दरखास्त, याद रखेंगे। आमेक शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। आमेक का मतलब होता है द्वेष। आमेक का मतलब क्या होता है? द्वेष, याद करके जाएंगे। पीतांबर शब्द क्या है? पीत, जिसका अर्थ बदल जाएगा, योग रूढ़ है ये। अच्छा, मैथिलिक ठेठ शब्द में क्या कहते हैं? मैथिलिक ठेठ कलो, बेरहट, बंजनी, सब कुछ होगा ठेठ का। अगला, लिंग आपको पता है, लिंग 4 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। सिंह, सिंह का स्त्रीलिंग बताइए तो सिंहनी, सिंहनी हो जाएगा, हो जाएगा। पुत्री का, पुत्री कौन से है? लिंग है, स्त्रीलिंग है। कवि को, कवि का बताइए, कव इत्री, कव इत्री, कव इत्री हो जाएगा। कवि का क्या हो जाएगा? बताइए तो कवि का क्या हो जाएगा? कव इत्री हो जाएगा, याद रखेंगे। कवित्री, अच्छा कवित्री गलती है, कव इत्री ये होना होगा। अच्छा, मोदी शब्द का बताइए। मोदियाइन, मोदियाइन, देखिए ए और बी दोनों हम कह सकते हैं। आगे, हथिनी क्या है? हथिनी स्त्रीलिंग है, याद रखें। भवदिये, भवदिये का भवदिया हो जाएगा, याद रखेंगे। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? ब्राह्मणी हो जाएगा। आगे, शिक्षक का क्या होगा? स्त्रीलिंग शिक्षिका हो जाएगा। आगे, ठाकुर का क्या होगा? ठाकुराइन, ठाकुराइन हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे, हाथी का क्या होगा? हाथी क्या है? पुल्लिंग है, हथिनी इसका स्त्रीलिंग होगा। पंडित का क्या होगा? पंडिताइन हो जाएगा, याद रखेंगे। गुरु का क्या होगा? गुरु आइन हो जाएगा, क्या होगा? गुरु आइन और गुरु आइनी दोनों लिख सकते हैं हम। 12 का बी और सी दोनों लिख सकते हैं क्या? 12, हाँ दोनों लिख सकते हैं। बी इस तरह के सवाल में दोनों में मार लेंगे। पाथर शब्द बताइए, पाथर क्या है? ये नपुंसक लिंग है, क्या है? पाथर क्या है? ये नपुंसक लिंग है, याद करिए। सुकुमार स्त्रीलिंग क्या है? सुकुमार का स्त्रीलिंग सुकुमारी, क्या होगा? सुकुमारी। बाघ शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंदर, बाघ किसके अंदर? बाघ का स्त्रीलिंग क्या? बाघिन हो जाएगा। आगे आइए, उपसर्ग दिया के, देखिए उपसर्ग जो अक्षर से पहले लगता है उपसर्ग, बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। पहले लगता है तो उपसर्ग और बाद में लगेगा तो प्रत्यय। फटाफट करेंगे हम लोग, देखिए फटाफट करेंगे, चलिए।
देखिए अति चार शब्द में कौन सा उपसर्ग, अति लगा है। आगे देखिए सह उपसर्ग से बनल सहचर सहभोजी सह क्या होगा, सहसा समूह सहभोजी कह सकते हैं हम। आगे आन प्रत्यय से बनल, आन बाद में लगेगा, मिलान चलान भिरान तीनों हो जाएगा। क उपसर्ग से बनल शब्द नहीं छे, क से क्या नहीं बना है, कपाट कर्तव्य कहार कपार हार क्या नहीं बनेगा बताइए, इसमें क्या नहीं बनेगा, तो कर्तव्य नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कर्तव्य। देखिए ब प्रत्यय से बनल, ब यानी बाद में लिखा, हसब बाजब चलब तीनों हो जाएगा। आगे देखिए इजोरिया में कौन सा प्रत्यय, इया लगा हुआ है, इजोरिया में इया। नैनपन में कौन सा प्रत्यय, बाद में पन लगा हुआ है, याद करेंगे। अच्छा कलम दान में प्रत्यय बताए, कलम दान में कौन सा प्रत्यय, दान दान लगा है, कलम जोड़ दान। अनहरिया में कौन सा प्रत्यय, इया प्रत्यय लगा है। अच्छा ओछाउन में कौन सा प्रत्यय, ऊन लगा हुआ है, याद कर लेंगे। चिकराह चिकराह शब्द में कौन सा, राह राह लगा हुआ है। आगे बदमाश में कौन सा, बद बद यानी पहले शुरुआत में लगेगा। प्रतिकार में प्रति लगेगा, प्रति देखिए ध्यान से लगाइएगा। पेटू में कौन सा, पेटू ऊ लगेगा, क्या लगेगा, पेट से पेटू। अच्छा दानी में कौन लगेगा, आनी, दानी प्रत्यय लगा से लगेला से क्या बनेगा, धूपदानी नोसदानी पिकदानी यानी तीनों कह सकते हैं। चरवाह शब्द से कौन, चरवाह में कौन सा प्रत्यय, बाद में वाह लगा है। आगे देखेंगे, आगे पितौत, पितौत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ओत लगा हुआ है। आगे देखिए कुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग, कुकर्म उपसर्ग यानी पहले लगा होगा, कु लगा है, क्या लगा है, कु। आगे बेसुरा, बेसुरा शब्द उपसर्ग, बेसुरा, बेसुरा में बे लगा हुआ है, क्या लगा है, बे। हंसी से कौन प्रत्यय बनेगा बताइए, हंसी हंसी, हंसी में से कौन सा प्रत्यय, हंसी से, हंसी में कौन सा प्रत्यय, बाद में ई लगा है, क्या है, दीर्घ ई। आगे देखिए बैठक में कौन प्रत्यय, अक अक लगा हुआ है, क्या लगा है, अक लगा है। मोटाई आई लगा हुआ है, क्या लगा है, आई लगा हुआ है। पुनः उपसर्ग से क्या बनेगा, पुनर्जन्म पुनर्विवाह तो तीनों बनेगा। चीर उपसर्ग से क्या बनेगा बताइए, चीर से चिरंजीव चिरायु उक्त तीनों बनेगा। आगे आइए समास, आप जानते होंगे समास, जानते हैं, समास करेंगे बहुत जल्द। अब हम लोग खत्म होने के कगार पर आ गए हैं भैया, समास करेंगे सब आदमी, क्या करेंगे, समास। चलिए समास करें, बताइए बताइए समास में बताइए। समास 6 प्रकार के होते, कितने, 6। तत्पुरुष द्वंद क्या होता है, कर्मधारय अव्ययभाव द्वियोगी द्वंद और बहुब्रीहि समास। देखिए अव्ययभाव समास में क्या लगा, देखिए अव्ययभाव समास को पहचानिए। अगर पहले में प्रति प्र यथा निर अन्न भव अर नहीं भर अर और एक शब्द या एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो समझ जाना है कौन सा है अव्यय, जैसे प्रतिदिन अशक्ति धीरे धीरे भरपेट, ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समाज में का के की के लिए अगर लगा है तो तत्पुरुष समझ जाइएगा। तीसरा कर्मधारय में है या जे यानी तुलना किया जा रहा है तो समझ जाइएगा, अन्य पर तुलना किया जा रहा है तो कर्मधारय हो जाएगा। बहुब्रीहि में जिसका एक विशेष अर्थ निकलेगा, दशानन पीताम्बर लंबोदर नीलकंठ, वो बहुब्रीहि हो जाएगा। द्वंद में देखिए योजक चिन्ह लगा रहेगा या और का सेंस बनेगा बीच में, ठीक है। और छठा आता है द्विगु में एक संख्या, पहला पद क्या रहेगा, संख्या रहेगा। चलिए फटाक से बताइए पीताम्बर, देखिए पीताम्बर किसको कहते हैं, कृष्णा को। जब ये अलग अन्य है विशेष, भगवान की चर्चा हो तो बहुब्रीहि, याद रखिएगा। भगवान की चर्चा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, भगवान की चर्चा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा। जब भगवान की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए अनंत शब्द समास के भेद के अंतर्गत, अनंत बताइए, अनंत जो समास है ये किस समास के अंतर्गत आएगा, तो देखिए अनंत याद रखेंगे एक नई एक समास आता है जो अलग होता है, 7वां होता है वो होता है अलग। चलिए चौराहा कौन, चौ माने देखिए संख्या आ गया, संख्या जब ये आएगा तो द्विगु। आगे देखिए कमल नयन, कमल नयन शब्द के समास का अंत बताइए। कमल नयन क्या, कमल का नयन, कमल से नयन या जो भी लगे तत्पुरुष समास, जब ये कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष। चरण कमल ये भी तत्पुरुष समास, देखिए चरण कमल, चरण कमल भी क्या हो जाएंगे, चरण कमल। देखिए चरण कमल, चरण है जिसका कमल, चरण में है जिसका कमल, यानी कर्मधारय तुलना हो रहा है। दाल और भात, दाल और भात द्वंद्व समास। आगे देखिए भैर पेट, जब ये भारी लगा है तो अव्यय भाव समास, अव्यय है पहले। माई और बाप, माई और बाप द्वंद्व समास। आगे देखिए मृगराज, मृग है जिसका राज, तुलना हो रहा है तो कर्मधारय समास। आगे देखेंगे लोटा और डोरी, लोटा और डोरी द्वंद्व समास। आगे सीताराम, सीता और राम, सीताराम क्या हो जाएगा, सीता और राम यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखिए पीताम्बर विष्णु भगवान, जब ये भगवान आ जाए तो बहुब्रीहि समास।
आगे त्रिभुवन, त्रि लगा है, त्रि माने द्विगु समास, याद रखेंगे। इधर द्विगु मार दिए थे क्या किसी में? नहीं, सही है। आगे आइए, आगे देखेंगे। देखिए राजा और रानी, राजा और रानी अलग अलग द्वंद्व समास। देखिए चतुर्भुज संख्या आ गया तो द्विगु समास, क्या हो जाएगा? द्विगु समास। कितना आसान है। कलम और किताब द्वंद्व समास। योजक चिन्ह जब ये पंच पात्र, पंच माने पांच, जब ये आ गया संख्या तो द्विगु समास। आगे देखिए शोकाकुल शब्द समास के अंतर्गत आएंगे। शोकाकुल, देखिए शोक का कुल, शोक का कुल काके की लग रहा है तो तत्पुरुष। त्रिभुवन बताइए, त्रि जब ये आ गया तो द्विगु समास। संख्या जब ये हाथी और घोड़ा द्वंद्व समास। योजक चिन्ह लगा है द्वंद्व समास। राजा का मंत्री तत्पुरुष समास। आगे देखिए पंच पंच पंचनन, देखिए भगवान आ गए, तो भगवान आ गए तो कौन हो गए? बहुब्रीहि समास। राजकन्या, राजा का कन्या तत्पुरुष समास। आगे देखिएगा पोथी पत्रा क्या हो जाएंगे? पोथी पत्रा किस समास के अंतर्गत आएंगे? तत्पोथी और पत्रा द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। त्रि, त्रि माने तीन, संख्या आ गया। संख्या जब त्रिलोचन, अच्छा देखिए संख्या तो नहीं दिया तो नहीं, त्रिलोचन भगवान को कहेंगे तो बहुब्रीहि हो जाएगा। पुरुषोत्तम कौन समास? पुरुष में जो उत्तम है, तुलना कर रहे हैं तो कर्मधारय समास। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास आएगा बताइए? तो युधिष्ठिर में भी आप क्या कर रहे हैं भैया? युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर है, युद्ध में जो स्थिर है तत्पुरुष समास। दशमुख, दशमुख किसका होता है? भगवान रावण का। भगवान रावण भगवान नहीं है, फिर भी उनको तुलना करते हैं। पनिबट शब्द में किस समास क्या होगा? पनिबट में तत्पनिबट, पनिबट तत्पुरुष समास। आगे देखिए पतझर, पतझर शब्द समास किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा बहुब्रीहि है। क्या है? बहुब्रीहि है। रामनाथ चा के मतानुसार मैथिली समास के भेद क्या? 3, 4, 5, 6, तो 6टा समास के कितने भेद होते हैं? 6टा भेद होते हैं, याद रखेंगे। नहीं देखिए रामनाथ झा के अनुसार 3टा होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए नेत्रहीन, नेत्र से जो हीन है तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। अब आइए पर्यायवाची शब्द, ये सब आपको अच्छे से याद करके जाना है। सर आपका कोचिंग कहां पर है? कोचिंग मेरा मधुबनी में है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए आगे। हाँ निबंध सब बताए हुए। चलिए पर्यायवाची देखिए, गणेश का पर्यायवाची गजानंद, मुसी के बाद गणपति तीनों होगा। आगे स्त्री शब्द का पर्यायवाची अबला, नारी, कामिनी तीनों हो जाएगा। आगे देखिए वायु का पवन, हवा, बसात तीनों हो जाएगा। आगे आएंगे घर शब्द का घे, आले, भवन तीनों हो जाएगा। आगे देखिए समुद्र शब्द का सागर, सिंधु, रत्नाकर तीनों हो जाएगा भैया भाई। जल का पर्यायवाची पानी, वारी, नारी, नीर तीनों हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची कुसुम, पुष्प, सुमन तीनों हो जाएगा। देखिए सब तीनों। रजनी के पर्यायवाची, रजनी के पर्यायवाची देखिए, रजनी क्या है? रजनी। अब बताइए रजनी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? रजनी का पर्यायवाची यामिनी होता है। आंख का पर्यायवाची चक्षु, नेत्र, लोचन तीनों हो जाएगा। याद करिए महादेव शब्द का उमापति, दिगंबर, शंकर तीनों हो जाएगा। दिगंबर भी हम किसको कहते हैं? दिगंबर भी किसको कहते हैं बताइए आप लोग? दिगंबर भी हम किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। लोचन शब्द का चक्षु, अब ये बताएं, उक्त तीनों हो जाएगा, याद करके जाइए। पावक, अनल, व्रीहि, ज्वलन तीनों हो जाएगा। सब देखिए पानी का जल, नीर, वारी सब हो जाएगा, अच्छे से याद करके। अमृत पर्यायवाची बताइए, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीयूष, याद रखिए अमृत का पर्यायवाची पीयूष। देवराज शब्द का, देवराज इंद्र को कहते हैं, सुरपति, सुरेंद्र सब वही हो गए। आगे दिनकर शब्द का सूर्य, दिवाकर, मित्र तीनों हो गया। आगे आले, गृह, घर, गेह तीनों हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची अंबर, गगन, नभ तीनों कहेंगे हम। आगे अमृत का पर्यायवाची सलील, सुधा, रसीम, जल। अमृत, अमृत का सुधा, अमृत का क्या होगा? सुधा, दूध है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शारदा, कमला, वीणा, पानी, ए और सी कहेंगे। शारदा और वीणा, पानी, कमला नहीं कहेंगे। शंकर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, शिव, उमापति, महादेव तीनों हो जाएंगे। आगे माछ शब्द का पर्यायवाची, माछ का मत्स्य, जल जीव, मत्स्य, जल जीव, जल जीव नहीं कहेंगे, मीन और जल मत्स्य कहेंगे। अच्छा आंख के पर्यायवाची चक्षु, दीर्घ, नयन तीनों हो जाएगा। आगे आएंगे पथिक का पर्याय, पथिक माने जो बटोही होता है, पथिक, पथिक माने बटोही। अर्ने शब्द का पर्यायवाची याद करिए, इस बार एग्जाम में अर्ने आएगा। क्या आएगा? अर्ने। बताइए 25 का क्या हो जाए? अर्ने, अर्ने मतलब जंगल होता है, याद करेंगे। भौरा शब्द का पर्यायवाची पता है? भौरा का मतलब भंवर, मधु,
उत्तीर्ण भंवर होता है, भंवरा मतलब भंवर, भंवरा मतलब भंवर। अच्छा ये तीनों होता है, मधुप भी होता है और ये भी होता है, यानी तीनों हो जाएगा। आगे देखिए अनहार के पर्यायवाची तम तन तरु तोय, अनहार, अनहार का पर्यायवाची तम होता है, क्या होता है, तम, याद करके जाएंगे। आगे सोना, सोन का पर्यायवाची कनक कानन कपि, कनक होता है, कनक माने सोना, नहीं कनक माने सोना, याद रखेंगे। आगे हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची वात वामा विपट विगह, बताइए विहग, बताइए इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रखिए वात होता है, क्या होता है, वात। शत्रु के पर्यायवाची, शत्रु का पर्यायवाची अरि अली अब्र अहि, बताइए शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो शत्रु का पर्यायवाची अरि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरि, याद करके जाइए। इच्छा का पर्यायवाची लिप्सा आकांक्षा अभिलाषा, तीनों हो जाएगा। आगे आएंगे गणेश का पर्यायवाची, बताइए गणेश का गजानन लंबोदर विघ्नहर्ता, तीनों कहेंगे हम। अब आएंगे सूर्य शब्द का पर्यायवाची भास्कर दिनकर दिवाकर, तीनों कहेंगे। अब आइए आहत शब्द, अब आ गए विपरीतार्थक शब्द, क्या आ गए, विपरीतार्थक शब्द आ गए हम लोग, ठीक है। देखिए विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द होता है, बताइए आहत शब्द का मतलब उल्टा क्या होता है, अनाहत, आहत का उल्टा अनाहत होगा। विसर्जन का उल्टा क्या होगा, बताइए विसर्जन का उल्टा क्या होगा, बताइए, तो विसर्जन का उल्टा हो जाएगा पूजन, पूजन है ना, पूजा करते हैं फिर विसर्जन करते हैं। देव का विपरीतार्थक क्या होगा, देव का दानव, देव का क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा, याद रखेंगे। देव का क्या हो जाएगा, दानव, देव का, देवता का राक्षस लिखे, राक्षस, राक्षस लिखेंगे। आगे आते हैं, आगे आइए लघु शब्द का वृहद, लघु का उल्टा वृहद। आगे आइए उदार शब्द का, उदार का क्या होता है, कुदार सुधार अनुदार अकुदार, बताइए उदार का पर्यायवाची उल्टा होता है अनुदार। आगे देखेंगे धरती का उल्टा क्या होगा, आकाश, धरती का उल्टा आकाश। प्राधीन का उल्टा क्या होगा, स्वाधीन, प्राधीन का उल्टा क्या होगा, स्वाधीन। प्राधीन मतलब क्या होता है, गुलाम ना, प्राधीन का मतलब क्या होता है, गुलाम, तो गुलाम का उल्टा क्या होता है, स्वाधीन स्वतंत्र। अनावृष्टि का प्रार्थक, अनावृष्टि का अतिवृष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतिवृष्ट हो जाएगा। उचित का विलोम शब्द बताइए, उचित का अनुचित, उचित का अनुचित, सब में नहीं मारेंगे। आगत, आघात का प्रत्याघात अनाघात सुगात कुघात, बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका अनाघात, याद रखिए आघात का अनाघात। आगे राजा का उल्टा क्या होगा, गुलाम, राजा का उल्टा क्या होता है, गुलाम, बताइए राजा का उल्टा क्या होता है, राजा का प्रजा, सॉरी राजा का उल्टा प्रजा, राजा का उल्टा क्या होगा, प्रजा। अच्छा स्वाधीन का उल्टा क्या हो जाए, स्वाधीन माने आजाद और प्रतंत्र मतलब होता है, स्वाधीन का प्राधीन लिखिए, क्या होगा, प्राधीन। आगे आश्रित का विलोम क्या होगा, आश्रित अनाश्रित, क्या होगा, अनाश्रित। आगे देखेंगे इच्छा का उल्टा क्या होता है, अनिच्छा, उल्टा का इच्छा का उल्टा अनिच्छा। अपमान का उल्टा क्या होता है, सम्मान, याद कर लीजिएगा। जवानी का उल्टा क्या होता है, जवानी, बताइए तो जवानी का उल्टा क्या होता है, जवानी का उल्टा क्या होता है, बुढ़ापा, याद करेंगे। उन्नति का उल्टा क्या होता है, उन्नति का उल्टा उत्थान परिधान पतन, उन्नति का उल्टा होता है पतन कर जाना, उन्नति मतलब डेवलप। अनुराग का उल्टा क्या होता है, विराग, विराग से अनुराग बनता है, क्या बनता है, विराग से अनुराग बनता है। आगे आएंगे आकाश का विलोम बताइए, आकाश का धरती, आकाश का पताल लिखिए, आकाश का क्या होगा, पताल, धरती भी होगा पताल भी होगा, लेकिन पता नहीं कैसे दे दिया, लेकिन 19 का बी लेकर के चलेंगे, आकाश पताल, ठीक है। जल का विलोम बताइए, जल का थल, जल थल, ठीक। प्रतिकूल का क्या होगा, अनुकूल, क्या होगा, अनुकूल। आगे आइए मुहावरे और लोकोक्तियां याद करके जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां आप लोग अच्छे से क्या करके जाएंगे, याद करके जाएंगे। बुआ अच्छे से हम कहते हैं ना, मुहावरे और लोकोक्तियां अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है, बहुत फायदे में रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए चलिए एक बार देखते हैं, 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या होता है, भाग जाना, क्या होता है, भाग जाना। जखरे लाठी तकरे भैंस का मतलब क्या होता है, भैंस के लाठी, वैसे लाठी बिना भैंस नहीं चलत। बल प्रयोग से अधिपत, बुढ़ापा के लिए नहीं, बल प्रयोग से अधिपत, याद रखिएगा। अघायल बक के पौठी, अगर अघायल बक के पौठी के मतलब क्या होता है, याद रखिएगा तीत, क्या होगा, तीत। अघायल बक के नहीं, अघायल बक के पोथी तीत, इसमें डैश में भरा था। गुरु गुरु गुड़ चेला क्या होगा, चीनी, याद करेंगे। आगू नाथ न पाछू पगहा, क्या होगा, पाछू पगहा। नाच ना जानी आंगन टेढ़ का मतलब क्या होता है, टेढ़ आंगन में नाचे ने आंगन में नाचल नहीं। अपन दोष दोसर पर थोपब, अपन दोष दोसर पर थोपब। हाथ लागब केर मतलब क्या होता है, आरंभ करब, प्राप्त करब, हाथ से पकड़ब, हाथ में लग जब, यानी आरंभ करना होता है।
गुरु गुड़ चेला चीनी का मतलब क्या है? गुण बर, गुण में बर, बर से छोट बदल, गुरु गुड़ काज करे, चेला चीनी, गुरु लाल होय छे, चेला उज्जर होय छे, गुरु चेला एक दूसरे के पूरक होय छे, यानी गुण वर्ष, गुण में वर्ष छोट से बदल बढ़ल नहीं। अच्छा, विवाह से विधि भारी, विवाह से विधि भारी का मतलब क्या होता है बताइए? विवाह से विधि भारी का मतलब होता है असल तत्वक उपेक्षा बाह्य आडंबर छला। लूटी में लटवा नफा, याद रखिए, लूटी में लटवा नफा का मतलब क्या होता है? लूटी में लटवा नफा का मतलब होता है बिन दाम के जे भेटे से लिया, ठीक है। जेमरे देखलो खीर तेमरे बैसलो फिर, एक ये कहां से लिया गया? भैर छिपा भात से पढ़ने हुए। आगे देखियो, घरक भेदिया लंका ढाए, यानी घर के बेटिया जनिहार लंका ढाए, लंका ढाए घर के बेटिया आपसी फूट से महान होई छै, हानि होई छै, आपसी फूट से की होई छै? हानि होई छै। आगे देखियो, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे के मतलब अपन पैर काटब नहीं, अपन अपकार करब, अपने कुल्हेड़ मारब, क्रोध करब, यानी इसका मतलब अपन पैर में कुल्हाड़ी बाजे के मतलब की होय छे? याद रखो, अपन अपकार करब, क्या करना? अपन अपकार करना। घर दही तो बाहरो दही के मतलब दही खेनिहार घर बाहर सब ठाम नहीं, घर मान तो बाहर, यानी घर में मान तो बाहरो सम्मान। आगे देखेंगे, खग जाने खगी के भाषा, बताइए इसका। खग जाने खगी के भाषा बताइए तो इसका मतलब क्या होगा? सात गलत है, सात गलत है, सात 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 सात, देखिए सात 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 सात, भाई रुक जा, क्या है सात? हाथ लगब का मतलब क्या होता है? आरंभ करना, क्या दिक्कत है? क्या होता है? प्राप्त हो, अच्छा हाथ लगब, सॉरी माफ करिएगा, प्राप्त होयब होता है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, चलिए आगे आइए, बताइए। देखिए, खग जाने खगी के भाषा के मतलब क्या? चिड़ै चिड़ै के जनै छे, सब के चिड़ै एक, सब चिड़ै के बाजा एक होय छे, संगी संगी के हाल जनै छे, संगी संगी के हाल जनै छे। भाग्यवान के भूत कमाई, भाग्यवान के भूत कमाई का मतलब क्या होता है बताइए? भाग्यवान के भूत कमाई का मतलब होता है भाग्यवान काजक अनायासे होय छे। आगे देखिए, नैनो नगद तेरहो उधार, नैनो नगद तेरहो उधार का मतलब होता है उधारी कम मूल्य नीक थी, तेरहो उधार जेर का नौ नगद उधारी माल नीक नहीं होय छे। बताओ अकर आंसर की होते? तो याद रखे के छे, अगर उधारी माल नीक नहीं होय छे, याद रखब। आगे, छाती फाटब के मतलब छाती टूट जाए, छाती फाटब, छाती दुख होयब, छाती फाटब मतलब दुख होयब। अच्छा, मूर्खक लाठी माज कपारे, एकर मतलब की होय छे? मूर्ख आदमी कपार पर लाठी मारे, मूर्ख लाठी कपार से नीचा ही ये होय छे, मूर्ख बीच कपार पर मारे छे। बताओ, मूर्ख घातक होय छे, मूर्ख की होय छे? घातक होय छे। आगे देखियो, तिल के तार बनाए मतलब की होय छे? छोट बात के पैग बनायब, याद रखबे। आगे, गोनू झा के, देखियो गोनू झा के बिलाई केर, गोनू झा के बिलाई के मतलब की भेलै? गोनू झा और बिलाई दोस्ती छलिन, गोनू झा मनुखा बिलाई, ठेस लगला से बुद्धि बढ़ब, ठेस लगला से की होय? बुद्धि बढ़ब, याद रखबे, ठेस लगला से बुद्धि बढ़ब, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आग में घी ढारब का मतलब क्या होता है? आग तेज करब, आग जा क्रोध बढ़ायब, आग में घी ढारब मतलब क्रोध बढ़ायब। चोटायल सांप के मतलब की होय छे? सांप के मार के छोड़ देब, सांप के थोड़े के मारब, सांप के मारब बैरी, बताइए चोटायल सांप के मतलब बैरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बैरी माने होता है दुश्मन, याद रखेंगे। वामा हाथ खेल, वामा हाथ का खेल मतलब क्या होता है? सुलभ कार्य, क्या होता है? सुलभ कार्य, याद रखिएगा। आगे, अपन उल्लू सोच करब का मतलब अपन काज बनायब, क्या होता है? अपन काज बनायब। अच्छा, अघायल बक के पोथी तीत, अघायल बक के पोथी तीत के मतलब की? मन भरल रहला पर आदर करब, अति तृप्त स्थिति में अनादर, अति तृप्त स्थिति में अनादर, अनादर भाव राखब। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा अति तृप्त स्थिति में अनादर करब। आगे देखिए, अपन उल्लू सोच करब, अब ये बता दिए, अपन उल्लू सोच करे के मतलब अपन पोसल उल्लू के सोच करब, अपन काज बनायब, याद कर लीजिएगा। मन चंगा तो कठौतियों में गंगा, यानी हृदय शुद्ध रहला से सब ठम विश्वास होय छे। आगे देखियो, फुक फुक का पैर रखब के मतलब की होय छे? डर चलब, सोच विचार के काज करब, सोच विचार का काज करब, फुक फुक के चलला के मतलब सोच विचार के की करना है? काज करना है। आगे देखिए, श्री गणेश करब यानी शुरुआत करब, कार्य आरंभ करब। आगे देखिए, धनिक के आदर समटम होय छे, यानी निर्धन रहला पर अनादर होय छे, निर्धन रहला पर आदर होय छे। धन के पूजा सर्वत्र होय छे, मतलब धन के पूजा कत होय छे? सब जगह होय छे। दूरक ढोल सोहान केर, मतलब की होय छे? दूर के ढोल सोहान लगे छे, यानी अपना ओइठम ढोल नीक नहीं लगे छे। दूरक निर्मूल बात सत्य होय छे, दूरक निर्मूल बात की होय छे? सत्य बुझाई छे। आगे देखियो, छोट मुंह पैग बात, यानी योग्यता से फाजिल बात, बात बतंग करब फूसी बात, मुंह को चियायब, यानी योग्यता से फाजिल बात।
क्या याद देखिए, अगला देखियो आगे, अपन सन्मुह होयब, अपना सम्मुह होयब मतलब लजायब, अंदाज साहसी कठिन परिश्रम करब, की करब, कठिन परिश्रम करब। बताओ अकर आंसर की होते, अगर आंसर की होते लजायब, की होते लजायब। देखियो आगे, 80 मौन पानी परब, 80 मौन पानी परब के मतलब की था पायब, हतोत्साहित होयब, व्यर्थ अपन उपकार करब। बताओ अकर की होते, अकर भ जेते बउआ हतोत्साहित होयब, याद करबे। ढोल पीटब के मतलब की होइ छै, प्रचार करब, की होइ छै, प्रचार करब। कांच बासे, ढोल पीटब के मतलब की होइ छै, प्रचार करब। ठीक है, आगे देखियो आगे, कांच बासक मुंगरी के मतलब की होइ छै, कांच बासक मुंगरी के मतलब होइ छै वास्तविकता के अभाव। आगे, ऊंट के मुंह में जीर, ऊंट के मुंह में जीर के मतलब की होइ छै, थोड़ा मात्रा में पेटू के अल्पाहार, तातल सकेत वारी बिंदु उक्त तीनों। बताओ अकर आंसर की भ जेते, याद रखब तीनों भ जेते। आगे देखियो, हाथ मैल के अर्थ, हाथ मैल के मतलब पछताए, हाथ मैली के मतलब पछतायब। आगे आगे, मुड़ी उठायब के मतलब तत्पर होयब, ध्यान देव, ताकब, जिज्ञासा करब। बताओ अकर मतलब की भ जेते, अकर मतलब होते तत्पर होयब। आगे देखियो, बाहि पूरब केर अर्थ, बाहि पूरब के मतलब सहारा देव, अपमान अपनायब, भार ग्रहण करब। बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा, संग देव। बाहि पूरब के मतलब संग देव होता है। कपार खायब के मतलब तंग करब होता है। अगला, आंख फेर लेब के मतलब क्या होता है, अप्रिय लागब, प्रतिकूल हो या अप्रिय लागब, क्या हो जाएगा, और नहीं, बदलब, आंख फेरब का मतलब क्या होता है, बदलब। आगे देखिए, आगू नाथ नहीं पाछू पगा, अब ये बताए थे, बिना बांध छान के माल जाल कुटुंब नहीं, आगा में नाथ नहीं पाछू में, उक्त में से कोनो नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुटुंबहीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्वाहा करब मतलब खत्म करब, आग ज्वाला अग्निदेव की तरफ आग में घी डाल नष्ट करब। ठीक है, आगे, टिटही टेकला पर्वत, टिटही टेकला पर्वत का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है असंभव कार्य के लुटिनिहार। समझिए, समझ में आ गया। अब लास्ट हम टॉपिक पे आ गए हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा अनेक शब्द में एक शब्द, और इसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा भैया, और हमारा आज का मैथिली का क्लास भी समाप्त। सुबह में हम लोग करेंगे भैया क्या चीज, मैथिली का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए, अब हम लोग आगे बढ़े, अब हम लोग लास्ट पे आ गए। हमने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया, अगर आप अच्छे से करके जाएंगे, पूरे अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे तो अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब लास्ट है, अच्छे से करके जाइएगा। अनेक शब्द का एक शब्द है, अनेक शब्द का क्या है, एक शब्द है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, लास्ट टॉपिक है ये। सब कुछ जनिहार कहाई छे, जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। याद करो, दूर धरी देखनिहार कहाई छे, दूर धरी जो दूर तक देखे छे ओकरा कहै छे दूरदर्शी। ओकरा की कहै छे, नहीं नहीं, दूर धरी देखनिहार के कहै छे कथी, दूरधरी धनहार के दूरद्रष्टा कहै छै, की कहै छै, दूरदर्शा। अच्छा,
अब ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम आ गया भैया, बस रन रन छोड़ दो। अब ठीक है, अब हम लोग लास्ट पे आ गए, खत्म करेंगे जल्दी, बहुत कम है। चक्कर क्षय नहीं होते यानी नष्ट नहीं होते, चक्कर बताइए, जिसका क्षय नहीं होगा उसको अक्षय कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षय। असामयिक मृत्यु एक शब्द, असामयिक मतलब की बोले असमय जकर मृत्यु भ गेल अकाल मृत्यु कहै छै। की कहै छै? अकाल मृत्यु। ईश्वर में विश्वास करनिहार के की कहै छै? ईश्वर के विश्वास करते त आस्तिक, जे नहीं करते नास्तिक। दर्शन करब योगी के दार्शनिक कहै छै। की कहै छै? दर्शनीय, दार्शनिक। अच्छा तीनों कह सकै छै अपना सब गोटा। आगे देखियो, कल कम भोजन करनिहार के अल्पाहारी कहै छै। अल्पाहारी, मितहारी, अल्पभोजी तीनों कह सकै छियै। जे कम बाजै छै ओकरा मधुरभाषी नहीं मितभाषी कहै छै। की कहै छै? मितभाषी। दर्शन शास्त्र के जाने वाला के दार्शनिक कहै छै। अच्छा, साग खाय के, जे साग सब्जी खाय छै ओकरा शाकाहारी कहै छै। दर्शन करबाक योग्य हो के की कहै छै? दर्शनीय। दर्शन करबाक योग्य जे होइ छै ओकरा की कहबै बउआ? ओकरा दर्शनीय कहबै। ठीक है। गांव में रहनिहार व्यक्ति के ग्रामीण कहबै। गांव में रहे वाला के की कहबै? ग्रामीण कहबै। आगे, शक्ति के उपासक की बनते? शाक्त। शक्ति के उपासक शाक्त। पातक बनल कुटिया के कहल जाय छै। बताइए, पातक बनल कुटिया, पातक बनल कुटिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो पर्णकुटी कहते हैं। आगे, ब्रज धारण करनिहार को क्या कहते हैं? ब्रज धारण करने वाले को ब्रजधर कहते हैं। और लास्ट आगे, जे कहल नहीं जा सकै छै, जे कहल नहीं जा सकै छै, अकथनीय, अकथ्य, और बताइए इस तरह से आज आपका सारा हाँ सारा ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए। चलिए, समझ में आ गया? मैथिली का पूरा आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। मुझे विश्वास है आप 50 में 50 बना लोगे। ठीक है, इसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा। जो बच्चा शुरू से अंत तक क्लास किया है उसको थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। अगर जिससे ना बने वो समझिएगा शुरू से अंत तक क्लास नहीं किया है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी का बहुत ही अच्छे से एग्जाम जाएगा। अब ये मैथिली का ऑब्जेक्टिव का क्लास खत्म होता है सुबह में 4:30 बजे। कितना बजे? 4:30 बजे का क्लास लगा देते हैं। उसमें हम आप सभी को क्या पढ़ाएंगे? सब्जेक्टिव प्रश्न रिवाइज करवा देंगे। क्या? सब्जेक्टिव रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग क्या रहेगा? तैयार रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर सुबह में। तब तक आप लोग रेस्ट करिए। अब क्या करिए? रेस्ट करिए। बाय। कहता